फॉर्म हाइड्रो नॉवेल्स अभी तक जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ऐसे ही और स्टोरी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। 1 चैप्टर 1 शियाओबू को अप्रेंटिस के तौर पर लेना। डोलू कैलेंडर वर्ष 2637। स्पिरिट सिटी डोलू हॉल। सीढ़ियों के ऊपर एक जवान आदमी बैठा था जिसके हाथ में एक टोकन था जो असल में हेवनडू 6 एम्परर टोकन था। टोकन के पीछे एक चमकदार नाम लिखा था येशुई। असल में ये तियानडोंग 7 सम्राट टोकन होना चाहिए था। येशुई कभी 99वें रैंक के लिए में डोलू थे लेकिन असुर भगवान के मूल्यांकन के दौरान राक्षस भगवान ने उन्हें बुरी तरह धोखा दिया। उस समय उन्होंने पूरी कोशिश की और अपनी स्वर्ग को न मानने वाली साधना को खत्म कर दिया। इस तरह वे शैतानी रास्ते पर जाने से बच गए। हालांकि देवताओं के खिलाफ खड़े होकर उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। आजकल येशुई की स्पिरिट पावर सिर्फ 9वें रैंक पर थी। एक स्पिरिट स्कॉलर ग्रे रंग के कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे से पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, ये दो लोग फिर से यहाँ बैठने के लिए। येशुई ने देखा और होंठ सिकोड़ते हुए कहा, कियान दाओलियू, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करते? हम टोकन पर सहमत हो गए थे लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। मैं बस सीढ़ियों पर बैठा हूं और अंदर नहीं जा रहा हूं। क्या यह अलाउड नहीं है? कियान दाओलियू सच में एक बुरा कछुआ था। वह स्पिरिट हॉल के लिए आग और पानी से गुजरा था। उसकी साधना खत्म हो गई थी और वह रैंक 9 स्पिरिट स्कॉलर बन गया था। आखिर में जब उसकी उपयोगिता खत्म हो गई तो इस आदमी ने उसे छोड़ दिया। वादा किया गया तियानडू 7 एम्परर टोकन आखिर में देर से मिलता रहा। साफ तौर पर इसलिए क्योंकि वह इसे पाना नहीं चाहता था। अगर रैंक 9 के स्पिरिट स्कॉलर की स्पिरिट को हेवनडू 6 एम्परर टोकन में लिखा गया हो, अगर डोलुओ कॉन्टिनेंट के लोगों को पता चल गया तो ये स्पिरिट हॉल के लिए शर्म की बात होगी और स्पिरिट हॉल की इज्जत पर भी असर पड़ेगा। येशुई बहुत गुस्से में था। यह उनका सम्मान था, उनकी शान का प्रतीक था। दुर्भाग्य से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। ये सुनकर कियान दाओलियू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ये डोलुओ, निश्चिंत रहो, मैंने पहले ही स्पिरिट हॉल से अमर जड़ी बूटियों की खोज में तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है। एक दिन बस येशुई ने भौहें चढ़ाईं। मैं तुम्हें हॉल में आने से नहीं रोकूंगा। कियान दाओलियू हैरान रह गया, फिर उसने सिर हिलाया। जैसे ही उसने डोलू हॉल में कदम रखा, उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला जानलेवा इरादा चमक उठा। लेकिन जल्द ही हत्या का इरादा खत्म हो गया। येशुई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे कैसे पता नहीं था कि यह बुरा आदमी उसे मारना चाहता था। प्राचीन काल से ही महान गुरु को डराते हैं। स्पिरिट हॉल ने काबिल लोगों को वहां रहने देने की अच्छी बात कही, लेकिन सच तो यह था कि यह कियान परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, ओल्ड पॉइजन के घर पर अमर किस्म की जड़ी बूटियां भी मुझे खेती करने नहीं देंगी। डिंग, होस्ट को डिसाइपल रिक्रूटिंग सिस्टम पाने के लिए बधाई। येशुई की आंखें चमक उठी और फिर वह हैरान हो गया। ये किस तरह का सिस्टम था? जब होस्ट शिष्यों को सिखाता है तो कम से कम 10 गुना और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख गुना एम्प्लीफिकेशन पाने का मौका होता है। टीचिंग कंटेंट में खेती, तोहफे वगैरह सिखाना शामिल है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दवा की गोलियों का ग्रेड शिष्य की सहनशक्ति से ज्यादा नहीं हो सकता। येशुई ने तेज सांस ली। 10 लाख गुना बढ़ोतरी। बाद में उसका चेहरा कड़वा हो गया और उसने आंख भरते हुए कहा, एक चांस है, तुम्हारी बहन पहली नजर में ये भरोसे लायक नहीं लगता। पिछले जन्म में जब मैंने गेंशिन इम्पैक्ट खेला था तो लगातार 1000 बार खींचने के बाद भी मुझे जोंगली नहीं मिला था। नाम येशुई, स्पिरिट पावर रैंक 9 स्पिरिट स्कॉलर, शिष्य 0/1, सिस्टम लेवल 1, एम्प्लीफिकेशन कूलडाउन 3 दिन, हर शिष्य के लिए अलग से कैलकुलेट किया गया। येशुई ने जल्दी ही सिस्टम को समझ लिया। अभी वह सिर्फ एक शिष्य ले सकता था। पहले टीचिंग सेशन के बाद उसे गारंटी के साथ 10 गुना एम्प्लीफिकेशन मिल सकता था। सबसे ज्यादा 10 मिलियन गुना एम्प्लीफिकेशन था। फिर उसे 3 दिन तक इंतजार करना होगा। अगर यह खेती कर रहा होता तो गारंटीड एम्प्लीफिकेशन उसकी अपनी खेती की पावर से 10 गुना ज्यादा होता। अगर यह कोई गिफ्ट होता तो गारंटीड एम्प्लीफिकेशन 10 गुना बेहतर गिफ्ट होता। सबसे जरूरी बात ये थी कि ये तोहफे विकसित हो सकते थे, जिसका मतलब था कि एक बहुत ही साधारण ब्लू सिल्वर एम्पर में बदल सकता था। बस ये पता नहीं था कि कितने गुना एम्प्लीफिकेशन की जरूरत होगी। बिगिनर्स गिफ्ट पैक पाने के लिए होस्ट को बधाई। येशुई ने अपने होठों के कोने को मोड़ा, इसे खोलो। होस्ट को एक बार में डुलू ट्रायल कार्ड मिलने पर बधाई, जो 5 मिनट तक चलता है। येशुई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने दूर तक देखा, जो ठीक स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट की दिशा थी। शुरू में येशुई ने समय देखने और 10 सेंट पर भरोसा करने का प्लान बनाया था। आखिरकार ये बच्चा ही हीरो था। लेकिन अब उसे इसकी जरूरत नहीं थी। अपने पहले शिष्य के लिए येशुई ने एक टारगेट तय कर लिया था। जियोबो, उसे स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट से बाहर निकलना चाहिए। आधे महीने बाद नॉटिंग जूनियर सोल मास्टर अकादमी। येशुई बहुत आराम से थे। उन्होंने पहले ही अकादमी के हेडमास्टर को निर्देश दे दिया था कि एक बार शियाओबू का एडमिशन हो जाए तो उसे तुरंत भेज दिया जाए। दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। येशुई ने गहरी सांस ली। एक सुंदर जवान लड़की ने दरवाजा खोला और अंदर आई। येशुई को देखकर वह एक पल के लिए हैरान रह गई। येशुई ने शियाओबू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके लंबे बाल उसके हिप से नीचे तक पहुंच रहे थे, बिच्छू जैसी चोटी में बने हुए थे और उसकी पानी जैसी बड़ी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। उसका छोटा सा चेहरा गुलाबी रंग के साथ सफेद था, जो पूरी तरह पके आलू जैसा लग रहा था। हालांकि वह सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन कोई भी पहले से ही उसकी आने वाली खूबसूरती का अंदाजा लगा सकता था, जो देश और लोगों को बर्बाद कर सकती थी। टीचर, शियाओबू ने सम्मान से सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने मुझे ढूंढा? दरवाजा बंद करो। येशुई ने सिर हिलाया। तो फिर बैठ जाओ। जियाओबू ने दरवाजा बंद किया और आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया। येशुई ने मुस्कुराते हुए पूछा, शियाओबू, जब अकेडमी में एडमिशन लिया था तो सभी क्लासमेट्स ने अपने माता-पिता के नाम लिखे थे, लेकिन आप ही अकेले थे जिन्होंने उन्हें नहीं लिखा। ये सुनकर जियाओबू की चमकती आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। येशुई ने एक अजीब सी मुस्कान दी और आह भरते हुए कहा, सॉरी, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सीधे बोल रही हूँ। मैं असल में एक टीचर हूँ और एक लिमिट डुलू भी। जियाओबू का चेहरा पीला पड़ गया। ए लिमिट डुलू, क्या उसकी पहचान नहीं होगी? उसने येशुई को घूरते हुए, दांत पीसते हुए पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? येशुई सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसे ऐसे ही शिष्य को अपनाना चाहिए था। बेबाक और शांत, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप मेरे शिष्य बनने में रुचि रखते हैं? मैं सच में पहले एक लिमिट डुलू था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण अब मेरे पास केवल रैंक 9 स्पिरिट पावर है। जियाओबू ने येशुई को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका दिल सदमे से भर गया। एक पूर्व लिमिट डुलू। उसने मन ही मन राहत की सांस ली और जवाब दिया, सॉरी टीचर, शियाओबू को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। येशुई हैरान नहीं हुआ और उसने मुंह बनाते हुए कहा, मैं स्पिरिट मास्टर्स की सभी रुकावटों को जानता हूँ। मैं स्पिरिट हॉल का महान एल्डर भी हूँ। शियाओबू ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भर गए और फिर उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका एक्सप्रेशन फिर से शांत हो गया। उसने फिर भी अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, जियाओबू को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। येशुई मुस्कुराया और पूछा, तो मेरा शिष्य बनने के लिए आपको क्या करना होगा? जियाओबू ने कंफ्यूज होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता टीचर, मैं पहले विदा लेता हूँ। अपनी बात खत्म करके वह मुड़ी। येशुई के मुंह के कोने सिकुड़ गए। मैंने एक बार एक किताब में देखा था कि भगवान बनने से सब कुछ उलझ सकता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता-पिता फिर से जिंदा हो जाएं, तो मुझे अपना गुरु बना लो। बेशक ये कुछ ऐसा था जो उसने मौके पर ही बनाया था। यहाँ तक कि एक देव राजा के पास भी इस तरह की क्षमता नहीं थी। हालांकि उसके पास 10 मिलियन गुना एम्प्लीफिकेशन था। बाद में यूनिवर्स को फिर से बनाना ठीक रहेगा, लोगों को फिर से जिंदा करना तो बस एक छोटी सी बात है। शियाओबू को यकीन नहीं हुआ और वह वहीं रुक गई और कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? मैं नहीं करूंगा। येशुई ने अपना सिर हिलाया। मैंने अप्रेंटिसशिप चाय भी तैयार की है, बस तुम 3 बार जोर से झुको। आज से तुम मेरे शिष्य हो। कोई भी तुम्हें गलत महसूस नहीं करा सकता। शियाओबू हैरान रह गया और उसने बिना किसी वजह के पूछा, तो स्पिरिट हॉल के बारे में क्या? भूल जाओ, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। स्पिरिट हॉल, येशुई ने नफरत से मुस्कुराते हुए कहा, वे भी इसके लायक नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ। गैलेक्सी मार्शल सोल, प्रकट हो जाओ। बूम, शियाओबू ने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। येशुई के पीछे एक अंतहीन तारों वाला आकाश उभरा, जो धीरे-धीरे घूमती नदी जैसा दिख रहा था। गैलेक्सी मार्शल सोल, यह क्या था? मैं येशुई, गैलेक्सी मार्शल सोल की कसम खाता हूँ, चाहे मेरा शिष्य कुछ भी करे, हम जिंदगी और मौत एक साथ करेंगे। नहीं तो स्पिरिट गॉड्स मुझे मार डालें। येशुई का एक्सप्रेशन गंभीर था जब वह अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। एक गहरी खाई जैसा शानदार और खड़ी चोटियां अचानक बाहर निकल आईं। 2 चैप्टर 2 शियाओबू को गिफ्ट देना। शियाओबू का दिल कांप उठा। उसने अपनी आत्मा की कसम खाई और इसमें एक दिव्यता भी शामिल थी। एक बार येशुई ने शपथ तोड़ी तो भगवान उसे मार डालेंगे। हालांकि वह एक स्पिरिट बीस्ट थी, लेकिन वह देवी देवताओं की भी पूजा करती थी। क्या ये काफी है? येशुई ने हल्का सा मुस्कुराया। शियाओबू, मुझे पता है कि तुम्हें चिंता है, इसलिए मैं अपने कामों से इसे साबित कर दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता-पिता फिर से जिंदा हो जाएं, तो मुझे अपना गुरु बना लो। जियाओबू अब और नहीं हिचकिचाई। इसके बजाय वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और सम्मानपूर्वक 3 बार जोर से झुकी। इसके बाद उसने येशुई को चाय दी। चाय खत्म करने के बाद येशुई ने सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना।
जियाओबू को शिष्य बनाने के लिए होस्ट को बधाई। जियोबू 100,000 साल पुराना सॉफ्ट बोन्स रैबिट स्पिरिट बीस्ट इंसान के रूप में 6 साल का पहली स्पिरिट एबिलिटी वेस्ट बो है। स्पिरिट पावर, स्पिरिट मास्टर, क्योंकि इसका असली शरीर 1 लाख साल का स्पिरिट बीस्ट है, यह असल में इंसान में तभी बदलेगा जब ये स्पिरिट टेंपरल लेवल पर पहुंचेगा। उठो, यीशुई ने खुशी से भरे चेहरे से कहा। जियाओबू खड़ा हो गया। यीशुई दुविधा में पड़ गया, उसे किस तरह का तोहफा देना चाहिए। खेती को आगे बढ़ाना साफ तौर पर नामुमकिन था। एक स्पिरिट टूल, उसके लिए इससे कोई फायदा नहीं होगा। गोलियां, महान, शायद वह खेती कर पाएगा। यीशुई की आंखें चमक उठी और वह मुस्कुराया और बोला, शियाओबू, तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे लिए रहने की जगह का इंतजाम कर दिया है। डॉर्मेट्री में मत जाओ, वहां बहुत ज्यादा लोग हैं। जी मास्टर, शियाओबू ने सिर हिलाया। यीशुई बहुत संतुष्ट था। वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि यह शिष्य तानसान को लाभ पहुंचाए। नहीं, फायदा नहीं, वह तानसान द्वारा भ्रष्ट हो जाएगी। लॉजिकल और सही, काफी संतोषजनक। जल्द ही जियाओबू ने सिंगल डॉर्मेट्री की चाबी ली और चला गया। यीशुई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अफसोस था कि उसके पास अच्छी गोलियां नहीं थी और अगर होती भी तो वह बुरा कमीना कियान डाओलियो उसे नहीं देता, क्योंकि कियान डाओलियो की नजर में वे चीजें कियान परिवार की थी। उन्हें उसके जैसे बेकार इंसान को देने का क्या फायदा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शियाओबू अभी ज्यादा से ज्यादा एक स्पिरिट मास्टर था और बहुत ज्यादा महंगी गोलियां नहीं ले सकता था। नोर्डिंग सिटी स्पिरिट हॉल ब्रांच। काले कपड़े पहने यीशुई शियाओबू को यहां ले आया। यीशुई को देखकर गार्ड ने सख्ती से चिल्लाकर पूछा, तुम क्या कर रहे हो। यीशुई ने हेवन डू 6 एम्परर टोकन दिखाया और बेपरवाही से कहा, मैं यहां ब्रांच मास्टर से मिलना चाहता हूं। गार्ड ने देखा और तुरंत चौंक गया। यह मशहूर हेवन डू 6 एम्परर टोकन था, लेकिन इस आदमी ने काला चोगा पहना हुआ था और उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह सिर्फ 20 साल का हो। क्या ये सच था। प्लीज 1 मिनट रुकिए। गार्ड ने सैल्यूट किया और फिर चला गया। उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि यह असली है या नकली। हेवन डू 6 एम्परर टोकन से जुड़ी किसी भी चीज की रिपोर्ट ब्रांच मास्टर को करनी होगी। अगर यह व्यक्ति नकली होता तो उसे मौके पर ही मार दिया जाता। शियाओबू ने यीशुई को देखा। क्या वह सच में स्पिरिट हॉल का एल्डर था। नहीं तो उसके हाथ में हेवन डू 6 एम्परर टोकन कैसे हो सकता था। थोड़ी देर बाद सफेद चोगा पहने एक बुरा आदमी बाहर आया। उसने सैल्यूट किया और पूछा, महामहिम, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। यीशुई ने टोकन हिलाया। ब्रांच मास्टर तुरंत चौंक गया। ये सच में हेवन डू 6 एम्परर टोकन था। उन्होंने तुरंत झुककर आदर से कहा, महामहिम कृपया। गार्ड डर गया। ये व्यक्ति स्पिरिट हॉल का टाइटल दुल्हो निकला। वह कौन सा एल्डर था। जियाओबू सोच में पड़ गया। जल्द ही यीशुई एक कमरे में बैठ गया, अपना काला चोगा उतारा और बेपरवाही से कहा, ब्रांच मास्टर। ब्रांच मास्टर हैरान दिखे, लेकिन फिर राहत महसूस की। इतने कम उम्र के होने के कारण वह जरूर किसी एल्डर के वंशज होंगे। वह मुस्कुराए, सिर हिलाया और पूछा, प्लीज बोलिए, योर एक्सीलेंसी। आपका महामहिम बहुत महान था। इसका इस्तेमाल आमतौर पर टाइटल दुल्हो को संबोधित करने के लिए किया जाता था। मेरे लिए गोलियां तैयार करो। यीशुई ने बिना भाव के कहा, रैंक 2 स्पिरिट पावर पिल्स। ये स्पिरिट मास्टर लेवल जैसा ही था। रैंक 1 की गोलियां स्पिरिट स्कॉलर से जुड़ी थीं। रैंक 2 की गोलियां स्पिरिट मास्टर से जुड़ी थीं और इसी तरह। ब्रांच मास्टर एक पल के लिए हैरान रह गया। रैंक 2 स्पिरिट पावर पिल्स। ये बड़ी हस्ती सिर्फ इसी चीज के लिए यहां तक आई, लेकिन ये किसी काम का नहीं था। ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन चांदी के सिक्के। लेकिन उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और सम्मान से पूछा, महामहिम आपको कितने चाहिए। एक ही काफी है। यीशुई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ। ब्रांच मास्टर ने कोई और सवाल नहीं पूछा। सैल्यूट करने के बाद वह चला गया। क्या आप कंफ्यूज हैं। यीशुई ने मुस्कुराते हुए पूछा। मास्टर, शियाओबू ने खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, क्या ही वह गिफ्ट है जो आप मुझे देना चाहते हैं। ठीक है। यीशुई ने सिर हिलाया और बदले में पूछा, आप उत्सुक हैं, है ना। आपको भविष्य में पता चल जाएगा। जल्द ही ब्रांच मास्टर एक लकड़ी का बक्सा पकड़े हुए वापस आया और आदर से कहा, महामहिम, ये रैंक 2 स्पिरिट पावर पिल है। इसे नीचे रखो और चले जाओ। यीशुई ने हल्का सा मुस्कुराया। हाँ। ब्रांच मास्टर ने लकड़ी का बक्सा नीचे रखा, चला गया और बाहर जाते समय दरवाजा बंद कर दिया। यीशुई ने लकड़ी का बक्सा उठाया, उसका हाथ थोड़ा काम रहा था और मुस्कुराया, शियाओबू, ये पहला तोहफा है जो मास्टर तुम्हें दे रहे हैं। एक रैंक 2 स्पिरिट पावर पिल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नापसंद नहीं होगी। शियाओबू ने इसे दोनों हाथों से लिया और सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, चाहे ये कुछ भी हो, मैं इसे नापसंद नहीं करूंगा। डिंग। होस्ट ने शिष्य जियाओबू को रैंक 2 स्पिरिट पावर पिल गिफ्ट की एम्प्लीफिकेशन जारी है। होस्ट को 1000 गुना एम्प्लीफिकेशन बनाने और रैंक 5 स्पिरिट पावर पिल पाने के लिए बधाई। नोट, एम्प्लीफिकेशन के बाद आइटम गिफ्ट नहीं किए जा सकते। यीशुई को हैरानी नहीं हुई। अगर एम्प्लीफाइड आइटम गिफ्ट में दिए जा सके तो वह जय हो जाएगा। रैंक 5 की स्पिरिट पावर पिल किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें मुर्गे को बांधने की ताकत नहीं थी, स्पिरिट एंसेस्टर बनाने के लिए काफी थी। बेशक इसका मकसद ये था कि आप जबरदस्त स्पिरिट पावर से उड़कर मर नहीं जाएंगे। यीशुई अभी सिर्फ एक स्पिरिट स्कॉलर था, लेकिन उसका शरीर एक सॉलिड टाइटल दुल्हो था। इसलिए जब उसे रैंक 5 स्पिरिट पावर की गोली मिली तो उसने उसे एक ही बार में निगल लिया। हालांकि कोई रिएक्शन नहीं हुआ। यीशुई को थोड़ी निराशा हुई और उसने आंख भरते हुए कहा, ये बर्बाद हो गया। शियाओबू ने यीशुई की ओर देखा और पूछा, मास्टर, आपने क्या कहा। यीशुई मुस्कुराया और जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं तो बस इस बात का दुख मना रहा था कि मैं टाइटल दुल्हो की दुनिया में वापस नहीं जा सकता। शियाओबू, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। जब तुम भविष्य में दिव्यता प्राप्त कर लोगे तो अपने गुरु को साथ ले आना। ये सुनकर शियाओबू एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर कड़वाहट से मुस्कुराया, मास्टर, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं सिर्फ एक स्पिरिट मास्टर हूं, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं दिव्यता प्राप्त करूं। यीशुई ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे तुम पर विश्वास है और तुम उस बुरे बदमाश तानसान जैसे नहीं हो जो अपने मालिक को साथ नहीं लाएगा। जियाओबू भोली और मासूम थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। यीशुई को इस शिष्य के बारे में बहुत भरोसा था। अगर वह तानसान होता तो वह बदमाश उसे दिव्यता पाने के बाद भी भगवान के दायरे में जाने के लिए साथ नहीं ले जाता। जियाओबू और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तानसान कौन है वो। ऐसा क्यों लग रहा था कि मास्टर इस व्यक्ति से बहुत नाखुश थे। हम ऐसा लग रहा था कि वह एक बुरा व्यक्ति था। इसके बाद यीशुई शियाओबू को नॉटिंग जूनियर सोल मास्टर अकादमी में वापस ले आया। उसने शियाओबू के लिए नया बिस्तर तैयार किया, जगह साफ की और उसके बाद ही वहां से चला गया। रात का समय, चमकदार तारों भरे आसमान को देखकर यीशुई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही शिष्य हूं। अपनी बात पूरी करते हुए उसने अपना दाहिना हाथ भींच लिया। यीशुई के पीछे एक नीला ग्रह दिखाई दिया। यह न तो कोई टूल स्पिरिट था, न ही बीस्ट स्पिरिट और न ही कोई बॉडी मार्शल सोल। यह एक ऐसी आत्मा थी जो बढ़ सकती थी। जब यीशुई को टाइटल दुल्हो के पद पर प्रमोट किया गया तो उसकी स्पिरिट ब्लू स्टार से बढ़कर एक गैलेक्सी बन गई जिसमें अनलिमिटेड स्पिरिट पावर थी। इसी वजह से वह भगवान की सजा से बच पाया। राक्षस भगवान के बारे में सोचकर वह गुस्सा हुए बिना नहीं रह सका और बुदबुदाया, राक्षस भगवान की छोटी लड़की, मुझे पकड़ने मत देना। मैंने तुम्हें बस कुछ ही बार डांटा था, क्या इतना आगे जाना जरूरी है। राक्षस भगवान ने तुरंत यह महसूस किया, उनकी आंखें गुस्से से भर गईं। यीशुई ने जो कहा था उसे सोचकर उनका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। क्या बदमाश है। लेकिन जल्द ही वह गहरी सोच में पड़ गया। आखिर इस इंसान की पहचान क्या थी और इसकी आत्मा किससे आई। हालांकि यह एक महान देवता था, लेकिन जब उसने यीशुई की लगभग कभी न खत्म होने वाली स्पिरिट पावर को महसूस किया तो उसका दिल पे भी कांप उठा। खैर, यीशुई को वापसी करने से रोकने के लिए राक्षस भगवान ने यीशुई पर अपनी नजर से नजर रखने का फैसला किया और कोई कसर नहीं छोड़ी, भले ही इसके लिए उन्हें दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े। 3 चैप्टर 3 टीचर, क्या आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। टीचर, क्या यह अच्छा लग रहा है। हम सब ठीक है, थोड़ी और ताकत लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। शियाओबू के गोरे और कोमल हाथ यीशुई की पीठ पर थे और वह धीरे धीरे मालिश कर रही थी और बीच बीच में सवाल भी पूछ रही थी। अपनी पीठ से आती ठंडक को महसूस करते हुए यीशुई का दिल खुशी से खिल उठा। आखिरकार यह एक मेल प्रोटैगनिस्ट का स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन था। पिछले 3 दिनों से यीशुई भी खाली नहीं बैठा था, वह मेहनत से पढ़ा रहा था। नहीं, शियाओबू को कपड़े और परफ्यूम खरीदने के लिए गाइड कर रहा था। इस बच्चे के पास पैसे नहीं थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके पास कुछ था। शियाओबू ने बहुत सारे कपड़े पहने थे जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यह उसके शानदार लुक से मेल नहीं खाता था। बस ऐसे ही आधे घंटे बाद यीशुई ने आलस से हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है शियाओबू, आज गुरु आपको साधना की एक तकनीक सिखाना चाहते हैं। शियाओबू की आंखें चमक उठी। कोई साधना तकनीक। ठीक है। यीशुई खड़ी हुई। उसने शियाओबू को गंभीर नजर से देखा और शांति से कहा, मेरी साधना तकनीक दुनिया में अजय है और पूरे इतिहास में बेमिसाल है, इसलिए आप खुद को धन्य समझ सकते हैं। ये किस तरह की टेक्निक है। शियाओबू ने कुछ उत्सुकता से पूछा। यीशुई के हाथ में अचानक एक किताब आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसे गैलेक्सी कहते हैं। एक बार इसमें महारत हासिल करने के बाद आपकी आध्यात्मिक शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ तक कि एक देवता को भी मारा जा सकता है। क्या भगवान को भी मारा जा सकता है। शियाओबू सच में हैरान रह गया। क्या इस दुनिया में ऐसी साधना तकनीक सच में मौजूद है। यीशुई ने बिना शर्माए या बिना रुके सिर हिलाया। सही है।
एक बार जब तुम डेमीगॉड स्टेज पर पहुंच जाओगे तो तुम देवताओं को मार सकते हो। बेशक ये देवताओं में सबसे कमजोर होंगे। राक्षस भगवान एक लेवल 1 भगवान है और पूरे भगवान के दायरे में उनकी संख्या सिर्फ 18 है, जो 5 भगवान राजाओं के बाद दूसरे नंबर पर हैं। राक्षस भगवान का सामना करना, शैतानी करप्शन में न पड़ना, ये शुई की लिमिट थी। होस्ट को याद दिला दें, राक्षस भगवान आपको अपनी नजर से देख रहे हैं। यह एक स्पिरिट एबिलिटी है जो दिव्य शक्ति को बहुत ज्यादा खत्म कर देती है। ये शुई कुछ देर के लिए हैरान रह गई, डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन जल्दी ही शांत हो गई। डरने की क्या बात थी? कोई भी देवता कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सीधे नश्वर लोक में नहीं उतर सकता था। आखिरकार इस औरत में अभी भी कुछ इज्जत थी, तानसांग के उलट, जो अपने ही दामाद को गाली देने के लिए दुनिया में उतर आया था। राक्षस भगवान ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं। इस आदमी को पता था कि वह देख रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? आखिरकार वह एक लेवल 1 भगवान थी। एक मिनट रुको, क्या यह असुर भगवान हो सकता है? राक्षस भगवान के हाव भाव बदल गए। वह असुर भगवान को सबसे कम गुस्सा दिलाना चाहती थी। ये कमीना बहुत ताकतवर था, लेकिन जल्द ही वह प्यारी सी मुस्कान देने लगी। आखिरकार असुर भगवान भगवान के दायरे के 3 महान प्रवर्तकों में से एक थे और उन पर बड़ी पाबंदियां थीं। टीचर, आपको क्या हुआ है? शियाओ बू ने हैरानी से पूछा। ये शुई कुछ देर पहले तक तो ठीक था, तो वह जमीन पर क्यों बैठा था? ये शुई खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और शांति से बोला, कुछ नहीं, बस मेरा शरीर थोड़ा कमजोर लग रहा था। गैलेक्सी ले लो। ठीक है, जियो बू ने गैलेक्सी लिया। डिंग, होस्ट गिफ्टेड शिष्य जियाओ बू गैलेक्सी एम्प्लीफिकेशन प्रोग्रेस में है। होस्ट को 10 गुना एम्प्लीफिकेशन बनाने और गॉड ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक 9 रेवोल्यूशंस ऑफ द गैलेक्सी पाने के लिए बधाई। नोट, एम्प्लीफिकेशन के बाद आइटम गिफ्ट नहीं किए जा सकते। ये शुई के चेहरे पर खुशी का भाव था। ये सच में एक भगवान जैसी साधना तकनीक थी। हालांकि यह सिर्फ 10 गुना बढ़ोतरी थी, लेकिन ये काफी थी। जब वह एक शीर्षक डोलू बन गया तो उसने अपनी खुद की साधना तकनीक बनाना शुरू कर दिया, अंततः गैलेक्सी का आविष्कार किया। अब एक अच्छी खेती की तकनीक से शायद वह भी इसकी खेती कर सके। ये तो बस बहुत बड़ी किस्मत थी। कुछ क्षण बाद जियाओ बू ने गैलेक्सी को बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, ये साधना तकनीक बहुत शक्तिशाली है। बेशक, ये शुई हल्के से मुस्कुराया। टाइटल डुलू बनने के बाद मैंने इसे खुद बनाया है। इसे डेमीगॉड लेवल की साधना तकनीक कहा जा सकता है। शियाओ बू को इसका आधा हिस्सा समझ में आया और उसने पूछा, गुरुजी, तो क्या मुझे इसकी खेती शुरू कर देनी चाहिए? ये शुई ने सिर हिलाया। गैलेक्सी में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी आत्मा शक्ति को प्रसारित किया। बूम, उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। शियाओ बू के पीछे एक खरगोश की काल्पनिक छवि उभरी, ये वास्तव में उसका असली रूप था, सॉफ्ट बोन्स रैबिट। ये शुई ने एक भान उठाई। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि साधना तकनीक बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए शियाओ बू ने उसके शरीर में गहरे छिपे स्पिरिट बीस्ट ऑरा को उत्तेजित कर दिया था। ये वास्तव में एक अच्छी बात थी। जब तक सॉफ्ट बोन्स रैबिट विकसित हुआ, तब तक जियाओ बू की जन्मजात प्रतिभा और भी बढ़ जाएगी। शियाओ बू के पीछे एक स्पिरिट रिंग निकली और वह असल में बैंगनी थी। 1000 साल की स्पिरिट रिंग। आम हालात में स्पिरिट मास्टर की पहली स्पिरिट रिंग या तो सफेद या पीली होती थी और उसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 400 साल से थोड़ी ज्यादा होती थी। पहली स्पिरिट रिंग बैंगनी थी। अनसुना, इसलिए जागने के बाद शियाओ बू ने हैरानी से पूछा, मास्टर, मेरी स्पिरिट रिंग पर्पल है। ये शुई अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और शांति से बोला, पहला बैंगनी रंग का कौन सा है जिसका जिक्र करना चाहिए? शियाओ बू, अपनी सोच को और आगे बढ़ाओ। भविष्य में मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सभी 9 स्पिरिट रिंग लाल हो और 10वीं नीली सुनहरी हो। 10वां। जियाओ बू हैरान दिख रहा था। तो क्या इसका मतलब भगवान बनना नहीं है? ठीक है, ये शुई ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, निश्चिंत रहो, और एक बार जब तुम भगवान बन जाओगे तो तुम सबसे कमजोर भगवान नहीं रहोगे। कम से कम आप लेवल 1 के भगवान तो होंगे ही। शियाओ बू और भी हैरान हो गया और उसने पूछा, देवता? और 10वीं स्पिरिट रिंग भी है? ये शुई ने एक पल सोचा और जवाब दिया, यह इस तरह है, 10वीं स्पिरिट रिंग एक ग्रह है, एक नीला ग्रह। इस पर कई जिंदगियां हैं। शियाओ बू एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, टीचर, मुझे यह नहीं चाहिए। क्यों? ये शुई अब उदास हो गया था। उन्होंने गैलेक्सी के 9 चक्कर सीखे थे और भविष्य में उन्हें ब्लू प्लैनेट की सभ्यता की रोशनी से बातचीत करने का मौका मिलेगा। सभ्यता का प्रकाश नीले ग्रह की चेतना थी। एक बार जब जियाओ बू ने ब्लू प्लैनेट को अपनी स्पिरिट रिंग में बदल दिया तो वही प्लैनेट की शक्ति पा सकती थी, क्योंकि वहां जीव हैं। अगर मैं उससे जुड़ूंगा तो वे मर जाएंगे, है ना? जियाओ बू के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। बेवकूफ बच्चे, ये शुई ने मजे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, निश्चिंत रहो, वे ऐसा नहीं करेंगे। अभी आप किस लेवल पर हैं? आखिरकार वह कभी एक टाइटल डुलुओ था। हालांकि वह शियाओ बू का सही लेवल नहीं देख सकता था, लेकिन वह उसकी आम आभा को महसूस कर सकता था। जियाओ बू पहले ही लेवल 20 तक पहुंच चुका था। शियाओ बू ने एक पल सोचा और आदर से कहा, टीचर, मेरी स्पिरिट पावर पहले ही लेवल 20 तक पहुंच चुकी है। जब तक मैं स्पिरिट रिंग के साथ फ्यूज होता रहूंगा, मैं स्पिरिट ग्रैंड मास्टर रहूंगा। अच्छा, ये शुई ने उत्साहित भाव से कहा, चलो मैं तुम्हें सोल हंटिंग फॉरेस्ट ले चलता हूं। तुम्हारी दूसरी स्पिरिट रिंग वहां है। हालांकि ये शुई जानता था कि जियाओ बू को लेवल 70 से पहले स्पिरिट रिंग की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसे उनकी जरूरत थी। ये सबसे अच्छा होगा अगर इस बार उसे मिलियन ईयर स्पिरिट रिंग मिले। जब उसने राक्षस भगवान से लड़ाई की थी, तब उसकी स्पिरिट रिंग पहले ही चली गई थी, जो रिंग एक्सप्लोजन के बराबर थी। ये शुई का मूड तुरंत खराब हो गया और उसने धीरे से कहा, छोटी लड़की, बस तुम इंतजार करो। राक्षस भगवान ने दांत पीसते हुए कहा, क्या ये बदबूदार आदमी सच में मरना चाहता था? आखिर में वह फिर भी पीछे हट गई, फिर भी भगवान बन गए। हे बेवकूफ आदमी। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसके दिल में राक्षस भगवान के लिए डर छिपा था। अगर यह आदमी घमंडी न होता और असुर भगवान के एवेल्युएशन में पास होने के बावजूद भगवान का पद लेने से मना न करता और इसके बजाय अपना खुद का भगवान का पद बनाने का फैसला न करता, वह उस पर हावी नहीं हो पाती। उस समय इस आदमी की ताकत पहले से ही एक देवता के करीब थी। आधे दिन बाद सोल हंटिंग फॉरेस्ट में 400 मील न तो बहुत दूर था और न ही बहुत पास। ये शुई ने एजल से स्पिरिट लिशियाओ के साथ अटैक सिस्टम से जुड़े एक स्पिरिट किंग को हाई किया था। महाराज, हम आ गए हैं। ये शुई गाड़ी से उतरा और तुरंत उसे एक शोरगुल वाली आवाज सुनाई दी, बिल्कुल किसी हलचल भरे बाजार जैसी। हमारे पास वारंट है, हम इंटेलिजेंट स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए एक ग्रुप बना रहे हैं। अभी भी 2 और लोगों की जरूरत है। पावर टाइप स्पिरिट बीस्ट का शिकार, वारंट का इंतजार कर रहे 10 लोग, 10 सोने के सिक्के। अभी भी एक स्पिरिट मास्टर की जरूरत है, लेवल 15 या उससे ऊपर। ये शुई ने अपने बगल में हैरान जियाओ बू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ की दुकानें चलने के लिए सोल हंटिंग फॉरेस्ट पर निर्भर हैं, इसलिए ये सभी स्पिरिट मास्टर्स के लिए खरीदने के लिए जरूरी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ के स्पिरिट बीस्ट ज्यादा से ज्यादा 1000 साल पुराने हैं और उन्हें कैद में रखा गया है। जियाओ बू, तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुम दुखी तो नहीं होगे, है ना? ये शुई को बस एक ही बात की चिंता थी, शियाओ बू को देखकर और उसके अतीत के बारे में सोचना, क्योंकि उसका असली रूप आखिरकार एक सॉफ्ट बोन्स रैबिट था। चैप्टर 4 लोलिता को पालना बहुत मुश्किल है। शियाओ बू ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख झलक रहा था। काफी देर बाद आखिरकार वह धीरे से बोली, टीचर, वे स्पिरिट बीस्ट हैं, उनके लिए अफसोस क्यों करें? ये शुई ने आंख भरी और शियाओ बू के सिर पर थपथपाया। बेवकूफ बच्चे, तुम जितना बेपरवाह दिखने की कोशिश करोगे, टीचर को उतना ही पता चलेगा कि तुम अंदर से परवाह करते हो। बेशक ये बाल भी काफी मुलायम और चिकने हैं। ली जियाओ, ये शुई ने अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा और शांति से कहा, अब से तुम हमारी रक्षा करोगे। निश्चिंत रहिए मेरे प्रभु। ली शियाओ ने जल्दी से सिर हिलाया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति स्पिरिट हॉल का एक बड़ा आदमी था, हालांकि उसे उसकी सही पहचान नहीं पता थी। ये शुई आगे बढ़ी और मुस्कुराई, शियाओ बू, दूसरी स्पिरिट रिंग के लिए इंसान के शरीर की टॉलरेंस लिमिट 764 साल है, लेकिन आपकी खेती का तरीका बहुत पावरफुल है, इसलिए 1 या 200 साल और बढ़ जाना भी ठीक है। जियाओ बू उसके पीछे पीछे चली, उसका एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था। ये सुनकर ली शियाओ एकदम चौंक गया। ये किस तरह की साधना पद्धति थी? उसने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं था। इस समय उसके चेहरे पर इज्जत थी। ये शुई पक्का स्पिरिट हॉल के भविष्य में एक बड़ी हस्ती थी, बहुत डरावनी। और ये लड़की ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 साल की थी, फिर भी वह पहले से ही एक स्पिरिट मास्टर थी। जब तक उसे अपनी दूसरी स्पिरिट रिंग मिल जाती, वह एक स्पिरिट ग्रैंड मास्टर बन जाती। ऐसा टैलेंट तो बस डरावना था, इसलिए मैंने आपके लिए आपकी दूसरी स्पिरिट रिंग पहले ही चुन ली है। ये शुई गंभीर दिख रही थी। शियाओ बू एक पल के लिए हैरान रह गया और उसने उत्सुकता से पूछा, टीचर, यह क्या है? ये शुई ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हारी आत्मा को देखा है, वही खरगोश है ना? थोड़ा कमजोर। शियाओ बू ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, टीचर, मेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, मुझे सस्पेंस में रखना बंद करो। ये शुई ने शियाओ बू के बाल सहलाए, जिससे उसके चेहरे पर नाराजगी दिखी और शांति से कहा, एक स्वर्ग निकलने वाली बेल जो 1000 साल के करीब है। स्वर्ग निकलने वाली बेल? जियाओ बू डर गया। किस तरह के पौधे का नाम आकाश को निकलने के नाम पर रखा जा सकता है? लिशियाओ हैरान रह गया और पूछा, हे प्रभु, क्या आपसे कोई गलती हो गई? एक बीस्ट स्पिरिट, प्लांट टाइप स्पिरिट बीस्ट से स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये शुई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अच्छा सवाल है। पीछे हटो, मैं दिखावा करने वाला हूं। इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और बदले में पूछा, ये सच है, लेकिन जरा सोचिए, अभी डुलो कैलेंडर का कौन सा साल चल रहा है? शियाओ बू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डुलो कैलेंडर का 2637वां साल।
स्मार्ट, येशुई ने थम्स अप किया। 2000 से ज्यादा सालों में क्या सच में कोई जिज्ञासु नहीं रहा? इसलिए ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के बीच स्पिरिट मिमिक्री थ्योरी नाम की एक थ्योरी है जो इस पर आधारित है। शियाओबू ने येशुई को प्यार से देखा और कहा, टीचर जल्दी से मुझे बताओ। येशुई का घमंड तुरंत शांत हो गया और उसने शांति से कहा, स्पिरिट्स में अंतर के आधार पर एक बीस्ट स्पिरिट प्लांट टाइप स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब कर सकती है और एक प्लांट टाइप स्पिरिट भी इसी तरह एनिमल टाइप स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। शियाओबू ने खुद को ये पूछने से नहीं रोक पाया, लेकिन अगर उनमें टकराव हुआ तो क्या होगा? ली शियाओ ने सिर हिलाया। वह 51वें रैंक का स्पिरिट किंग था, फिर भी उसने इस थ्योरी के बारे में कभी नहीं सुना था। सही, येशुई गंभीर दिखे और भौहें चढ़ाते हुए बोले, किसी ने इसके साथ एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया उनमें से कई मर गए और जो नहीं मरे वे या उनके पूर्वज उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। क्या वे बिना किसी स्वार्थ के इसे रिलीज करेंगे? शियाओबू ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराया, टीचर आपकी थ्योरी। अपनी बात कहो। येशुई ने आसमान की तरफ देखा, एक एक्सपर्ट की तरह। तुम्हारा टीचर होने के नाते मैं दूसरों से तारीफ लेने में बहुत अच्छा हूं। शियाओबू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, ये पूरी तरह बेकार है। येशुई ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। ये सच में खोखली बात थी। सिर्फ बात करने से क्या फायदा, इसे अमल में लाए बिना। और अगर आप इसे अमल में लाते हैं और लोग मर जाते हैं तो क्या होगा? ग्रैंड मास्टर, 6 साल की छोटी बच्ची भी आपकी स्पिरिट मिमिक्री थ्योरी में कमियां पहचान सकती है। मैं अवाक हूं। तांग सान, तुम भी एक ने ये कहने का साहस किया और दूसरे ने इसे आजमाने का साहस किया। येशुई ने हल्के से खांसा और मुस्कुराया, थ्योरी बेकार है, लेकिन मैं जो कहता हूं वह उपयोगी है। इसलिए मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे आप बिना किसी झगड़े के इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? ज़ियाओबू एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन जल्द ही उसने सिर हिला दिया। तभी येशुई ने उसके हाथ में गाजर थमाते हुए सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा बच्चा, इसे कम मात्रा में खाएं, इसका इस्तेमाल दवा के रूप में भी किया जा सकता है। यह कोई आम गाजर नहीं थी, बल्कि इसमें स्पिरिट पावर थी, जिसकी कीमत कम से कम एक सोने के सिक्के के बराबर थी। एक सोने का सिक्का 3 लोगों के परिवार के लिए कई महीनों तक गुजारा करने के लिए काफी था। खरीदने की ताकत काफी स्थिर थी। आजकल लोली पालना बहुत महंगा हो गया है। शियाओबू ने कुछ ही निवालों में इसे खत्म कर दिया और मुस्कुराया, हिचकी टीचर चलो। चलते हुए येशुई ने पूछा, शियाओबू, क्या तुम जानते हो कि टीम बनाने और टोकन का क्या मतलब है? ज़ियाओबू ने अपना सिर हिलाया। येशुई ने एक पल सोचा और शांति से कहा, प्रकृति में ये सबसे योग्य का अस्तित्व है। स्पिरिट बीस्ट जो अब तक जिंदा हैं, उनमें या तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है या जन्मजात जबरदस्त ताकत है। जहां तक इंसानों की बात है, उनके साथी होते हैं। वे स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए कई लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, टीम बनाने का यही मतलब है। ये सुनकर शियाओबू की आंखें अचानक लाल हो गईं। येशुई ने शियाओबू के बाल थपथपाए और शांति से कहा, बेशक ये लोग जो टीम बना रहे हैं वे बेवकूफों से ज्यादा कुछ नहीं है जो अपना सिर थाली में परोस रहे हैं। एक असली स्पिरिट बीस्ट हंटिंग टीम में कम से कम 5 लोग होने चाहिए। एक फूड सिस्टम टूल स्पिरिट मास्टर सप्लाई के लिए जिम्मेदार है। एक रिकवरी टाइप टूल स्पिरिट मास्टर स्टेट और स्पिरिट पावर रिकवरी के लिए जिम्मेदार होता है। एक एजिलिटी टाइप बैटल स्पिरिट मास्टर टोही के लिए जिम्मेदार है। एक स्ट्रेंथ टाइप बैटल स्पिरिट मास्टर फ्रंटल डिफेंस के लिए जिम्मेदार होता है। एक अटैक टाइप बैटल स्पिरिट मास्टर दुश्मन को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। एक पल के लिए कई लोगों ने देखा, उनके चेहरे उदासी से भरे हुए थे। क्या वे कह रहे हैं कि वे मूर्ख हैं जो अपना सिर दे रहे हैं? एक मजबूत अधेड़ उनका आदमी पास आया और मजाक उड़ाते हुए बोला, बच्चा, क्या तुम हमें गाली दे रहे हो? येशुई ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, गलत मत समझो, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा हूं। ये सुनकर अधेड़ उनका आदमी जोर से हंस पड़ा। लगता है ये बच्चा डर गया है। बेशक वह है। मुसुओ एक 25वीं रैंक का स्ट्रेंथ टाइप बैटल स्पिरिट मास्टर है जिसकी स्पिरिट एक माइटी बेयर है। बहुत डरपोक, बोरिंग। मुसुओ ने नफरत से देखा। तुम यहाँ बड़ी-बड़ी बातें करते हो, लेकिन एक बार जब तुम जंगल में जाओगे और बाद में स्पिरिट बीस्ट देखोगे तो तुम शायद बुरी तरह डर जाओगे। बोलते हुए उसने अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया ताकि येशुई का सिर पकड़ सके। ली ज़ियाओ, येशुई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ली शियाओ तुरंत आगे बढ़ा, मुसुओ का हाथ पकड़ा और उसे जोर से बाहर फेंक दिया। हे प्रभु, ये लोग तो यकीन ही नहीं करते। वह स्पिरिट हॉल के एक्सक्लूसिव स्पिरिट मास्टर थे और उन्हें कभी भी परेशानी का डर नहीं था। टकराना, मुसुओ का शरीर दूर एक बड़े पेड़ से टकरा गया, जिससे कई लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। वह कैसे संभव है? मुसुओ एक ताकतवर बैटल स्पिरिट मास्टर है। क्या ये व्यक्ति स्ट्रेंथ टाइप बैटल स्पिरिट मास्टर भी हो सकता है? नहीं तो सिर्फ एक हाथ से मुसुओ को फेंकना नामुमकिन है। येशुई ने अपने बगल में खड़े शियाओबू को देखा और मुस्कुराया। शियाओबू स्ट्रेंथ टाइप बैटल स्पिरिट मास्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वे असल में बहुत कमजोर भी होते हैं। ज़ियाओबू एक पल के लिए हैरान रह गया और उसने आदर से कहा, प्लीज मुझे समझाइए टीचर। येशुई ने मुसुओ की ओर इशारा करते हुए शांति से कहा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए ताकत वाले स्पिरिट मास्टर्स बहुत मजबूत होते हैं, उनमें बहुत ताकत होती है और वे वार सहने की ताकत रखते हैं। देखो, वह ठीक है। मुसुओ ऊपर चढ़ गया और येशुई की बात सुनकर उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये कमीना बदमाश उसका मजाक उड़ा रहा था। क्या आसपास कोई जूनियर स्पिरिट मास्टर अकादमी है? 400 मील दूर नॉटिंग जूनियर सोल मास्टर अकेडमी नाम की एक अकेडमी है। मुसुओ की इज्जत चली गई है। दूसरों ने उसका मजाक उड़ाया और एक हाथ से बाहर निकाल दिया। मजेदार। मुसुओ का चेहरा हरा और सफेद हो गया। वह तुरंत ली शियाओ के पास गया और गुस्से में पूछा, दोस्त, क्या तुम भी ताकतवर टाइप के हो? 5 चैप्टर 5 पहला स्पिरिट रिंग पर्पल। क्या वह उस युवक का बड़ा भाई है? ऐसा होना चाहिए। एक छोटी लड़की को लाकर वह शायद उसकी पहली स्पिरिट रिंग लेने आया है। वाह, तो वह जीनियस है। उसकी उम्र तो देखो, उसने 6 साल की उम्र में अपनी स्पिरिट जगा ली थी। वह 7 साल से ज्यादा की नहीं हो सकती, है ना? बहुत कमाल है। सबकी उम्मीदों के उलट ली शियाओ ने येशुई को देखा और सैल्यूट में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। भगवान, सब लोग चौंक गए। हे भगवान, कोई जो कम से कम स्पिरिट ग्रैंड मास्टर था, वह एक ऐसे युवक को लॉर्ड कह रहा था जो मुर्गी भी नहीं बांध सकता था। उन्हें तो ये भी लगा कि उन्होंने गलत सुना है। हालांकि ली शियाओ का मुट्ठियां भींचने का तरीका बहुत असली था। येशुई ने मुसुओ की ओर देखा और शांति से कहा, अपनी आत्मा को मुक्त करो। असल में मैं तुम सबको डांट नहीं रहा था, बल्कि सच कह रहा था। क्या तुम्हारे जैसे ग्रुप ऐसे ही नहीं होते? जब फायदे होते हैं तो आप सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आपको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है तो कौन जोखिम उठाएगा? बहुत से लोगों के चेहरे पर भद्दे भाव थे। ये सच में सच था, लेकिन सच का मतलब यह नहीं था कि आप इसे खुलेआम कह सकते थे। काफी लोगों ने अपनी हथेलियां और मुट्ठियां रगड़ी। जाहिर है वे येशुई को एक गहरा सबक सिखाने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि ली ज़ियाओ ने अपना पैर पटका। स्पिरिट फुर्तीला सिवेट। सबकी आंखों के सामने 3 पीले और 2 बैंगनी स्पिरिट रिंग दिखाई दिए। उसने भीड़ की तरफ देखा और शांति से कहा, अटैक सिस्टम लेवल 51 स्पिरिट किंग ली शियाओ। सब लोग चौंक गए। एक स्पिरिट किंग, ये कैसे संभव हो सकता है? नोडिंग सिटी की स्पिरिट हॉल ब्रांच में शायद लेवल 51 का स्पिरिट किंग भी नहीं होगा, है ना? एक आत्मा राजा, मैंने कुछ गलत नहीं देखा, है ना? एक स्पिरिट किंग कैसे वापस आ सकता है और इस जवान आदमी को लॉर्ड भी कह सकता है? येशुई ने आराम से इधर-उधर देखा। जिस किसी को भी उसने देखा, उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी नजरों से सीधे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। शियाओबू, तुम भी अपना दिखाओ। ज़ियाओबू हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके टीचर का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्पिरिट को रिलीज कर दिया। आत्मा, मुलायम हड्डियों वाला खरगोश। एक बैंगनी स्पिरिट रिंग सबकी नजर में आ गई। सब हैरान थे। एक पर्पल स्पिरिट रिंग, ये कैसे हो सकता है? ये डोलुओ महाद्वीप का पक्का नियम था। चाहे कोई भी हो, पहली स्पिरिट रिंग हमेशा पीली ही होती थी, बिना किसी अपवाद के। पहली स्पिरिट रिंग बैंगनी है, उसके पास सिर्फ एक है, जिसका मतलब है कि वह अपनी दूसरी स्पिरिट रिंग के लिए यहां आई थी। असंभव। वे लोग हैरान थे, अपनी आंखें मलते हुए लगभग अंधे हो गए थे, लेकिन शियाओबू की स्पिरिट रिंग अभी भी बैंगनी थी। येशुई ने शियाओबू के सिर पर हाथ फेरा और शांति से कहा, तुम्हें यह अजीब लग रहा है ना? मैं तुमसे अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए क्यों कहूंगा? ज़ियाओबू ने सिर हिलाया। येशुई ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि ये दुनिया ताकतवर को सबसे ऊपर मानती है। ये पहला पाठ है जो आपका शिक्षक आपको सिखाता है। मजबूत, मजबूत। ज़ियाओबू का दिल कांप उठा और उसके नाजुक हाथ कसकर भींच लिए। अगर वह मजबूत होती तो उसकी मां नहीं मरती। ताकत, मैं और मजबूत बनना चाहता हूं। इस समय शियाओबू ने येशुई को देखा, सच में दिल और जान से समर्पित। एक टीचर को ऐसा ही होना चाहिए। येशुई ने शियाओबू का हाथ पकड़ा, उसे आगे ले गई और शांति से कहा, सो कॉल्ड स्ट्रांग लोग सिर्फ ताकत के बारे में नहीं होते। इसके अलावा यह मन में होना चाहिए। अगर आप हमेशा डरते हैं और आगे बढ़ने से मना करते हैं तो आप मजबूत नहीं बल्कि काय हैं। ये बात मुझे हाल ही में समझ आई है और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ मिलेगा। वह कभी लिमिट डुलुओ था, लेकिन अब वह सिर्फ लेवल 9 का स्पिरिट स्कॉलर था और उसे कल्टीवेशन से भी डर लगता था, क्योंकि चाहे वह कितनी भी खेती क्यों न कर ले, वह बेकार थी।
हालांकि अब वह समझ गया था कि यह साधना तकनीक के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसका दिल आगे बढ़ने से डर रहा था। जब ये शुई और शियाओबू बाजार से निकले तो सबने बड़ी-बड़ी आंखों से देखा। एक पल के लिए सबने राहत की सांस ली। काफी लोगों ने अपनी पीठ को छुआ, वे पहले से ही पसीने से भीगे हुए थे। वे कई सालों से यहाँ रह रहे थे और उन्होंने कभी किसी स्पिरिट किंग को यहाँ आते नहीं देखा था और न ही किसी जीनियस को जिसकी पहली स्पिरिट रिंग 1000 साल की थी। ये तो बहुत ही डरावना था। ये शुई और शियाओबू जल्दी से जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंच गए। पेड़ दसियों मीटर ऊंचे थे। थोड़ी ही दूरी पर लोहे की बाड़ का एक बड़ा घेरा था जिसमें बहुत सारे नुकीले कांटे लगे हुए थे। लोहे की बाड़ कम से कम 10 मीटर ऊंची थी, जो बहुत डरावनी थी। 100 से ज्यादा सैनिकों की एक टीम ने दाएं-बाएं गश्त की। उन्होंने हल्की चांदी जैसी रोशनी वाला कवच पहना था, जो साफ तौर पर रिफाइंड लोहे का था। हर सैनिक के हाथ में एक लंबा भाला था, जिससे एक पूरा समूह बना हुआ था। जब आगे बढ़े तो सब आगे बढ़े, जब पीछे हटे तो सब पीछे हटे। ये शुई ने उनकी ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा जाता है कि यह जगह हेवनडू एम्पायर का सोल हंटिंग फॉरेस्ट है, लेकिन असल में ये स्पिरिट हॉल का है। स्पिरिट हॉल से जारी वारंट से ही कोई अंदर जा सकता है, नहीं तो वह सिर्फ एक शिकारी है और शिकारियों का अंत अच्छा नहीं होता। शियाओबू ने हैरानी से पूछा, टीचर क्या ये सच है? ली शियाओ ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लड़की, बेशक ये सच है। हमारा स्पिरिट हॉल कॉन्टिनेंट के सबसे मजबूत ग्रुप में से एक है। इस सोल हंटिंग फॉरेस्ट जैसी जगह हमारी है। जियाओबू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तो स्पिरिट हॉल इतना शक्तिशाली था, तो क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगी? इसके अलावा उसकी टीचर स्पिरिट हॉल से जुड़ी थी। ये शुई ने शियाओबू को लोहे की बाड़ तक पहुंचाया। एक सैनिक कैप्टन पास आया और चिल्लाया, कौन लोग? ली शियाओ ने अपने हाथ में एक टोकन पकड़ा और शांति से कहा, स्पिरिट हॉल के लोग। कैप्टन ने उस पर नजर डाली और तुरंत इज्जत से कहा, माय लॉर्ड प्लीज जल्दी अंदर आ जाओ। मैंने ही बदतमीजी की थी। ली शियाओ ने टोकन रख दिया और फिर ये शुई की ओर देखा। ये शुई ने शियाओबू का हाथ पकड़ा और साथ में अंदर चले गए। ये दृश्य देखकर कप्तान के चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। क्या कोई व्यक्ति जिसके पास 2 स्पिरिट मार्कन वाला टोकन था, असल में एक जवान आदमी के लिए रास्ता बना रहा था? जल्द ही ये शुई और अन्य लोग सोल हंटिंग फॉरेस्ट में घुस गए। ये शुई ने दूर किसी की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, देखो ये स्पिरिट हॉल का स्पेशल लॉ एनफोर्समेंट ग्रुप है। उनकी ताकत हैरान करने वाली है और वे किसी भी समय वारंट चेक कर लेंगे। ली शियाओ वहां गया और उस व्यक्ति को टोकन दिया। उस व्यक्ति के चेहरे पर हैरानी दिखी और सैल्यूट का जवाब देने के बाद वे चले गए। शियाओबू ने उत्साहित भाव से मुस्कुराते हुए कहा, टीचर आप बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, स्वर्ग निकलने वाली बेल कहाँ है? ये शुई को शियाओबू के पतले बालों को सहलाना पसंद आने लगा और उसने शांति से कहा, जल्दी मत करो। बाहरी परिधि में केवल 100 साल के ही हैं, हमें गहराई तक जाने की जरूरत है। ओह, जियाओबू ने सिर हिलाया। वह असल में आना नहीं चाहती थी। आखिर स्पिरिट रिंग पाने के लिए उसे स्पिरिट बीस्ट को मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी टीचर बहुत ज्यादा उत्साहित थी। अनजाने में 1 घंटे बाद दरार ये शुई ने पेड़ की एक टहनी पर कदम रखा और उसे तोड़ दिया। उसने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। स्वर्ग निकलने वाली बेल बाहर से सख्त है और इसके अलावा हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इसने अपना खोल उतार दिया है और 1000 साल तक पहुंच गई है। अच्छी बात है कि ली जियाओ यहाँ है। शियाओबू ने हैरानी से मुस्कुराते हुए कहा, टीचर आपको कैसे पता चला? ये शुई ने अच्छे से कहा, स्वर्ग निकलने वाली बेल का सीधा मतलब है कि इसमें एक क्षमता है। जब यह 1 लाख साल तक पहुंचेगा तो पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत कम लोग या स्पिरिट बीस्ट होंगे जो इसका मुकाबला कर सकें। ली शियाओ ने हंसते हुए कहा, मेरे भगवान बहुत पढ़े लिखे और गहरे हैं। जियाओबू ने हैरानी से ताली बजाई और कहा, टीचर बहुत कमाल के हैं। सावधान, ये शुई ने भौहें चढ़ाईं। आखिर वह एक टाइटल डुलू हुआ करता था और उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ बहुत शांति थी। इसके अलावा ये स्वर्ग निकलने वाली बेल का इलाका था, ये बहुत गलत था। अंडरग्राउंड, ये शुई ने खुशी से हंसते हुए कहा, एक अनचाहा सुखद सरप्राइज। मैंने स्वर्ग निकलने वाली बेल को इसलिए चुना क्योंकि उसके शरीर के अंदर स्पिरिट पावर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा उसके पास कोई अटैच स्किल्स नहीं है। चैप्टर 6 अजय आत्मा शक्ति का सिद्धांत। जियाओबू एक पल के लिए हैरान रह गया और पूछा, टीचर इसमें कोई स्पिरिट एबिलिटी नहीं जुड़ी है, फिर इसे लेने का क्या फायदा? ली जियाओ, ये शुई ने सिर हिलाया। हाँ मेरे प्रभु। ली शियाओ ने पहले ही अपनी स्पिरिट छोड़ दी थी और फिर जमीन पर मुक्का मारा। टकराना, जमीन पर 4 से 5 मीटर गहरा एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया जिसके अंदर एक सांप जैसा पौधा तेजी से बढ़ रहा था। ली शियाओ नीचे कूद गया और स्वर्ग निकलने वाली बेल से लड़ने लगा। ये स्वर्ग निकलने वाली बेल है। ये शुई ने उस सांप की ओर इशारा किया और बेपरवाही से कहा, 100 साल पुरानी स्वर्ग निकलने वाली बेल असल में बहुत कमजोर है, लेकिन एक बार जब यह अपनी केंचुली उतार देता है तो यह 1000 साल पुराना हो जाता है, बिल्कुल सांप की तरह। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि यह इसके रूप का सिर्फ एक हिस्सा है। जियाओबू थोड़ा भोला और प्यारा लग रहा था और उसने पूछा, टीचर क्या ये सिर्फ इसके फॉर्म का एक हिस्सा है? उसकी नजर में स्वर्ग निकलने वाली बेल पहले से ही बहुत बड़ी थी, 3 या 4 मीटर की, लेकिन टीचर ने असल में कहा कि यह सिर्फ एक हिस्सा है। ठीक है, ये शुई मुस्कुराया और बदले में पूछा, जियाओबू अंदाजा लगाओ कि यह असल में कितना बड़ा है। शियाओबू ने एक पल सोचा, वहीं चढ़ाई और कहा, क्या ये 10 मीटर हो सकता है? गलत, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। जियाओबू ने अब ये शुई को अपना सिर हिलाते हुए देखा, उसके दिल में बहुत सदमा लग रहा था। क्या स्वर्ग निकलने वाली बेल इतनी लंबी थी? डोली, ये शुई ने हल्का सा मुस्कुराया। यह 1000 मीटर है। क्या? जियाओबू ने कहा, उसका सुंदर चेहरा हैरानी से भर गया। 1000 मीटर की स्वर्ग निकलने वाली बेल, ये कैसे संभव हो सकता है? टीचर को कैसे पता चला? ये शुई अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और बेपरवाही से बोला, क्या तुम जानते हो कि स्वर्ग निकलने वाली बेल में स्पिरिट एबिलिटी क्यों नहीं जुड़ी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बहुत बड़ा है और इसमें बहुत अधिक आत्मिक शक्ति है, जो मेरे लिए बहुत उपयोगी है। नहीं, यह आपके लिए बहुत उपयोगी है, समझे? उसके मुंह का कोना फड़क गया और वह लगभग फिसल गया। ये शुई का असली लक्ष्य यही था। उसे लगा कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह आगे बढ़ने से डरता था, बल्कि इसलिए भी कि आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिट पावर की जरूरत थी। जाहिर है 5वीं क्लास की स्पिरिट पावर पिल काफी नहीं थी, तो फिर डोज बढ़ा दें। शियाओबू ने बहुत देर तक सोचा, अपना सिर हिलाया और कहा, टीचर मुझे समझ नहीं आया। ये शुई ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराई, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। स्पिरिट मास्टर्स के बीच लड़ाई में स्पिरिट्स, स्पिरिट रिंग्स, स्पिरिट एबिलिटीज और स्पिरिट बोन्स जैसे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन स्पिरिट पावर भी होती है। शक्तिशाली स्पिरिट पावर स्पिरिट एबिलिटीज की भरपाई के लिए काफी है। जियाओबू को अचानक समझ आ गया, तो ऐसा ही था। वह मुस्कुराई और पूछा, टीचर तो ऐसा ही है, तो फिर ये कौन सी थ्योरी है? ये शुई खांसते हुए बेपरवाही से बोला, यह अजय आत्मा शक्ति थ्योरी है। सीधे शब्दों में कहें तो जब स्पिरिट पावर बहुत ज्यादा हो जाती है तो भले ही आप स्पिरिट एबिलिटीज का इस्तेमाल न करें, आप आसानी से सभी स्पिरिट मास्टर्स को हरा सकते हैं। शियाओबू की आंखें चमक उठी। क्या स्पिरिट पावर बहुत ज्यादा हो गई है? तो फिर एक्सट्रीम क्या है? क्या यह उस दिन टीचर द्वारा दिखाई गई स्पिरिट हो सकती है? अगला, ली शियाओ को देखते हैं। ये शुई थोड़ा मुस्कुराया। 1000 मीटर बड़ी स्वर्ग निकलने वाली बेल ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम स्पिरिट मास्टर्स पकड़ सकें। भले ही वे अभी आगे बढ़े हों। उसे इस सोल हंटिंग फॉरेस्ट के बारे में पहले इसलिए पता था क्योंकि टैंसेन आएगा, लेकिन किस्मत से उसने खुद को खुश कर लिया। आधे घंटे बाद ली शियाओ जोर-जोर से हाँफ रहा था और कड़वाहट से मुस्कुराया, माय लॉर्ड बस आखिरी बार बाकी है। ये शुई ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ली शियाओ पास जाओ और उन स्पिरिट बीस्ट को डराकर भगा दो। हाँ, ली शियाओ ने तुरंत सिर हिलाया, उछलकर खड़ा हो गया और चला गया। ये शुई ने जमीन की तरफ देखा। वह सांप जैसी एक बेल थी और वह स्वर्ग निकलने वाली बेल का असली शरीर भी थी। स्वर्ग निकलने वाली बेल पहले ही अपने आखिरी पड़ाव पर थी। शियाओबू तुम जाओ और इसे मार डालो। ये शुई ने अपने स्पिरिट टूल से एक लंबी तलवार निकाली। शियाओबू ने लंबी तलवार ली और बहुत ज्यादा दया से पूछा, गुरुजी क्या आप सच में इसे मारना चाहते हैं? इसे मार डालो। ये शुई ने सिर हिलाया। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद जियाओबू ने आखिरकार अपना कदम उठाया। दरार, ये सांप 2 टुकड़ों में बढ़ गया और एक असली बेल बन गया। हल्के बैंगनी रंग के धब्बे धीरे-धीरे जमा होने लगे और डरावनी आत्मा की शक्ति ने जमीन पर गिरे पत्तों को उड़ा दिया। जियाओबू को ऐसा लगा जैसे वह किसी तूफान में है और उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा दर्द से भरा हुआ था। कोई हैरानी नहीं कि टीचर ने कहा कि 1 लाख साल में स्वर्ग निकलने वाली बेल के बहुत कम विरोधी थे। बहुत भयानक, इसे जल्दी से सोच लो, अपनी आत्मा पर ध्यान लगाओ। ये शुई ने थ्योरियां चढ़ाते हुए कहा, किसी भी समस्या की चिंता मत करो, यह मेरी थ्योरी है। इसे स्पिरिट पावर की इनफिनिट ग्रोथ कहते हैं। हेवन स्वेलोइंग वाइन के खास नेचर की वजह से चाहे आपके पास स्पिरिट एबिलिटी हो या न हो, आप इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। शियाओबू का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसका दिल कांप उठा। क्या टीचर को पता था कि उसके पास पहले से ही स्पिरिट एबिलिटी है? तुम क्या सोच रहे हो? ये गायब हो जाएगा। ये शुई जोर से चिल्लाया। जियाओबू के पास सोचने का समय नहीं था। इसके बजाय वह पालती मारकर बैठ गई और सॉफ्ट बोन्स रैबिट का भूत उसके पीछे प्रकट हुआ, जिससे गुलाबी रंग का प्रभामंडल निकल रहा था। गुलाबी रोशनी के खिंचाव के नीचे स्वर्ग निकलने वाली बेल की आत्मा की अंगूठी शियाओबू की ओर बढ़ गई। इस समय जियाओबू को डरावने दबाव का एहसास हुआ और उसके पूरे शरीर की हड्डियां धीरे-धीरे कांप रही थीं।
बैंगनी रंग का प्रभामंडल अचानक से खुल गया, एक सोने की अंगूठी में बदल गया और शियाओबू के सॉफ्ट बोन्स रैबिट फैंटम के चारों ओर लपेट गया। बहुत दर्द हो रहा है, जियाओबू ने धीरे से कराहते हुए कहा। शांत रहें, स्पिरिट पावर एक अच्छी चीज है, ये स्पिरिट मास्टर की फिजिकल फिटनेस को बढ़ा सकती है। अगर तुम बेहोश हो गए तो स्पिरिट पावर खत्म हो जाएगी। शियाओबू का पहले जैसा गुलाबी चेहरा अब ज्वालामुखी जैसा लग रहा था जो फटने वाला था। येशुई के चेहरे पर चिंता थी, हालांकि उसे पता था कि स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना ठीक रहेगा, फिर भी वह चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाया। शियाओबू के नाजुक शरीर में लगातार स्पिरिट पावर का इंजेक्शन लगाया गया और वह हवा में वेलोकैटिकिन्स की तरह थी। समय धीरे-धीरे बीतता गया। येशुई शुरुआती चिंता से बाद में आराम की ओर चला गया, लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसने फिर भी पूरा ध्यान दिया। जियाओबू ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसकी खूबसूरत आंखें झपक रही थीं। उसे अब स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह इसे अभी एब्जॉर्ब क्यों कर सकती थी? क्या यह आत्मा की शक्ति के अनंत विकास का सिद्धांत हो सकता है? कैसा लग रहा है? येशुई ने मुस्कुराते हुए पूछा। शियाओबू ने एक पल सोचा और इज्जत से कहा, टीचर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों में तैर रहा हूं और अपने पूरे शरीर में स्पिरिट पावर को सोख रहा हूं। येशुई ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है, अपने शरीर को देखो। उन्होंने खुद स्पिरिट रिंग को सोखने की खुशी महसूस की थी। यह उस चीज को करने से भी ज्यादा आरामदायक और सुकून देने वाला था। फिर येशुई ने शियाओबू को एक आईना दिया। जियाओबू ने आईना देखा। इस समय वह बड़ी हो गई लग रही थी और उसकी पहले से ही बर्फ जैसी सफेद त्वचा और भी ज्यादा सफेद हो गई थी। इसके अलावा उसे लगा कि अगर वह आराम से कूद जाए तो वह उड़ सकती है। डिंग, होस्ट ने शिष्य जियाओबू को 1000 साल पुरानी स्वर्ग निगलने वाली वाइन स्पिरिट रिंग दी। एम्प्लीफिकेशन चल रहा है। होस्ट को 10,000 गुना एम्प्लीफिकेशन बनाने और 10 मिलियन साल की हेवन स्वेलोइंग वाइन स्पिरिट रिंग पाने के लिए बधाई। नोट, एम्प्लीफिकेशन के बाद आइटम नहीं दिए जा सकते। येशुई के चेहरे पर खुशी छा गई और वह इसे अभी महसूस करने का इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद शायद वह कामयाब होने वाला था। नहीं, उसे एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। ठीक है, चलो चलते हैं। शियाओबू ने जल्दी से सिर हिलाया। अपनी इस एक छलांग से वह असल में 4 से 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। हे भगवान, वह बस उछलना चाहती थी, लेकिन कंट्रोल न होने पर वह इतनी ऊंची कूद गई। जियाओबू ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। येशुई बेबस लग रही थी और उसके पास गिरते हुए शियाओबू को पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? टीचर, शियाओबू का सुंदर चेहरा लाल हो गया। वह येशुई के गले से छूटी और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं, बस मैं इतना ऊंचा क्यों कूदा? येशुई ने थोड़ा मुस्कुराते हुए बताया, स्पिरिट रिंग लगाने से फिजिकल फिटनेस कैसे बढ़ सकती है? असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने स्पिरिट बीस्ट का एसेंस एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसमें नेचुरली स्पिरिट पावर शामिल है, इसलिए अब आप समझ गए हैं। अध्याय 7, मास्टर, आपकी थ्योरी बिल्कुल बेकार है। मैं समझ गया। जियाओबू का चेहरा सम्मान से भरा हुआ था। मास्टर, आप बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा, येशुई ने गर्व से देखा, चारों ओर देखा और कहा, ये स्पिरिट हंटिंग मिशन पूरी तरह सफल रहा। चलो अकादमी वापस चलते हैं। ठीक है। जियाओबू कुछ उत्साहित लग रहा था, पूरे रास्ते उछलता हुआ। हालांकि दुर्घटनाएं अभी होती थी, लेकिन वह जानती थी कि टीचर उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए उसे और भी आराम महसूस हुआ। येशुई मुस्कुराता रहा। ऐसे जिंदादिल और मजेदार शिष्य के साथ भविष्य में दो लुओ कॉन्टिनेंट पर जिंदगी ज्यादा बोरिंग नहीं होगी। वह पूरी तरह से खेती में डूबा रहता था, फिर भी उसने कई चीजों को नजरअंदाज कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब जिंदगी का सही मजा लेने का समय आ गया है। शियाओबू, धीरे चलो, थोड़ा अंधेरा हो रहा है। समझ गया। धीरे धीरे चलते हुए वे पहले ही सोल हंटिंग फॉरेस्ट के बाहरी किनारे तक पहुंच चुके थे। अचानक येशुई को एक जानी पहचानी खुशबू आई। रियल, उसने दूर खड़े शियाओबू को देखा और चिल्लाया, वापस आओ। जियाओबू रुक गई और येशुई को देखने लगी। टीचर, क्या हुआ? येशुई ने थोड़ा मुस्कुराकर एक जगह की ओर इशारा किया और शांति से कहा, जाओ और अकादमी के कुछ लोगों से मिलो। शियाओबू एक पल के लिए हैरान रह गया। अकादमी के लोग? क्या टीचर मजाक कर रहे थे? अंधेरा हो चुका था, तो क्या उन्हें लोगों को ढूंढने के बजाय जल्दी से निकल नहीं जाना चाहिए? क्या वे उन्हें ढूंढ भी पाए? येशुई को पूरा भरोसा था। उसने समय का हिसाब लगाया, अगर वह गलत नहीं था तो सांप भगाने वाले पाउडर का इस्तेमाल करने वाले तानसान और ग्रैंड मास्टर थे। हुआ यूं कि वे भी यहाँ स्पिरिट हंटिंग के लिए आए थे। तानसान की पहली स्पिरिट रिंग धतूरा स्नैक यही मिली थी। येशुई चलते समय अपने कदम नहीं छिपा रहा था। जल्द ही एक सतर्क और जोरदार आवाज सुनाई दी। कौन है भाई? बोलने वाले व्यक्ति की आवाज बहुत बचकानी थी और वह बिल्कुल तानसान थी। गलत मत समझो। येशुई ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। मैं भी अकेडमी में टीचर हूं। संयोग से मैं अपने स्टूडेंट को स्पिरिट हंटिंग के लिए यहाँ लाया था। लेकिन फिर भी तानसान का चेहरा अभी भी संभला हुआ था। ग्रैंड मास्टर ने येशुई को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। येशुई भी कुछ बताना नहीं चाहता था। इसके बजाय उसने अकादमी का टोकन निकाला और कहा, ग्रैंड मास्टर, क्या ये काफी है? ग्रैंड मास्टर ने शियाओबू की तरफ देखा। अब उसके दिल में कोई शक नहीं था और सिर हिलाया। मैं तुम्हें कैसे बोलूं? ठीक है, क्या आपकी स्टूडेंट को भी अपनी पहली स्पिरिट रिंग मिल रही है? नहीं, येशुई ने हंसते हुए कहा, मेरा सरनेम ये है और मेरा नाम शुई है। ग्रैंड मास्टर, अंदाजा लगाए। ग्रैंड मास्टर ने त्योरियां चढ़ाई, फिर से शियाओबू को देखा और अपनी भौहें चढ़ा ली। यह उसकी पहली स्पिरिट रिंग है। जियाओबू, येशुई ने अपनी उंगलियां चटकाई। अपनी आत्मा को मुक्त करो। ये सुनकर जियाओबू ने तुरंत अपनी स्पिरिट रिलीज की और दो पर्पल स्पिरिट रिंग्स शानदार ढंग से चमक उठी, जो एक दूसरे को पूरा कर रही थी। असंभव। ग्रैंड मास्टर इतने हैरान हुए कि उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। पहली स्पिरिट रिंग के लिए असर की सीमा एक स्पिरिट बीस्ट है जिसकी साधना की उम्र 423 साल से कम हो। तानसान की आंखों में बैंगनी रंग चमक रहा था। साफ था कि उसने पर्पल डेमोनाई को एक्टिवेट कर दिया था। ऐसा जीनियस कैसे हो सकता है? हालांकि उसकी आत्मा नीली चांदी की घास थी, लेकिन उसमें जन्मजात पूरी आत्मा शक्ति भी थी। क्या ये छोटी लड़की भी वैसी ही हो सकती है? ग्रैंड मास्टर ने ऐसा बर्ताव किया जैसे वह चुप हो गए हों और बुदबुदाया, असंभव। यह महाद्वीप का लौह नियम है। टीचर, चैंग सेंग को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से ग्रैंड मास्टर की आस्तीन खींच ली। ये भटकाव का संकेत था। येशुई अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और मुस्कुराया। ग्रैंड मास्टर, मुझे बताइए, क्या थ्योरीज काम की होती हैं? ग्रैंड मास्टर असलियत में वापस आए और सिर हिलाया। थ्योरी जरूर काम की होती हैं। तुम्हें मेरी थ्योरी पता होगी, है ना? 10 कोर कॉम्पिटेंसी थ्योरीज। जब उन्होंने ये कहा तो उनका चेहरा गर्व से भर गया। ग्रैंड मास्टर, आपकी थ्योरीज पूरी तरह बेकार हैं। येशुई ने नफरत से देखा। ये बातें लगभग सभी टाइटल डुलुओ जानते थे, फिर भी उसे गर्व था। हास्यास्पद। वह ये भी जानता था कि क्यों। इसकी तुलना में कि ग्रैंड मास्टर कैसे एक कल्टीवेशन ट्रैश बन गया था। उसकी लव लाइफ पूरी तरह से खराब हो गई थी और उसे ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन से भी निकाल दिया गया था। कम से कम किसी ने तो ग्रैंड मास्टर की बताई थ्योरीज पर विश्वास किया। वह व्यक्ति तानसान था। तुम्हारी हिम्मत मेरे टीचर की बेइज्जती करने की। 2 जन्मों तक जीने के कारण तानसान ने स्वाभाविक रूप से इसे अच्छी तरह समझा। येशुई ने आंखें घुमाई और बेरुखी से कहा, छोटे बदमाश, जब मैं ग्रैंड मास्टर से बात कर रहा हूं तो बीच में टोकने की तुम्हारी बारी नहीं है। ग्रैंड मास्टर, मुझे लगता है कि आपकी थ्योरीज पूरी तरह बेकार हैं। तुम। तानसान को तुरंत गुस्सा आ गया। उसकी आस्तीन का छिपा हुआ तीर चुपचाप उसके हाथ में आ गया। तान संप्रदाय के अनुसार जो लोग अपने मालिक का अपमान करते हैं उन्हें मार दिया जाना चाहिए। लिटिल सैन, ग्रैंड मास्टर तुरंत बोले। येशुई को घूरते हुए उन्होंने भौहें चढ़ाई और कहा, मैंने अपनी आधी जिंदगी थ्योरीज पर रिसर्च करने में बिताई है। बताओ, वे कहां बेमतलब हैं? येशुई ने थोड़ा मुस्कुराकर पूछा। ग्रैंड मास्टर, तो मैं बोलूंगा। आप कहते हैं कि पौधों की आत्माएं जानवरों के स्पिरिट बीस्ट से स्पिरिट रिंग्स सोख सकती हैं, क्या मैं सही हूं? ग्रैंड मास्टर ने सिर हिलाया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, हाँ, ये सही है। इसके अलावा बीस्ट स्पिरिट्स भी प्लांट स्पिरिट बीस्ट से स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। मैं इसे स्पिरिट मिमिक्री कहता हूं। येशुई ने व्यंग्यात्मक भाव से जवाब दिया, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि कोई नहीं मरेगा? मुझे पता है, आप इस बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, है ना? सिर्फ उसके जैसा बेवकूफ इसके लिए राजी होगा। ग्रैंड मास्टर का चेहरा सख्त हो गया। सच में यही तो उन्होंने प्लान किया था, लेकिन ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। यह उसका शिष्य था। उसके सफल होने की 90% संभावना थी। इसलिए ग्रैंड मास्टर ने थ्योरियां चढ़ाते हुए कहा, लिटिल सैन की ब्लू सिल्वर ग्रास स्पिरिट की कोई खासियत नहीं है, क्योंकि यह बहुत कमजोर है और स्पिरिट रिंग के गुणों में सिर्फ पैसिवली इंटीग्रेट होगा, इसलिए किसी एनिमल स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। येशुई ने हंसते हुए जवाब दिया, तो आपको कितना यकीन है? तानसान, क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? तानसान ने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी और आस्तीन में छिपाती हटा दिया। शियाओबू ने हंसते हुए कहा, टीचर, मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है, आपकी थ्योरी ज्यादा प्रभावशाली है। येशुई ने तानसान की तरफ देखा और शांति से कहा, बच्चे, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। असली थ्योरीज को एक्सपेरिमेंट पर निर्भर रहने के बजाय पूरी तरह से दोहराया जा सकता है। मुझे बताओ, इतने कम लोग इसे क्यों आजमाते हैं? अभी डोलुओ कैलेंडर का साल 2000 और कुछ चल रहा है। तानसान का दिल धड़का और उसने पूछा, कुछ लोग मौत से डरते हैं। येशुई के होंठ सिकुड़ गए। इस बच्चे को अभी झूठ बोलना पसंद था। जवाब साफ साफ पता होने के बावजूद वह दिखावटी दिखावा करने पर आ रहा।
उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो तुम गलत हो। बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो फेल हुए वे सब मर गए। जो लोग बच गए वे इस सीक्रेट को अपने कबीले की तरक्की के लिए सहारा मानेंगे और असल में इसे कभी लीक नहीं करेंगे। तानसान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। तो सच में ऐसा था। ग्रैंडमास्टर ने दांत पीसते हुए और भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये तो बस आपकी एक तरफा बात है। मेरी थ्योरी गलत नहीं है। ये शुई ने व्यंग्यात्मक भाव से कहा, ग्रैंडमास्टर गलत नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कहां गलत हो। पहले तो अपने घमंड के लिए तुम अपने शिष्य को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हो। आप दिल से इसे साबित करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा? क्या तानसान मर नहीं जाएगा? बकवास। ग्रैंडमास्टर का चेहरा लाल हो गया। उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मैंने लिटिल सैन को सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वह अपने टीचरों का आदर करता है और दाव को महत्व देता है। इसके अलावा मैंने लिटिल सैन को चॉइस दी। क्या ये सही नहीं है? उसने उम्मीद से भरे चेहरे से तानसान की ओर देखा। टैनसान एक पल के लिए हिचकिचाया और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सही है। टीचर ये हमारे रिश्ते के बीच दरार डालने की कोशिश करना बंद करें। ये शुई के होंठ सिकुड़ गए और उसने जवाब दिया, तानसान तुम्हारी उम्र क्या है? 6 साल का है ना? तसक 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 दोलुओ महाद्वीप पर तुम अभी भी वयस्कता से बहुत दूर हो। तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। और हाँ, तानसान गहरी सोच में पड़ गया। तुम बकवास कर रहे हो। ग्रैंडमास्टर ने येशुई की ओर इशारा किया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। आपने मुझे पूरी तरह से बेकार बताया, तो आपकी थ्योरीज का क्या? येशुई ने शियाओबू को देखा और मुस्कुराया। उन्हें अपनी दूसरी स्पिरिट एबिलिटी दिखाओ। 8 चैप्टर 8 गुड बॉय टेंसेन शियाओबू एक पल के लिए हिचकिचाई और उसकी आंखें पहले ही गुलाबी हो चुकी थीं। सावधान, अपनी आंखें बंद करो। दयालु होने के कारण उसने उन्हें चेतावनी देने के लिए कहा। क्योंकि उसने स्वर निगलने वाली बेल को सोख लिया था, उसे लगा कि उसकी आत्मा की शक्ति बहुत डरावनी है। ये बहुत गहरा और शक्तिशाली था। कम से कम ये वह स्पिरिट पावर नहीं थी जो एक लेवल 21 स्पिरिट मास्टर में होनी चाहिए। ग्रैंडमास्टर ने बड़े आत्मविश्वास से अपनी आंखें बंद कर लीं। आखिरकार वह लेवल 29 स्पिरिट ग्रैंडमास्टर थे। तानसान ने शियाओबू की तरफ देखा। क्या इस छोटी लड़की ने चाम का इस्तेमाल किया था? समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया। ग्रैंडमास्टर का माथा पसीने से लथपथ था और उनके दिमाग में चक्कर आने लगे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटी लड़की की स्पिरिट पावर इतनी देर तक रहेगी। ये कैसे हो सकता है? लेवल 29 स्पिरिट ग्रैंडमास्टर होने के नाते वह असल में हारने वाला था। अचानक ज़ियाओबू का चेहरा मुरझा गया और जैसे ही वह गिरने वाली थी, येशुई ने तुरंत उसे सहारा दिया। नीचे मत गिरना, नहीं तो तुम्हारे टीचर का दिल दुखेगा। फिर ज़ियाओबू येशुई की बाहों में झुक गई। उसका सुंदर चेहरा काफी गुलाबी था। ग्रैंडमास्टर ने अपनी आंखें खोली और जोर से हाँफने लगे। उन्होंने शियाओबू को बहुत ज्यादा हैरानी से देखा। यहाँ क्या हो रहा है? येशुई ने हंसते हुए पूछा, क्या तुमने मेरी थ्योरी के बारे में बात नहीं की? मेरा वाला बहुत सिंपल है और उसे 100% टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही 20 स्पिरिट है और उसने बहुत ज्यादा स्पिरिट पावर वाले पौधे को एब्जॉर्ब कर लिया है। ग्रैंडमास्टर का एक्सप्रेशन बदल गया। सच में ऐसा ही था। असल में उसे पहले से ही अंदाजा था कि एनिमल स्पिरिट बीस्ट में इतनी ज्यादा स्पिरिट पावर नहीं हो सकती, प्रकृति की बाध्यताओं के कारण। हालांकि प्लांट स्पिरिट बीस्ट अलग थे। उदाहरण के लिए लोनली बैम्बू के बारे में उसने पहले तानसान को बताया था। 100 साल से कम पुराना लोनली बैम्बू पहले से ही 7 या 8 मीटर लंबा था। कभी यह 100 साल पुराना लोनली बैम्बू था और इसकी ऊंचाई 10 मीटर होगी। इतने बड़े साइज के साथ स्पिरिट पावर स्वाभाविक रूप से कम नहीं होगी। तानसान ने येशुई की ओर देखा। उसकी नजरें हल्की सी झपक रही थी। ये व्यक्ति जवान लग रहा था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खास था। शायद उसने बहुत जल्दी मास्टर डिग्री ले ली थी। येशुई ने उसकी तरफ देखा। उसे पता था कि तानसान के दिल में पहले से ही दरार आ चुकी थी। जैसा कि तानसान से उम्मीद थी, यह अभी भी जाना पहचाना स्वाद था। उन्होंने ग्रैंडमास्टर की ओर देखा और पूछा, क्या आप आश्वस्त हैं या नहीं? थ्योरी जानना बेकार है, लेकिन आपको थ्योरी को प्रैक्टिस में लागू करना आना चाहिए। यही असली काबिलियत है। ज़ियाओबू चलो। ऐसा कहकर उसने शियाओबू का हाथ पकड़ लिया। हाँ, ज़ियाओबू येशुई के सहारे झुक गया। उसमें पहले से ही कोई ताकत नहीं थी। येशुई को जाते देख ग्रैंडमास्टर का दिल कड़वाहट से भर गया। ये कैसे हो सकता है? वह महाद्वीप के नंबर 1 थ्योरेटिकल ग्रैंडमास्टर थे। ये नौजवान उससे भी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? अगर येशुई को पता होता कि ग्रैंडमास्टर क्या सोच रहे हैं, तो वह जरूर इस पर मजाक उड़ाता। आपसे ज्यादा ताकतवर होने का क्या मतलब है? वैसे भी आप क्या हैं? स्पिरिट हॉल से निकाला गया कचरा। थोड़ी देर बाद येशुई ने शियाओबू को गले लगाया और उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और हंसते हुए बोला, मूर्ख बच्ची। ये सिर्फ उसे यह बताने के लिए था कि आपके पास बहुत सारी स्पिरिट पावर है, बस इतना ही। ज़ियाओबू येशुई की मजबूत पीठ पर झुक गया। ऐसा लगा जैसे उसे भरोसा करने के लिए कुछ मिल गया हो और मुस्कुराया, मैं तुम्हें नाम दिलाने की सोच रहा था। बकवास। येशुई का चेहरा उतर गया। तुम्हारे टीचर की शान तो मेरे लिए जीतना ही है। क्या इसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे की जरूरत है? तुम्हें लगता है कि मैं ग्रैंडमास्टर हूं? शियाओबू ने अपने होंठ सिकोड़े। येशुई की गर्दन पर हवा फूंकी और हंसते हुए कहा, टीचर आप तो सिर्फ एक स्पिरिट स्कॉलर हैं। ओह तुम। येशुई ने तुरंत अपना सिर घुमाया और शियाओबू की चमकती आंखों से मिला। तुम तो मुझे चिढ़ा रहे हो। स्पिरिट स्कॉलर होने में क्या गलत है? मैं इस दुनिया में अजय हूं। ये सुनकर शियाओबू और भी खुशी से हंस पड़ा। येशुई का मन कांप उठा और फिर उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगा कि उसे अभी भी इतना खुशबूदार परफ्यूम नहीं खरीदना चाहिए। अगर वह खुद को रोक नहीं पाया तो वह पूरी तरह से फंस जाएगा। आखिरकार शियाओबू बुरा नहीं था। मैं तुम्हें कल गाजर न खाने की सजा देता हूं। ऐसा मत करो टीचर, मैं गलत था। अगर आप गलत थे तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे? जो टीचर कहते हैं वही होता है। हंसी मजाक के बीच गुरु और शिष्य आत्मा खोज वन से चले गए। उसी समय ग्रैंडमास्टर ने तानसान की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, छोटी सांग क्या तुम ठीक हो? तानसान ने अपना सिर हिलाया। लुओ लुओ। ग्रैंडमास्टर की बदली हुई आत्मा लुओ सांपाओ चिल्लाई। ग्रैंडमास्टर तुरंत अलर्ट हो गए और एक खास जगह की ओर देखने लगे। वहां एक दर्जन से ज्यादा धुंधली हरी रोशनी वाले स्पॉट थे। सावधान, ग्रैंडमास्टर ने तुरंत कहा। लेकिन तानसान की पुतलियां बैंगनी रंग से चमक उठी और उसने पहले ही देख लिया था कि वे हल्के धब्बे क्या थे। 6 भेड़िए जैसे स्पिरिट बीस्ट जिनकी लंबाई लगभग 1.6 मीटर है और पूरा शरीर लोहे जैसा ग्रे है। हरी रोशनी असल में उनकी आंखें थी। कुछ देर बाद ग्रैंडमास्टर ने नेदरवर्ल्ड वुल्व्स को सुझाने के लिए लुओ सांपाओ का इस्तेमाल किया। अचानक एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। ये वास्तव में धतूरा सांप था। ओरिजिनल काम की तरह ही तानसान ने धतूरा सांप को मार डाला और फिर ग्रैंडमास्टर की उम्मीद भरी नजरों के नीचे उसने स्पिरिट रिंग को सोख लिया। हालांकि तानसान कुछ हद तक असंतुष्ट था। येशुई ने जो शब्द पहले कहे थे वे उसके दिल में गहराई से बैठ गए। काफी देर बाद तानसान की नींद खुली और उसने ग्रैंडमास्टर को जहर देकर जमीन पर गिरा हुआ देखा तो उसने वहां से चले जाने के बारे में सोचा। हालांकि एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उन्होंने फिर भी ग्रैंडमास्टर का इलाज करने का फैसला किया। तानसान ने ग्रैंडमास्टर को एक और मौका देने का फैसला किया। अगर वह भी इतना भरोसे लायक नहीं था, वह सिर्फ 6 साल का बच्चा नहीं था। बेशक थोड़ी नाराजगी के साथ तानसान ग्रैंडमास्टर के शरीर पर लगे जहर को संभालते समय उतना सावधान नहीं था। इसके बजाय वह सीधे मुद्दे पर आ गए। तानसान ने छोटी तलवार को तब तक गर्म किया जब तक वह लाल न हो गई और बिना देखे ही सीधे ग्रैंडमास्टर के शरीर पर 3 घाव कर दिए। ग्रैंडमास्टर की भौहें दर्द से सिकुड़ गईं। हालांकि वह गहरे कोमा में चले गए थे, लेकिन यह बहुत दर्दनाक था। टैंगसान ने मिस्टीरियस हेवन स्किल का इस्तेमाल किया और उसकी रेशम जैसी अंदरूनी एनर्जी ग्रैंडमास्टर के शरीर में गहराई तक घुस गई। जब वह जहर निकाल रहा था तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अगर वह अपनी अंदरूनी एनर्जी पूरी तरह इस्तेमाल करता तो शायद वह थककर मर जाता। इसलिए तानसान ने एक शॉर्टकट लिया। काफी समय बाद तानसान पसीने से लथपथ हो गया क्योंकि उसे उस लड़की शियाओबू की याद आ गई। वह सच में अद्भुत थी। उम्र में छोटी दिखने वाली वह पहले से ही एक स्पिरिट ग्रैंडमास्टर थी। ग्रैंडमास्टर के विपरीत जो लगभग 50 साल के थे और अभी भी केवल एक स्पिरिट ग्रैंडमास्टर थे। हाँ सही। तानसान की आंखें चमक उठी और वह बुदबुदाया, मैं शियाओबू से दोस्ती करूंगा और उस टीचर के बारे में जानूंगा। हालांकि यह व्यक्ति घमंडी है, लेकिन वह निश्चित रूप से सच्ची काबिलियत वाला व्यक्ति है। शायद तानसान ने पहले ही सोच लिया था कि येशुई से कैसे पढ़ाया जाए। हालांकि उसे अंदाजा था कि यह टीचर उसे नफरत करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहली बार था जब उसने येशुई को देखा था। येशुई शायद वही था, लेकिन टैंगसान बहुत कॉन्फिडेंट था। 2 जिंदगी जीने के बाद एक छोटी लड़की से दोस्ती करना बिल्कुल आसान था। जब तक वह शियाओबू के चैनल से गुजरता, येशुई शायद उसे एक दो ट्रिक सिखाती रहती। हालांकि तानसान को यह नहीं पता था कि येशुई ने शियाओबू को देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। ग्रैंडमास्टर के पास जो आदमी है उसका नाम टैंगसान है और उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी खराब है। तुम्हें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं टीचर की बात मानूंगी। शियाओबू हंसी और अपनी छोटी मुट्ठी भींच ली। अगर टीचर कहते हैं कि वह अच्छा नहीं है तो वह पक्का अच्छा नहीं है। येशुई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसे याद दिलाना अभी भी जरूरी था। इस शिष्य को तानसान बिल्कुल भी मना नहीं सका, नहीं तो वह कैसे बच पाता। लेवल 9 स्पिरिट स्कॉलर कभी न कभी तो मरेगा ही। जब तक वह शियाओबू को भगवान बना सकता था, उसे फिर से बनाने और भगवान बनने की उम्मीद थी।
येशुई का विचार बहुत सरल था, जब तक तानसान परेशानी खड़ी करने नहीं आता, वह परेशानी ढूंढने नहीं जाएगा। आखिरकार ये बदमाश थोड़ा दोगला, थोड़ा शैतान, थोड़ा घमंडी और थोड़ा डबल स्टैंडर्ड वाला था। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, तथ्यों को एक तरफ रखते हुए यह एक अच्छा बच्चा है। लेकिन अगर यह बदमाश जिद पर अड़ा रहा और पछतावा नहीं करता, गुंजन, तो फिर उसे बदतमीज होने का दोष मत दो। आप चुने हुए में से एक हैं। सॉरी, मैं भी। 9 चैप्टर 9 10 मिलियन साल तक चलने वाला एक सोल रिंग, स्वर्ग और पृथ्वी की अनोखी घटना, नॉटिंग जूनियर सोल मास्टर अकादमी। येशुई ने शियाओबू को उसके डॉर्मेट्री में वापस भेज दिया और फिर अपने कमरे में लौटाया। स्पिरिट रिंग कहाँ है? येशुई ने धीरे से कहा। अगले ही पल येशुई ने एक चीज स्पिरिट रिंग देखी जिससे भयानक प्रेशर निकल रहा था। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि स्पिरिट रिंग के अंदर एक सांप तैर रहा था और उसके सिर पर 2 बड़े सींग थे। क्या चल रहा है? जब स्पिरिट रिंग 10 मिलियन साल तक पहुंच जाती है तो एक अद्भुत बदलाव होता है। इस समय स्वर्ग निकलने वाली बेल पहले से ही एक छोटे विमान को निकल सकती है। प्लेन रैंक को हाई, मिडिल और लो में बांटा गया है। छोटे प्लेन को कोई रैंक नहीं दी गई है। येशुई की आंखें चमक उठी। जैसा कि स्वर्ग निकलने वाली बेल से उम्मीद थी, वह सच में स्वर्ग को निकल सकती थी। उन्होंने तुरंत अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया और एक नीला ग्रह धीरे-धीरे उनके पीछे उभरा, जो जीवन की आभा से भरा हुआ था। अवशोषित करना। येशुई गंभीर लग रहा था। उसे चिंता थी कि क्या नीला ग्रह एक गैलेक्सी में बदल सकता है? क्या वह खेती कर पाएगा? ये बहुत जरूरी था। बूम! आसमान में बिजली कड़कने की आवाज गूंजी। स्वर्ग निकलने वाली बेल एक छोटे चील सांप में बदल गई और बिजली की तरह येशुई के सिर में घुस गई। फट! येशुई ने मुंह में खून भरकर थूका। उसका शरीर फट गया। स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए उनकी लिमिट क्यों थी? ठीक इसलिए क्योंकि स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए कई जरूरतें थी, जैसे कि एट्रिब्यूट कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंडीशन वगैरह। अगर कोई इसे झेल नहीं पाया तो वह मर जाएगा। येशुई बिल्कुल भी नर्वस नहीं था और जल्द ही उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी का भाव था, क्योंकि उसे लगा कि नीला ग्रह धीरे-धीरे बदल रहा है। गैलेक्सी दिखने ही वाली थी। इस दौरान स्पिरिट हॉल, सुप्रीम पोंटिफ पैलेस, बीबी डोन ने बैंगनी रंग का चोगा और एक बड़ा ताज पहना हुआ था। अपना गाल अपने सुनहरे हाथ पर टिकाए हुए वह सोच में खोई हुई लग रही थी। अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में हैरानी की झलक दिखी। ये है। जल्द ही बीबी डोन सुप्रीम पोंटिफ माउंटेन की चोटी पर पहुंच गए और तारों भरे आसमान की ओर देखने लगे। यह एक धीरे-धीरे बहने वाली नदी थी। वह क्या है? बीबी डोन की आंखों में उलझन का एक अजीब सा भाव आया। तारों भरे आसमान के ऊपर क्या कोई नदी थी? वह कौन सी नदी थी? आसमान में बिजली कड़कने लगी। ये प्रकृति की महान शक्ति थी। दो लुओ महाद्वीप बादलों और धुंध की मोटी परत से ढका हुआ था। सबने ऊपर देखा तो उन्हें क्षितिज जितनी लंबी एक नदी दिखाई दी, जो किसी अनजान जगह की ओर बह रही थी। मूसलाधार बारिश हुई। बीबी डोन ने थोड़ा सा मुंह बनाया और बुदबुदाया। पुराने समय से ही असामान्य घटनाएं इंसान की किस्मत दिखाती हैं। तो फिर ये किसकी किस्मत है? हम। अचानक बीबी डोन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने देखा कि एक टूटा हुआ तारा आसमानी नदी से गिरकर तेजी से गायब हो गया। उसके हाथ में एक मैप आया। कोऑर्डिनेट चेक करने के बाद उसने हैरानी से कहा, वह जगह हेवन डू एम्पायर है। इसके तुरंत बाद ये घटना गायब हो गई। दो लुओ महाद्वीप फिर से शांत हो गया। अब न तो बादल गरज रहे थे और न ही बारिश। जैसे कि पहले सब कुछ केवल एक भ्रम था। बीबी डोन की आंखों में उदासी चमक रही थी। उसे सब कुछ अपने कंट्रोल में होने का एहसास अच्छा लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ भी हुआ था वह उसके कंट्रोल से बाहर था। क्या होगा अगर यह घटना हेवन डू एम्पायर की निशानी हो? असंभव। बीबी डोन ने स्टारगेजिंग ऑब्जर्वेटरी के हाई प्रीस्ट को ढूंढा और गहरी आवाज में कहा, लीवियर, आपने भी यह घटना देखी है? इसका क्या मतलब है? योर होलीनेस। लीवियर ने सिर झुकाया और भौहें चढ़ा ली। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। महामहिम, क्या आप जानते हैं कि दो लुओ कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई? बीबी डोन ने संक्षेप में याद किया। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनका मन उथल-पुथल में था। कहानी है कि डोलू कैलेंडर से पहले इंसानियत कमजोर थी और स्पिरिट बीस्ट ने कॉन्टिनेंट के हर कोने पर कब्जा कर रखा था। लेकिन एक इंसान सामने आया और टाइटल डोलू बन गया और इस तरह उन्होंने पहला डोलू हॉल बनाया और हमारा स्पिरिट हॉल भी डोलू हॉल को पवित्र करने के लिए बनाया गया था। लीवियर ने आंख भरी और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, योर होलीनेस, बस इतना ही। महाद्वीप में शायद बड़ी उथल-पुथल हो रही है। बीबी डोन की आंखों में खूनी इरादा उमड़ आया। उसने हाथ हिलाया और आदेश दिया, कोई आओ। महामहिम। एक भूतिया साया उभरा। गुई मेई। बीबी डोन ने अपना सुंदर हाथ हेवन डू एम्पायर की ओर दिखाया और ठंडे स्वर में कहा, अच्छी तरह से जांच करो। पता लगाओ कि टूटा तारा कहां गिरा। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में आए तो उसे बिना किसी दया के मार डालो। गुई मेई ने अपना सिर झुकाया और आदरपूर्वक कहा, जी महाराज। ये देखकर ली वेल के दिल में झटका लगा। सुप्रीम पोंटिफ ने टाइटल डोलू गुई मेई को भेजा। वह एक एजिलिटी अटैक सिस्टम स्पिरिट मास्टर थे। अपने नाम की तरह ही गुई मेई भूत की तरह छायाहीन था। गुई मेई का फिगर गायब हो गया। अचानक बीबी डोन को कुछ याद आया और उसने आवाज लगाई, रुको, मैंने सुना है कि गैलेक्सी डुलू अभी स्वर्ग में है। यह अमर जड़ी बूटी उसके पास ले जाओ। यह सफल हो गया। येशुई बेबस लग रहा था। अपनी शारीरिक हालत मजबूत होने के अलावा उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अब भी वह लेवल 9 स्पिरिट स्कॉलर था। अब उसे समझ में आ गया था कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि उसमें स्पिरिट पावर की कमी थी। 10 मिलियन साल पुराने स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग भी एक छोटे से लेवल 9 स्पिरिट स्कॉलर को नहीं भर सकती। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आत्मा बहुत ज्यादा मजबूत है? नहीं, ये सही नहीं है। येशुई शक से भरा हुआ था। जब वह पहली बार इस दुनिया में आया तो उसकी आत्मा के जागने में कुछ भी अजीब नहीं था। हालांकि इसके लिए थोड़ी ज्यादा स्पिरिट पावर की जरूरत थी, फिर भी वह टाइटल डुलू तक पहुंच गया। लगता है ये छोटी राक्षसी है जो शरारत कर रही है। येशुई ने इस बारे में सोचा और आखिरकार यह समझ गया, जब भी उसके साथ कुछ गलत होता था तो वह राक्षस भगवान ही होता था जो उसे निशाना बनाता था। सही और लॉजिकल। राक्षस भगवान ने नफरत से दांत पीस लिए। अगर असुर भगवान सब पर कड़ी नजर न रखते, चाहे कुछ भी हो, वह इस कमीने को मारने के लिए मौत की दुनिया में उतरेगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम सारा इल्जाम मुझ पर डाल देते हो। कितनी बेशर्मी है। राक्षस भगवान। दोनों देव राजाओं ने एक मीटिंग बुलाई है। राक्षस भगवान की नजरें गहरी हो गई जब उन्होंने एक नीले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और पूछा, समुद्र देवता, क्या हुआ? ऐसा लगता है कि डोलुओ कॉन्टिनेंट प्लेन में एक घटना हुई जिससे दो देव राजा घबरा गए। राक्षस भगवान की नजर थोड़ी सी बदल गई जब उन्हें येशुई की सारी हरकतें याद आईं। इस बच्चे ने ये कैसे कर लिया? एक घटना ने असल में भगवान के राज्य के भगवान राजाओं को डरा दिया। क्या वह भी एक इंसान था? ठीक है, मैं समझ गया। राक्षस भगवान के पास अपनी नजर हटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह पहले से ही अपने दिल में येशुई को मारने की साजिश रच रही थी। भले ही यह बच्चा सिर्फ लेवल 9 का स्पिरिट स्कॉलर था, क्योंकि इस आदमी में एक अजीब आत्मा थी। उसे पूरा यकीन था कि स्वर्ग और पृथ्वी की इस घटना का येशुई से बहुत बड़ा कनेक्शन था। एकमात्र परेशानी असुर भगवान थे। लगता है मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। राक्षस भगवान हिले और तुरंत गायब हो गए। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। येशुई एक किताब पढ़ रही थी। अध्यापक, दस्तक दो, दस्तक दो, दस्तक दो, अंदर आओ। येशुई ने बेबस होकर कहा, फिर शियाओबू को देखा और पूछा, क्या हुआ? शियाओबू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और हंसते हुए कहा, तानसान फिर से मुझे ढूंढने आया है। येशुई ने नफरत से कहा, वह बच्चा, मुझे पता था कि उसके इरादे बुरे हैं। आपने उसे क्या जवाब दिया? शियाओबू बैठ गई, अपना गोल मटोल छोटा हाथ बढ़ाया और पूछा, मेरा इनाम कहाँ है? ये लो। येशुई ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और आइसक्रीम टेबल पर आ गई। वह मुस्कुराया और बोला, ज्यादा मत खाओ। ठीक है। जियाओबू ने जल्दी से सिर हिलाया। आइसक्रीम का एक टुकड़ा खाते हुए उसने साफ-साफ जवाब नहीं दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह कह रहा है कि वह चाहता है कि मैं उसका दोस्त बनूं। येशुई ने थोड़ा मुस्कुराकर पूछा, तो क्या आप सहमत हैं? नहीं। जियाओबू ने अपना सिर हिलाया और येशुई का हाथ हिलाकर उसे मनाने की कोशिश की। टीचर, क्या आपके पास गाजर है? छोटे पेटू। येशुई ने प्यार से शियाओबू को देखा। संयोग से इस बार मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि स्पिरिट टूल क्या होता है? 10 चैप्टर 10 फ्लाइंग सोल गाइडेंस डिवाइस ट्विन विंग्स। मुझे नहीं पता। जियाओबू ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया। लेकिन येशुई नाराज हो गया। उसने उसके बालों में हाथ फेरा और गुस्से से कहा, तुम्हें बस खाना आता है। क्या मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी? दुखी और रोने के करीब शियाओबू ने बुदबुदाया, मैं बेवकूफ हूं, मैं उन्हें समझ नहीं सकता। येशुई को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसने मजाक उड़ाया, ऐसा नहीं है कि तुम समझ नहीं पाई, बल्कि तुमने उन्हें पढ़ा ही नहीं। स्पिरिट टूल एक ऐसा डिवाइस है जो स्पिरिट पावर से एक्टिवेट होता है। आज बहुत कम बचे हैं और ज्यादातर सिर्फ सहायक काम करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे हाथ में जो नेकलेस है उसे स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जियाओबू ने देखा तो उसे एक नीला हार दिखा। उसकी प्यारी बड़ी आंखें गुलाबी रोशनी से चमक रही थी। टीचर, क्या यह मेरे लिए है? येशुई ने हार रख दिया। शियाओबू को ध्यान से सुनते देखकर उसने आगे कहा, स्पिरिट टूल्स बहुत पावरफुल होते हैं।
बहुत शक्तिशाली। ज़ियाओबू हैरान दिख रहा था। हाँ, येशुई ने दूर की ओर इशारा करते हुए शांति से कहा, बहुत दूर एक जगह पर एक ऐसी जमीन है जो अभी तक डोलुओ कॉन्टिनेंट से नहीं जुड़ी है, जहाँ के लोगों ने स्पिरिट टूल्स में कमाल की महारत हासिल कर ली है। ये सन मून एम्पायर का इलाका है। शियाओबू और भी कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा, टीचर, मैंने सुना है कि स्पिरिट मास्टर्स को हथियारों की जरूरत नहीं होती, तो कोई भी स्पिरिट टूल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बहुत ना इंप्रेसिव नहीं हो सकता। गलत। येशुई ने गहरी आवाज में गंभीरता से कहा, क्या टाइटल वाला डोलू शक्तिशाली होता है? बेशक। शियाओबू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। ये बात तो 3 साल का बच्चा भी जानता है। तो येशुई की नजरें गहरी हो गईं। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि एक कमजोर आम इंसान भी एक टाइटल डुलुओ को मार सकता है? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? नामुमकिन। ज़ियाओबू ने जोर से सिर हिलाया और मुस्कुराए। टीचर, क्या आप मुझे चिढ़ा रहे हैं? अगर टाइटल डोलुओ सच में इतनी कमजोर थी तो उसकी मां कैसे मर सकती थी? स्पिरिट टूल। येशुई ने एक स्पिरिट टूल निकाला। शियाओबू हैरान रह गया। ये किस तरह का स्पिरिट टूल था? कितनी अजीब बात है। येशुई मुस्कुराया और समझाया, पंखों का एक जोड़ा और लकड़ी का एक टुकड़ा बांस की ड्रैगनफ्लाई बनाता है। मैंने इसे बनाने के लिए एक बेसिक एरे में मास्टरी करने से पहले कई किताबें पढ़ी। ये सबसे बेसिक स्पिरिट टूल है, अनग्रेडेड। यह क्या करता है? ज़ियाओबू को ऐसा लगा जैसे एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। लगातार उड़ान। येशुई ने बांस की ड्रैगनफ्लाई को अपनी हथेलियों के बीच रखा और उन्हें आपस में रगड़ा। बूश। बांस की ड्रैगनफ्लाई ऊपर उड़ गई और नीचे गिरने का कोई निशान नहीं दिखा। शियाओबू बहुत खुश हुआ और चिल्लाया, टीचर, मुझे ये चाहिए। बच्चों को हमेशा नए खिलौने पसंद आते हैं। येशुई ने बांस की ड्रैगनफ्लाई उसे दे दी और आराम से कहा, ये तुम्हारी है। बहुत बढ़िया। जैसे ही ज़ियाओबू को बांस की ड्रैगनफ्लाई मिली, वह खुशी से झूमते हुए उसे अपने हाथों के बीच रगड़ने का इंतजार नहीं कर सकी। डिंग। होस्ट ने शिष्य ज़ियाओबू को एक उड़ने वाली आत्मा वाला टूल दिया। एम्प्लीफिकेशन चल रहा है। होस्ट को 1000x एम्प्लीफिकेशन बनाने के लिए बधाई। क्लास 4 फ्लाइंग स्पिरिट टूल मिला, ट्विन विंग्स। नोट, एम्प्लीफाइड आइटम गिफ्ट में नहीं दिए जा सकते। अपने मन में येशुई ने एक स्पिरिट टूल देखा, पंखों का एक जोड़ा जो यूजर के साथ दूसरे व्यक्ति को उड़ने की अनुमति देता था। क्या बढ़िया आइटम है। इस तरह की चीज के साथ भविष्य में कहीं भी जाना सुविधाजनक होगा। चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि स्पिरिट टूल्स कितने कमाल के होते हैं। नहीं तो तुम्हें लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आधे घंटे बाद एक ऐसे जंगल में जहां बहुत कम लोग आते जाते हैं, येशुई ने पंख निकाले, उन्हें पहना और अपनी स्पिरिट पावर को एक्टिवेट किया। हालांकि उड़ने वाली आत्माओं के औजार बनाना मुश्किल था, लेकिन सिद्धांत जटिल नहीं था। पंख एक पक्षी के पंखों की नकल करते थे। फोल्डिंग विंग्स खुलने पर बहुत हल्के महसूस हुए। येशुई ने अपनी स्पिरिट पावर को जुड़वा पंखों में डाला और हवा में उछल गया। ऊपर मंडराते हुए उसे लगा कि हवा बहुत ज्यादा फ्रेश है। ये देखकर शियाओबू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से भर गईं। टीचर उड़ सकता है। अगले ही पल वह जोर से चिल्लाई, टीचर, टीचर। येशुई बहुत खुश थी। भले ही यह चीज सिर्फ भागने के लिए ही अच्छी थी, लेकिन ये काफी थी। अफसोस की बात है कि उसके पास स्टेशनरी स्पिरिट टूल नहीं था। ये कुछ रॉकेट लॉन्चर जैसा था। जब तक कोई सटीकता को नियंत्रित करता, इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर उसके पास एक होता तो वह उसे शियाओबू को गिफ्ट कर सकता था और हजारों गुना बढ़ा सकता था। उसे शायद एक छोटा हाइड्रोजन बम भी मिल जाए। पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट में क्या कोई ऐसा था जो हाइड्रोजन बम का झटका झेलकर बच सके? शायद नहीं। टीचर, टीचर। येशुई आसमान में उड़ गया जबकि शियाओबू जमीन पर उसका पीछा कर रहा था। काफी देर बाद येशुई शियाओबू के पास उतरा और पूछा, अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? भविष्य स्पिरिट टूल्स का है, मुझे आप पर विश्वास है। ज़ियाओबू ने जल्दी से सिर हिलाया और मुस्कुराया, टीचर, मैं आपके साथ उड़ना चाहता हूं। एक साथ उड़ो हैं? येशुई ने अचानक कहा, फिर अपना गला साफ किया। मेरे शब्दों का चुनाव गलत था। क्या आप भी साथ में उड़ना चाहते हैं? बेशक। ज़ियाओबू ने उत्साहित होकर कहा, ठीक है। येशुई ने हल्की सी मुस्कान दी और अपनी बाहें फैला दी। मैं आपको पकड़ लूंगा। शियाओबू का गोरा चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह बुदबुदाई, टीचर, क्या यही एकमात्र तरीका है? येशुई ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, जब तक कि आप खुद जुड़वा पंखों का इस्तेमाल न करें। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छे स्पिरिट पावर कंट्रोल की जरूरत होती है। इसे आजमाएं। ये ज़ियाओबू उत्साह से नाच उठा। येशुई ने दोनों पंख उतारे और हंसते हुए कहा, ध्यान दो, मुश्किल हिस्सा उड़ान भरना है। जमीन की ओर ब्लास्ट करने के लिए आपको स्पिरिट पावर डालनी होगी और एक बार जब आप हवा में हो तो स्पिरिट पावर से फोल्डिंग विंग्स को एक्टिवेट करें। उस प्रोपल्शन के साथ आप आजादी से उड़ सकेंगे। शियाओबू ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराया, यह मुश्किल नहीं लग रहा है। तो फिर इसे ट्राई करो। येशुई शरारत से मुस्कुराया। आपको एक पल में पता चल जाएगा कि यह कितना मुश्किल है। बेवकूफ। प्यारा ज़ियाओबू। ठीक है। शियाओबू ने सिर हिलाया, जुड़वा पंख लगाए और येशुई के निर्देशानुसार स्पिरिट पावर इंजेक्ट की। अगले ही पल स्पिरिट पावर से प्रेरित होकर दोनों पंख तुरंत ऊपर की ओर उड़ गए। पूरे 3 या 4 मीटर ऊंचा। ज़ियाओबू को ऊपर से भारीपन महसूस हुआ और उसने पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया। वह सीधे आसमान से गिरने वाला था। यह ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी दर्द होगा। शियाओबू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने सिर को अपनी बाहों में लपेट लिया। खैर, नीचे गिरने से ज्यादा थोड़ी चोट लगेगी। शियाओबू को जल्द ही एहसास हुआ कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है, बल्कि उसे किसी ने अपनी बाहों में पकड़ रखा है। आंखें खोलकर उसने देखा कि वह उसकी टीचर थी। अब तुम्हें अपनी गलती पता चली। येशुई ने उसे घूरा। मैंने तुमसे कहा था कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन तुमने कोशिश करने पर जोर दिया। ही। ज़ियाओबू का नाजुक शरीर ढीला पड़ गया जब वह येशुई के गले से फिसल गई और उसने शरारत से अपनी जीभ बाहर निकाली। मुझे पता है, टीचर, मैं बस उत्सुक था। येशुई उसकी प्यारी हरकत को कैसे झेल सकता था। वह मुस्कुराया और बोला, छोड़ो, कुछ और बार कोशिश करो। मैं तुम्हें यहीं नीचे से देखूंगा। ठीक है। ज़ियाओबू ने जल्दी से सिर हिलाया। अगले आधे घंटे तक सीन बहुत मजेदार था। गुरुजी, मुझे बचाइए। गुरुजी, मुझे बचाइए। अध्यापक। ज़ियाओबू एक बार फिर येशुई की बाहों में गिर गया। येशुई ने अपना गला साफ किया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुमने काफी मजा कर लिया? तो अब समय आ गया है कि तुम्हें ठीक से सिखाया जाए। अचानक उसने अपनी भौं उठाई और एक खास दिशा की ओर देखा। तानसान, ये बच्चा यहाँ कैसे आया? अगर वह कभी में डुलुओ नहीं होता, जिसने अनगिनत जिंदगी और मौत की लड़ाइयों का अनुभव किया होता, तो वह निश्चित रूप से टैंक सैंड पर ध्यान नहीं देता। टीचर, मुझे पकड़ो और मेरे साथ उड़ो। ज़ियाओबू के चेहरे पर कड़वाहट थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना मुश्किल होगा। 11 चैप्टर 11 लिटिल बुक को लेकर उड़ना। इस समय तानसान का मन चौंक गया। येशुई ने उसे खोज लिया था। असंभव। उसने बहुत दूर से देखने के लिए पर्पल डेमन आई का इस्तेमाल किया था। उसे किसी भी तरह से खोजा नहीं जा सकता था। कितना अजीब है। तानसान की नजर गहरी थी। वह येशुई की आभा महसूस कर सकता था, जो ज्यादा से ज्यादा रैंक 9 स्पिरिट स्कॉलर थी। हालांकि क्या कोई स्पिरिट स्कॉलर उसे खोज सकता है? असंभव। टीचर। शियाओबू ने येशुई का हाथ हिलाया। येशुई ने अपनी नजरें हटा ली। ट्विन लाइफ विंग्स पहने आधा नीचे बैठ गया और मुस्कुराया, ऊपर आओ। ठीक है। ज़ियाओबू कुछ उत्साहित था, लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी था। उसने अपने मुलायम और गोरे हाथ बढ़ाकर येशुई की छाती को कसकर पकड़ लिया। अपनी बाहों में मुलायम जेड और गर्म खुशबू महसूस करके येशुई का मन थोड़ा कांप उठा, लेकिन वह जल्दी ही नॉर्मल हो गया। तो उड़ान शुरू होती है। येशुई थोड़ा मुस्कुराया और अपनी स्पिरिट पावर एक्टिवेट की। अगले ही पल वह उछला और हवा में उड़ गया। ज़ियाओबू अचानक 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया और उसने सहजता से येशुई को गले लगा लिया। येशुई के चेहरे पर बेबस भाव थे। क्या यह मुद्रा थोड़ी ज्यादा साफ नहीं थी? जब तानसान ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ये कैसे संभव है? शिष्य बनने के बाद उन्होंने ग्रैंड मास्टर से कई सवाल पूछे थे, जिनमें उड़ान भी शामिल थी। ग्रैंड मास्टर ने उसे बताया कि खास उड़ान स्पिरिट्स और स्पिरिट बोन स्किल्स के अलावा आमतौर पर सिर्फ टाइटल डुलुओ ही उड़ सकता है। हालांकि न तो येशुई और न ही शियाओबू उस विवरण में फिट बैठते हैं। क्या यह अजीब डिवाइस है? तानसान को जल्दी ही समझ आ गया कि प्रॉब्लम कहां है और उसने धीरे से कहा, यह तानसेट के किसी डिवाइस जैसा दिखता है। लकड़ी की पतंग, लेकिन वह बांस और लकड़ी से बनी है, जबकि यह मेटल की है। येशुई बहुत ऊपर उड़ गया और आखिरकार तानसान को देख लिया। ये बदमाश शायद पीछे से उनका पीछा कर रहा था। उसे इसकी परवाह नहीं थी और वह पहाड़ की ओर उड़ गया। अध्यापक। ये शियाओबू का पहली बार था जब उसने किसी आदमी को पकड़ा था और वह भी इतने अजीब पोस्चर में। हालांकि उसे येशुई पर सुरक्षा की एक खोई हुई भावना महसूस हुई, साथ ही हल्की कस्तूरी की खुशबू भी। ये बिल्कुल उसकी मां की तरह था। उसकी मां ने मरने तक उसकी रक्षा की थी। टीचर भी करती है ना? नहीं, वह ऐसा कैसे सोच सकती है? टीचर, ठीक रहेगा। क्या हुआ? येशुई को अचानक शियाओबू का शरीर थोड़ा गर्म महसूस हुआ और उसने अपना सिर नीचे करके देखा। शियाओबू की आंखें बहुत चमकदार थीं, दो रत्नों की तरह, और उसके गाल कुछ लाल थे। आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, है ना? ज़ियाओबू ने उत्सुकता से पूछा। बेशक। येशुई ने अपनी उंगली से शियाओबू की ऊंची नाक को सहलाया। अपनी कल्पना को बेकाबू मत होने दो। धन्यवाद। ज़ियाओबू ने शानदार ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। येशुई उसे देखकर हैरान रह गया। इतनी कम उम्र में इतनी खूबसूरती, अगर वह बड़ी हो जाती तो सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा लग रहा था कि उसे थोड़ी दूरी बनाए रखने की जरूरत है। अगर यह गुरु शिष्य के स्नेह की सीमा को पार कर
गया तो यह अच्छा नहीं होगा। आधे घंटे बाद पर्वत शिखर येशुई उतरा और मुस्कुराया। उड़ना कैसा लगता है? शियाओबू येशुई की बाहों से कूदकर बाहर आया और खुशी से बोला, टीचर ये बहुत आरामदायक लग रहा है। आसमान में कोई भी आजादी से उड़ सकता है। तो येशुई ने दूर आसमान की ओर देखते हुए गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें ज्ञान सिखाने का समय आ गया है। शियाओबू खूब पढ़ाई करो, मैं तुम्हें स्पॉट चेक करूंगा। अगर तुम फेल हो गए तो इस महीने का तुम्हारा गाजर का हिस्सा काट लिया जाएगा। टीचर ज़ियाओबू ने तुरंत येशुई को दया से देखा। क्यूट एक्टिंग मत करो, एक दिन चला गया था। ये देखकर कि अंधेरा हो रहा है, येशुई ने शियाओबू को गले लगाया, फिर उछलकर पहाड़ से नीचे उतर गया। शियाओबू ने येशुई के गले में अपनी बाहें डाली और पूछा, टीचर क्या स्पिरिट टूल्स इतने मुश्किल होते हैं? वह सन मून एम्पायर कमाल का है। येशुई ने उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और शांति से कहा, अपना समय लो। ये ज़ियाओबू ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर उठाकर येशुई को देखा और उसके गाल को ऐसे चूमा जैसे कोई ड्रैगनफ्लाई पानी पर तैर रही हो। ठंडक और खुशबू का एहसास होने पर येशुई आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। ज़ियाओबू इतनी हिम्मत मत करो, आखिरकार मैं तुम्हारा टीचर हूं। वह सच में ये शब्द कहना चाहता था, लेकिन शियाओबू की गोरी गर्दन को गुलाबी बादलों की तरह लाल देखकर उसने इसे जाने दिया। बस भविष्य में ज्यादा सावधान रहें, शायद दो लुओ कॉन्टिनेंट के लोग या स्पिरिट बीस्ट इतनी जल्दी मैच्योर हो गए। नॉटिंग जूनियर सोल मास्टर अकादमी। एक नीला हार पकड़े हुए येशुई ने उसे शियाओबू की कलाई पर पहनाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत कीमती है। शियाओबू इसे सुरक्षित रखना याद रखना। उन्हें थोड़ी चिंता थी कि बच्चे कुछ दिनों तक ही उत्सुक रहेंगे और फिर खो देंगे। स्पिरिट टूल्स बहुत दुर्लभ थे। आखिरकार कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अभी तक शिफ्ट नहीं हुई थी और वह सन मून कॉन्टिनेंट पर नहीं जा सकता था। निश्चिंत रहो, ज़ियाओबू ने खुशी से हार को सहलाते हुए कहा, टीचर जब तक मैं मर नहीं जाती ये हमेशा ही रहेगा। उसे इतनी गंभीरता से बोलते देख येशुई के पास उसके सिर पर हाथ फेरने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसी बातें मत कहो। रात का समय, नहाने के बाद येशुई ने खुद को फुल लेंथ आईने में देखा। उसने लाखों साल पुरानी स्पिरिट रिंग को सौंप लिया था। हालांकि वह इसे बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन उसकी फिजिकल फिटनेस और भी बेहतर हो गई थी। उसका पहले सुंदर चेहरा अब और भी ज्यादा नाजुक हो गया था। इस वजह से समय के निशान भी गायब हो गए थे। बीबी डोंग। येशुई का एक्सप्रेशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड था। पहले वह एक जवान आदमी जैसा दिखता था, लेकिन असल में वह 50 साल का हो चुका था। उसकी उम्र बीबी डोंग के बराबर थी। संयोग से वे दोनों एक साथ बड़े हुए थे। उस समय जब उसने देखा कि कियान जुंजी बीबी डोंग को अपवित्र करने वाला है, तो गुस्से में आकर उसने कियान जुंजी को पीट कर अधमरा कर दिया। लेकिन वह खुद भी बुरी तरह घायल था। उस समय उसकी ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने बीबी डोंग को बिना जगह ही पीछे छोड़ दिया और चला गया। खुशकिस्मती से कियान डाओलियू दौड़कर वहां पहुंच गया। घटना का क्रम समझे बिना वह कियान जुंजी को ले गया और अपने नौकरों से बीबी डोंग का इलाज करवाया। जब बीबी डोंग जाग गई तो वह पूरी तरह हैरान रह गई, ये सोचकर कि यह घटना उसके साथ हुई थी और वह बहुत ज्यादा दर्द में थी। इस वजह से कियान डाओलियू के मन में उसके लिए बहुत गुस्सा था। आखिर उस बुरे आदमी की नजर में कियान जुंजी ने चाहे कुछ भी किया हो, स्पिरिट हॉल के सदस्य के तौर पर येशुई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहां तक कियान रेनिक्स की बात है तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जाने से पहले येशुई ने कियान जुंजी को दबा दी थी और आखिर में एक जिज्ञासु नौकरानी ने पहल की। एल्दये, एक ठंडी आवाज सुनाई दी, अभी तक सोए नहीं? गुई मेई। येशुई एक पल के लिए हैरान रह गया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, अंदर आओ। कमरे में एक काली आकृति पहले ही प्रकट हो चुकी थी। गुई मेई ने इधर-उधर देखा और पूछा, एल्दये, आप बिना अलविदा कहे चले गए और यहाँ आ गए? परम पावन को हमेशा आपकी याद आती रही है। येशुई ने थोड़ा मुस्कुराकर आह भरी, मुझ जैसे बेकार इंसान को मिस करने का क्या फायदा? सुप्रीम पोप बहुत व्यस्त हैं। गुई मेई ने टेबल पर एक पौधा रखा और मुस्कुराते हुए कहा, हिज होलीनेस द सुप्रीम पोंटिफ ने मुझे ये लाने के लिए कहा था। येशुई ने देखा, वह 6 पत्तियों वाला एक फूल था और बीच में एक लाल फल था, जिससे एक मनमोहक खुशबू आ रही थी। बस एक सूंघने से ही उसे अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ। एक अमर जड़ी बूटी। हाँ, बिल्कुल। गुई मेई ने सिर हिलाया और जवाब दिया, सुप्रीम पोप को ये हाल ही में मिला है। इस बार सुप्रीम पोंटिफ ने मुझे इसे रास्ते में ये डोलुओ तक पहुंचाने के लिए भेजा। येशुई ने अपने हाथों को कप के आकार में किया और शांति से कहा, धन्यवाद गोस्ट डुलो। वैसे कृपया सुप्रीम पोंटिफ को मेरा अभिवादन देना। मेरी उम्र बढ़ रही है और मुझे आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं बस अकेले और आराम से रहना चाहता हूँ। ठीक है, क्या आपके पास कोई काम है? गुई मेई एक पल के लिए हिचकिचाई और भौहें चढ़ाते हुए बोली, क्या आप गैलेक्सी डोलुओ के बारे में जानते हैं? पूरे महाद्वीप में फैली वह भयानक गड़बड़ी सुप्रीम पोप को लगता है कि उन्हें चिंता है कि कोई स्पिरिट हॉल को उखाड़ फेंकेगा और वह व्यक्ति स्वर्गदूत साम्राज्य में है। येशुई एक पल के लिए हैरान रह गया। ठीक, हेवन डू एम्पायर में। ये सचमुच एक संयोग है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह बदमाश तांगसेन है। नहीं, क्या ये वही है? येशुई को गहरी सोच में डूबा देखकर गुई मेई मुस्कुराई, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जब आपके पास समय हो तो स्पिरिट सिटी वापस आना याद रखें। यहाँ परम पावन सुप्रीम पोंटिफ के होने से यह बहुत सुरक्षित है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। इसके तुरंत बाद गुई मेई गायब हो गया। येशुई ने भौहें चढ़ाईं। स्पिरिट सिटी लौटना नामुमकिन था। हालांकि बीबी डोंग के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जब यह महिला काली हो गई तो उसे डोलुओ कॉन्टिनेंट को एक करना तय था। इसके अलावा उसने अपनी आत्मा की भी शपथ ली थी। क्या मुसीबत है? 12 चैप्टर 12 एक अजीब रात भूत डोलू का आगमन। येशुई बहुत हैरान हुई। आखिरकार यह एक असली टाइटल डोलू था। उसने टेबल पर रखी अमर जड़ी बूटी को देखा और बुदबुदाया, इस चीज ने मेरी जरूरी समस्या हल कर दी है। 6 में एक गाढ़ा फल। शियाओबू के इसे लेने के बाद वह न केवल अपनी स्पिरिट क्वालिटी को बढ़ा सकती है, बल्कि अपनी आभा को भी छिपा सकती है। डोलुओ कॉन्टिनेंट पर आत्मा का जागरण व्यक्ति के जीवन को तय करता है, लेकिन ये पक्का नहीं है। उदाहरण के लिए अच्छी स्पिरिट बोन से अमर ग्रेड की औषधीय जड़ी बूटियां बाद में स्पिरिट की क्वालिटी को बढ़ा सकती हैं। शेक 7 डेविल्स की पहली पीढ़ी में हर एक की स्पिरिट्स में कमियां थीं और उन्होंने टैंग सेन से मिली अमर जड़ी बूटियां लेकर अपनी कमियों को दूर किया। दुर्भाग्य से क्योंकि यर्निंग हॉट ब्रोकन रेड का बहुत ज्यादा महत्व था, इसलिए ज़ियाओबू ने इसे नहीं खाया। नहीं तो चाहे बीबी डोंग कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसे यह पता नहीं चल पाता कि वह 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट बीस्ट है। मुझे इसे जल्दी से ज़ियाओबू को भेजना होगा। येशुई ने गहरी सांस ली और आखिरकार एम्प्लीफिकेशन को मना कर दिया। मामला बहुत जरूरी था। क्या होगा अगर गोस्ट डोलुओ उसे फिर से देखने आए? ज़ियाओबू शायद खत्म हो गया है। आखिरकार 1 लाख साल का स्पिरिट 20 अरब डॉलर के चेक के बराबर था। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी लालच में आ जाएगा। होस्ट को याद दिलाते हुए कि तोहफा कीमती है। येशुई ने ठंडी आवाज में कहा, गिफ्ट कितना भी कीमती क्यों न हो, वह मेरे शिष्य शियाओबू की जिंदगी जितना कीमती नहीं है। हालांकि ज़ियाओबू को शिष्य बनाते समय उसके स्वार्थी इरादे थे, लेकिन जब ज़ियाओबू की सुरक्षा की बात आई तो उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। एक टीचर को ऐसा ही होना चाहिए। कुछ ही देर में येशुई शियाओबू के डॉर्मेट्री में पहुंच गया। आने से पहले वह बहुत सावधान था, ये पक्का करते हुए कि गोस्ट डुलो उस पर नजर नहीं रख रहा था। जियोबू, येशुई ने दरवाजा खटखटाया। आ रहा। शियाओबू ने दरवाजा खोला और ये देखकर कि यह येशुई है, उसने हैरानी से पूछा, टीचर आप यहाँ क्यों हैं? दरवाजे के बाहर खड़े होकर येशुई को फूलों की खुशबू आ गई थी। यह एक बड़ा सिंगल कमरा था, जिसके कोने में दिल के आकार का बड़ा बिस्तर रखा था और छत से हल्के लाल रंग के गॉस पर्दे लटक रहे थे। तकिए और रजाई सभी गुलाबी थे। येशुई को थोड़ा अजीब लगा। इस तरह आधी रात को आना सही समय नहीं लगा, है ना? ये बात बहुत साफ नहीं थी। अगर स्कूल के लोगों को ये पता चल गया तो वे सोचेंगे कि वह किसी तरह का पीडोफाइल नहीं, बुरा व्यक्ति। टीचर बैठ जाइए। ज़ियाओबू ने स्माइल दी, येशुई को अंदर खींच लिया, फिर दरवाजा बंद किया और बड़े बेड पर बैठ गई। येशुई के मुंह के कोने फड़क उठे। अब जितना ज्यादा वह इसे छिपाने की कोशिश करता, ये बात और भी साफ हो जाती। उन्होंने 6 करके एक जगह इकट्ठा होने वाला फल निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, शियाओबू, यह एक अमर किस्म की औषधीय जड़ी बूटी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। शियाओबू ने उस पर नजर डाली और पूछा, गुरुजी, अमर जड़ी बूटी क्या है? येशुई ने अपने स्टूडेंट को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से समझाया। सुनने के बाद शियाओबू मुस्कुराया और बोला, टीचर, चूंकि यह इतनी अच्छी चीज है तो क्या आपने खुद इसका इस्तेमाल किया है? येशुई ने अपना सिर हिलाया। उसकी आत्मा बहुत खास थी और उसे अमर ग्रेड की औषधीय जड़ी बूटियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, इसलिए वह अमर जड़ी बूटियां मांगने के लिए आइस एंड फायर यान वेल के पास नहीं गया। क्योंकि इसका कोई असर नहीं होगा तो फिर मुझे मत दो। ज़ियाओबू का एक्सप्रेशन बहुत गंभीर था। क्यों? येशुई को कुछ आश्चर्य हुआ। ज़ियाओबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, टीचर, आप पहले लिमिट डुलो थे, अब एक अमर जड़ी बूटी के साथ शायद आप नहीं। येशुई ने शियाओबू की बात काटते हुए कहा, मान लो। शियाओबू, 6 in 1 कॉन्सेंट्रेट फल का एक और जरूरी काम है, वही कि यह आपकी सारी जानकारी छिपा सकता है। अगर कोई स्पिरिट बीस्ट इसे खा ले तो टाइटल डुलू भी इसका असली रूप नहीं देख पाएगा। ज़ियाओबू तुरंत हैरान रह गई। उसकी आंखों में इच्छा उमड़ आई। अगर वह इसे खा लेती तो उसे टाइटल डुलुओं से मिलने की चिंता नहीं करनी पड़ती, लेकिन येशुई का क्या? इसलिए ज़ियाओबू ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, टीचर, मैं मानती हूं कि यह अच्छी बात है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। आप इसका इस्तेमाल करें। येशुई के चेहरे पर बेबसी का भाव था। शियाओबू, शियाओबू। ठीक इसी समय दरवाजे के बाहर से एक औरत की आवाज आई। शियाओबू की खूबसूरत आंखें झपक गईं। उसने येशुई की तरफ देखा और फुसफुसाया, ये बुरा है।
ये डॉर्मेट्री वार्डन है, वह मेरे कमरे का इंस्पेक्शन करने वाली है। येशुई मुस्कुराई और कहने ही वाली थी कि कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा सोचने पर लगा कि कुछ तो ठीक नहीं है। वह शियाओबू के कमरे में था। इसके अलावा बहुत देर हो चुकी थी। अगर वार्डन ने गलत सोचा तो क्या होगा? क्या सिर दर्द है? जियाओबू का सुंदर चेहरा लाल हो गया। जाहिर है उसने भी इस बात के बारे में सोचा था, भले ही वह और उसकी टीचर बहुत नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। हालांकि कमरे का रंग आधी रात के साथ, भले ही आप कहें कि यह बिजनेस है, किसी को तो इस पर विश्वास करना ही होगा। शियाओबू, क्या तुम अंदर हो? बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। शियाओबू ने जल्दी से येशुई का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, टीचर, यह एक सिंगल कमरा है और बिस्तर के नीचे कोई जगह नहीं है। ये कैसा रहेगा? तुम रजाई के अंदर छिप जाओ। किसी अजीब सी इच्छा से प्रेरित होकर येशुई ने सिर हिलाया और रजाई में घुस गई, जहां असल में एक भालू की गुड़िया थी। उसे तुरंत सिर दर्द हो गया। ये गलतफहमी और भी बड़ी होने वाली थी, लेकिन जल्द ही दरवाजा खुल गया। जियाओबू भी जल्दी से रजाई में घुस गया। येशुई अवाक रह गया। ये कैसी गड़बड़ थी? उनका पोस्चर बहुत अजीब था। जियाओबू बिस्तर पर लेटा हुआ था, जबकि येशुई जियाओबू को अपने नीचे दबाए हुए था और हिलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा था। जियाओबू, अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई, इधर-उधर देखा और पूछा, इतनी जल्दी सो गए? शियाओबू का चेहरा बहुत लाल था और वह बुदबुदाई, बहन, मुझे हल्का बुखार है, इसलिए मैं जल्दी सो गई। आपको बुखार है? महिला तुरंत परेशान हो गई, जल्दी से बिस्तर के पास गई और चिंता से पूछा, क्या आप ठीक हैं? चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। शियाओबू ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, बहन, सोने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, महिला ने तुरंत त्योरियां चढ़ाई और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, देखो तुम्हारा छोटा सा चेहरा इस तरह लाल है, ये बहुत तेज बुखार होगा। बच्चों को खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपका दिमाग खराब हो सकता है। कोई जरूरत नहीं। जियाओबू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ये बिल्कुल भी बुखार नहीं था, वह बस शर्मा रही थी, बहुत गर्म थी। कुछ मिनट तक लेक्चर देने के बाद और ये देखने के बाद कि शियाओबू अभी भी नहीं जा रहा है, महिला बस आप भरकर कह सकी, ठीक है जियाओबू, अगर कुछ हुआ तो मुझे बताना। बहन पहले जा रही है। हम तुम्हारी रजाई क्यों फूल रही है? बोलते हुए उसने रजाई को खींच लिया। येशुई का दिल तुरंत भारी हो गया। सब खत्म हो गया। असल में उनकी जिंदगी भर की रेपुटेशन एक ही झटके में बर्बाद होने वाली थी। यह एक छोटा भालू है। शियाओबू ने भालू का एक हाथ बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, बहन, मुझे लगता है कि सोते समय इसे पकड़ना बेहतर है, इससे मुझे सुरक्षा का एहसास होता है। महिला मुस्कुराई और सिर हिलाया, तो ऐसा ही है। ठीक है, तब बहन नहीं जाएगी। बुखार कोई छोटी बात नहीं है, मुझे चिंता है कि कहीं तुम्हें कोई ऐसी समस्या न हो जाए जिसका समाधान न हो सके। ऐसा क्यों न हो, तुम पहले सो जाओ और बहन तुम्हें किनारे से बचाएगी। जियाओबू हैरान रह गई, उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपक रही थीं। बहन, आप तो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। येशुई के मुंह के कोने फड़क उठे। वह सच में खुद से खेल रहा था। अगर उसे पता होता तो वह हेडमास्टर से इतना अच्छा कमरा तैयार करने के लिए नहीं कहता। इस वार्डन को साफ पता था कि जियाओबू की पहचान बहुत खास थी और जियाओबू की मीठी बातों के साथ वह इतनी जोशीली थी। नींद। जियाओबू ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, लेकिन कोई और रास्ता न होने पर उसने सिर हिलाया और रजाई के अंदर देखा। येशुई के चेहरे पर पूरी तरह से बेबसी दिखी। वे दोनों एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे। बस ऐसे ही रात बीत गई। जब शियाओबू जागी तो उसने देखा कि वार्डन जा चुका था। उसने दरवाजा चेक किया और उसे बंद कर दिया। टीचर, टीचर। येशुई धीरे से उठा, अपने मुंह के कोने से लाल पोंछी और कुछ अजीब सा भाव बना लिया। उसने सच में ऐसा ही सपना देखा था। सपने में शियाओबू पहले से ही 1.7 मीटर लंबी थी और उसका चेहरा बहुत लाल था। 0.13 चैप्टर 13 पितृपति धीरे धीरे अंधकार में बदल जाती है। अध्यापक। जियाओबू हैरान दिख रहा था। कुछ नहीं, येशुई खांसते हुए बोला। उसे याद आया कि रात में उसने शियाओबू को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। यह अनजाने में हुआ, लेकिन जानबूझकर किया गया भी लग रहा था। वैसे भी उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। जियाओबू तो अभी बच्चा था। वह क्या कर रहा था? तुम मेरे बाल कुचल रहे हो। इस समय जियाओबू बोला। येशुई को और भी अजीब लगा और वह सावधानी से उठकर कड़वी मुस्कान के साथ बोली, इसके लिए सॉरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह नहीं जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शियाओबू ने हंसते हुए कहा, सोने में कोई बुराई नहीं है। येशुई बिस्तर से उठे, खुद को संभाला और बेपरवाही से कहा, अब बिजनेस के बारे में बात करने का समय है। अब फल तोड़ो। शियाओबू बिस्तर से उठा, हाथ बढ़ाकर फल तोड़ा और पूछा, और फिर? येशुई ने सिर हिलाया और बेपरवाही से कहा, इसे खा लो और फिर पालथी मारकर बैठ जाओ। हाँ। जियाओबू ने फल को पोंछा, कुछ निवाले खाए और फिर उसे निगल लिया। तुरंत ही उसका चेहरा लाल हो गया। जियाओबू, येशुई ने गंभीर भाव से कहा, मैं बहुत जल्दी लिमिट डुलू बन गया। लेकिन मेरी शान भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। मैं किताबें पढ़ता रहा, कोई हल ढूंढना चाहता था और उस दौरान मैंने अनगिनत किताबें पढ़ी। अब अपनी स्पिरिट पावर को सर्कुलेट करो। ये सुनकर जियाओबू ने तुरंत अपनी स्पिरिट पावर को सर्कुलेट किया, लेकिन उसे जल्दी ही अपने शरीर के अंदर बढ़ती हुई पावर का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि ताकत की यह लहर उसे निगल जाना चाहती है। घबराओ मत, गैलेक्सी को फैलाओ। तुम्हारे डेंटियन में एक नदी है, वहां बहती हुई शक्ति को रास्ता दिखाओ। जियाओबू को अपने डेंटियन का एहसास हुआ और उसने सच में एक नदी खोज ली। उसने एक नजर डाली और उसका दिमाग खाली हो गया। वह हजारों तारों से बनी एक नदी थी जो बहुत गहरी थी। जब भी नदी का पानी बहता था तो ऐसा लगता था जैसे सभी चीजों में प्रकृति की आवाजें आ रही हों। अपना ध्यान केंद्रित करो। जियाओबू ने जल्दी से सिर हिलाया और ध्यान से पावर को कंट्रोल किया। तुरंत उसका पहले से फूला हुआ और दर्द वाला शरीर ज्यादा आरामदायक महसूस करने लगा। अब इसे धीरे धीरे सोखें। येशुई ने राहत की सांस ली और बुदबुदाया, एक अमर प्रोडक्ट, अगर उसे ठीक से हैंडल न किया जाए तो वह बहुत बड़ा जहर है। खुशकिस्मती से मेरे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था, इसलिए मैंने पूरे कॉन्टिनेंट की किताबें पढ़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इस समय काम आएंगी। बीबी डोन ने सिर्फ गोश्त डुलू से ही अमर प्रोडक्ट क्यों मंगवाया, बिना ये बताए कि इसे कैसे खाना है। क्योंकि बीबी डोन का मानना था कि येशुई में एक क्षमता थी। पहले का गैलेक्सी डोलू कोई साधारण किरदार नहीं था। शियाओबू की आंखें कसकर बंद थीं और कभी-कभी उसके सुंदर चेहरे पर पसीना आ जाता था। येशुई किनारे पर पहरा दे रही थी, बीच-बीच में शियाओबू का पसीना पहुंच रही थी और अचानक उसे हल्की खुशबू आ गई। जैसा कि एक अमर प्रोडक्ट से उम्मीद की जाती है। जब तक जियाओबू ने 6-in-1 कॉन्सेंट्रेट फल को सही तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, तब तक शायद उसे परफ्यूम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह नेचुरली खुद ही खुशबू छोड़ देगी। इसके अलावा यह एक ऐसी खुशबू थी जिससे दूसरों के मन में उसके बारे में अच्छी राय बन जाती थी। एक दिन चला गया था। जियाओबू ने अचानक अपनी आंखें खोली। येशुई को देखकर वह एकदम से हैरान रह गई और पूछा, टीचर आप? वह बता सकती थी कि येशुई के चेहरे पर थकान का निशान था। साफ है, जब तक वह 6 में एक गाढ़ा फल सोखती रही, टीचर ने भी उतनी ही देर तक उसकी रक्षा की थी। ये ठीक है। येशुई ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया, आखिरकार यह एक अमर प्रोडक्ट है, मुझे देखते रहना था। शियाओबू, तुम्हें कैसा लग रहा है? शियाओबू ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और मन ही मन कसम खाई, टीचर, मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगी। फिर उसने येशुई को अपने शरीर के साथ हुई हर बात बताई और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरी स्पिरिट पावर सिर्फ एक रैंक बड़ी है, ये बहुत कमजोर है। येशुई ने अपना सिर हिलाया और समझाया, तो आप गलत हैं। 6 में एक गाढ़ा फल खाने के बाद आप एक साथ 6 दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब ये भी है कि आपकी खेती 6 गुना तेज हो जाएगी। इसके अलावा समझ भी वही है, अपनी आत्मा को मुक्त करो। हाँ। जियाओबू ने तुरंत अपनी आत्मा सॉफ्ट बोन्स रैबिट को छोड़ दिया। अच्छा। येशुई ने ताली बजाई और जोर से हंसते हुए आह भरी, इसी वजह से तुम्हारी आत्मा भी विकसित हुई है। सॉफ्ट बोन्स रैबिट स्पिरिट को टॉप टियर नहीं माना जाता है, लेकिन 6-in-1 कॉन्सेंट्रेट फल खाने के बाद ये बहुत स्ट्रांग लगता है। थैंक यू टीचर। जियाओबू ने सम्मान से सिर झुकाया, उसकी बड़ी आंखें येशुई को देख रही थी क्योंकि उसे वह रात याद आ रही थी। टीचर रजाई में दुबक गए थे, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इतने अच्छे टीचर वह उन्हें जिंदगी भर याद रखेंगी। शिष्य शियाओबू का मां बाप के प्रति भक्ति भाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस तोहफे पर कूलडाउन टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। येशुई ने सिस्टम की आवाज सुनी। डिंग। होस्ट ने शिष्य जियाओबू को 6-in-1 गाढ़ा फल दिया। एम्प्लीफिकेशन चल रहा है। होस्ट को 10 गुना एम्प्लीफिकेशन बनाने और अमर प्रोडक्ट 10 दिशा वाला गाढ़ा फल पाने के लिए बधाई। नोट, एम्प्लीफिकेशन के बाद आइटम गिफ्ट नहीं किए जा सकते। येशुई एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर उसका दिल बेतहाशा खुशी से भर गया। क्या हो रहा था? क्या 3 दिन का कूलडाउन नहीं था? क्या मां बाप का प्यार धीरे धीरे खराब हो रहा है? अरे यार, मुसीबत मत खड़ी करो। येशुई पहले ही चुप हो गई थी। ये किस तरह का काम था? क्या एक टीचर को यही नहीं करना चाहिए? शियाओबू, तुम्हारा मां बाप का प्यार क्यों खराब हो गया है? टीचर। येशुई को स्थिर देखकर शियाओबू ने पूछा, क्या आप थक गए हैं? मैं तुम्हारी पीठ पर मुक्का मारूंगा। ये कहने के बाद वह बाथरूम में गई, अपने हाथ धोए और उसके बाद ही येशुई के पीछे आई। येशुई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। ये सही है। जियाओबू ने गंभीर भाव बनाए, फिर थोड़ी शर्मिंदगी से मुस्कुराया, टीचर अपने कपड़े उतारो। येशुई पूरी तरह से हैरान रह गया। मेरे प्यारे शियाओबू, क्या तुम कुछ ज्यादा ही सीधे नहीं हो? ये तो दिन का उजाला है। इसके अलावा क्या आपका शरीर इसे ले सकता है? इतनी कम उम्र में आपने ये सब बातें कहां से सीखी? नहीं, एक ईमानदार टीचर होने के नाते उसे जियाओबू के बुरे विचारों को ठीक करो। कम से कम इस बारे में बात करने से पहले आप बड़े होने तक तो इंतजार करें।
टीचर ज़ियाओबू ने आंखें झपकाई और कुछ उलझन में पूछा, इमिन, एक टीचर को न सिर्फ ज्ञान देना होता है बल्कि इंसान होने के सिद्धांत भी सिखाने होते हैं। इस तरह येशुई ने अपना सिर घुमाया और सख्ती से डांटा, शियाओबू, तुम अभी बहुत छोटे हो, इस तरह का काम नहीं किया जा सकता। ज़ियाओबू की खूबसूरत आंखें झपक गईं। येशुई ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उससे बात भी नहीं की जा सकती थी। उसके पास अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरा मतलब है, आखिरकार तुम अभी भी जवान हो और तुम्हारा शरीर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। टीचर ज़ियाओबू ने हैरानी से जवाब दिया, जब मैंने आपसे कपड़े उतारने को कहा था तो मैं आपको मसाज देना चाहता था। आपने कहा कि मेरा शरीर ठीक से विकसित नहीं हुआ है। अरे, येशुई हैरान रह गया, लेकिन आखिर उसकी चमड़ी मोटी थी और मुस्कुराया, ऐसा ही होता है। तुम्हारा शरीर ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए मुझे चिंता थी कि तुम थक जाओगे। क्या ऐसा है? ज़ियाओबू ने येशुई को बहुत शक से देखा। उसे हमेशा लगता था कि टीचर की बातों का कोई छिपा हुआ मतलब होता है। बेशक, येशुई ने अपना सिर उठाया और जोर से हंसा, तारों वाले समुद्र की ओर। शियाओबू, हमारा भविष्य उम्मीदों से भरा है। आखिर में येशुई ने अपना ऊपरी कपड़ा उतार दिया। शियाओबू ने येशुई की पीठ पर मालिश की और पूछा, कैसा है टीचर? बुरा नहीं। येशुई बहुत संतुष्ट था। शियाओबू, आपकी मसाज टेक्निक सच में बेहतर से बेहतर होती जा रही है। ऐसे दिन कहाँ मिलेंगे? ज़ियाओबू बस एक मोबाइल परफ्यूम की तरह था। इमिन, येशुई ने तय किया कि भविष्य में वह कुछ और महिला शिशु को अपने साथ रखेगा। एक उसकी पीठ थपथपाएगी, एक उसके पैर थपथपाएगी और एक उसे अंगूर खिलाएगी। ऐसे दिन सचमुच अमर जीवन के थे। येशुई की तारीफ सुनकर ज़ियाओबू ने और भी ज्यादा कोशिश की। येशुई की पीठ को देखते हुए उसकी आंखों से प्यार की एक झलक झलक रही थी। टीचर का फिगर बहुत अच्छा था। 14 चैप्टर 14 यू शियाओगांग, क्या तुम मुझे चैलेंज करने की हिम्मत करते हो? आधे घंटे बाद येशुई ने शियाओबू के कोमल हाथ को थपथपाया और मुस्कुराया, शियाओबू, मेरे जाने का समय हो गया है। 6 एक केंद्रित फल के साथ आपको ठीक से खेती करनी चाहिए। मुझे पता है। ज़ियाओबू ने गंभीरता से सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ याद आया और पूछा, टीचर, दरअसल मेरा एक सवाल है, आपने मुझे अपना शिष्य क्यों बनाया? ये वह सवाल भी था जिससे वह हमेशा से जूझ रही थी। येशुई अब सिर्फ लेवल 9 का स्पिरिट स्कॉलर था, लेकिन वह एक लिमिट डुओ था जिसका स्टेटस बहुत बढ़िया था। अगर येशुई शिष्य बनाना चाहते तो कौन जानता था कि कितने जीनियस तैयार हो जाते। उसमें कुछ खास बात नहीं थी, है ना? येशुई ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और बेपरवाही से कहा, शियाओबू, मुझे बताओ, शिष्य बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? शियाओबू ने एक पल सोचा और जवाब दिया, गुरुजी, शिष्य बनाना टैलेंट और पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है ना? मैंने दूसरों को इसके बारे में बात करते सुना है। गलत। येशुई ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, मैं शिष्य बनाते समय कभी टैलेंट नहीं देखता। क्यों? ज़ियाओबू बहुत हैरान हुआ। क्या एक आम इंसान पहले टैलेंट और फिर पर्सनैलिटी नहीं देखता? येशुई ने अपनी तर्जनी उंगली हिलाई और धीरे से कहा, ये बहुत आसान है। क्योंकि मेरा शिष्य कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, ये नामुमकिन है कि वह मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शियाओबू हैरान रह गया। ये किस तरह का कारण था? ये थोड़ा अजीब लगा। वह मुस्कुराई और पूछा, तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो। बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बढ़ते हैं। येशुई ने अचानक कहा, लेकिन किस्मत से आखिर में खुद को रोक लिया और गहरी आवाज में कहा, बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नेचुरल टैलेंट बहुत बढ़िया है और आपकी पर्सनैलिटी भी खराब नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता। ज़ियाओबू ने मुंह बनाया। एक नजर में समझ गया टीचर झूठ बोल रहे थे। ब्रो के बाद क्या आना था? येशुई खड़ी हुई, उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराई, मानो या ना मानो। बेशक उन्होंने उसे शिष्य बना लिया क्योंकि शियाओबू में अच्छा टैलेंट था। हम बिल्कुल इसलिए नहीं कि शियाओबू अच्छा दिखता था और नहीं इसलिए कि उसके पास हर तरफ उसकी सेवा करने के लिए कोई महिला शिष्य नहीं थी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। येशुई को दरवाजे से बाहर जाते देख ज़ियाओबू दरवाजे पर गया और देखा। येशुई की पीठ बहुत मजबूत थी, उसमें एक अजीब सी सुरक्षा की भावना थी। वह टीचर से अलग होने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। अचानक उसने एक लकड़ी की कंघी निकाली। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी नजर चमक उठी। यह आखिरी चीज थी जो उसकी मां ने उसे छोड़ी थी। डॉर्मेट्री से निकलने के बाद येशुई को वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। अगर वह अभी 10 दिशाओं वाला एक ही फल ले भी ले तो भी वह उसे तोड़ नहीं पाएगा। इस तरह वह टहलने की तैयारी करते हुए अकादमी के बाहर चला गया। ठीक इसी समय एक लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। टीचर, ये तानसान ने येशुई को घूरते हुए बेपरवाही से कहा, टीचर ने आपको बुलाया है। येशुई ने भौहें चढ़ाईं। ग्रैंड मास्टर, ये कचरा उसे किस लिए ढूंढ रहा था? फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, रास्ता दिखाओ। ठीक है। तानसान ने सिर हिलाया और आगे चल दिया। डॉर्मेट्री बिल्डिंग का सबसे ऊपरी फ्लोर। येशुई तानसान का पीछा करते हुए यहां पहुंचा। दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। उसने एक नजर डाली। ये 30 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ था और इसमें एक बुकशेल्फ थी। तुम यहाँ हो? ग्रैंड मास्टर ने जलती हुई आंखों से येशुई को देखा। क्या बात है? येशुई भी चुप नहीं रहा। अंदर जाते ही वह बैठ गया और मुस्कुराया, ग्रैंड मास्टर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भले ही आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं और मुफ्त का सामान लेते हैं, फिर भी आपके पास ये कमरा है। टीचर, ये तानसान के चेहरे पर गुस्सा आ गया। कृपया मेरे शिक्षक का सम्मान करें। येशुई की वजह से उसके मन में ग्रैंड मास्टर के लिए थोड़ा शक पैदा हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसे ग्रैंड मास्टर का पिता जैसा प्यार महसूस हुआ। लिटिल सैन, ग्रैंड मास्टर ने अपना सिर उठाया, नक्कड़ येशुई को घूरा और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम स्पिरिट हॉल के सदस्य हो। आपका नाम येशुई है ना? गैलेक्सी डोलुओ, टाइटल डुलुओ। तानसान ने अपनी आंखें चौड़ी की। उसकी नजर में हैरानी का भाव था। येशुई सिर्फ 20 साल का लग रहा था, लेकिन असल में वही टाइटल डुलुओ था। ये कैसे संभव था? क्या आप जनगणना कर रहे हैं? येशुई ने मुंह बनाया। उसने अंदाजा लगाया कि ग्रैंड मास्टर ने जरूर किसी को ये पता लगाने के लिए बेशर्मी से परेशान किया होगा। यह आदमी सच में बहुत मोटी चमड़ी का था। ग्रैंड मास्टर ने तानसान को समझाया, यह मत देखो कि वह कितना छोटा है। असल में वह पहले से ही 50 साल का है और यह एक टाइटल वाला डोलुओ है जो अंधेरे में छिपा है। यहाँ तक कि मौजूदा सुप्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है महाराज। तानसान के चेहरे पर हैरानी थी। ये तो बहुत डरावना था। एक शीर्षक डोलो। इसके बारे में सुनकर ही उसे लगा कि यह अविश्वसनीय है। येशुई ने थोड़ा मुस्कुराकर बेपरवाही से कहा, ऐसी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, वह तो पुरानी बात हो गई। आजकल मेरी स्पिरिट पावर रैंक 9 है। ग्रैंड मास्टर, क्या आप यहाँ दिखावा करने आए हैं? ग्रैंड मास्टर ने सिर हिलाया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, उस छोटी लड़की के बारे में मैंने एक थ्योरी सोची है। जब तक कोई स्पिरिट बीस्ट अपनी मर्जी से खुद को कुर्बान करता है, तब तक आप बहुत ज्यादा पुरानी स्पिरिट रिंग, मान लीजिए 1 लाख साल पुरानी भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या मैं सही हूँ? येशुई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तानसान ने थ्योरियां चढ़ाईं और पूछा, टीचर, क्या इंसान और स्पिरिट बीस्ट पानी और आग की तरह बेमेल नहीं है? क्या अभी भी ऐसे स्पिरिट बीस्ट हैं जो खुद को कुर्बान करने के लिए इतने बेवकूफ हैं? येशुई ने अपनी बाहें मोड़ लीं। आम हालात में सच में ऐसा नहीं होता, लेकिन प्यार नाम की चीज बहुत बुरी होती है। ग्रैंड मास्टर ने एक पल सोचा और जवाब दिया, मैं इसे कैसे कहूँ? ये बहुत मुश्किल है। गैलेक्सी डुलुओ, मुझे पता है कि यह निश्चित रूप से इस कारण से नहीं है। फिर आपके शिष्य ने उसकी स्पिरिट रिंग को कैसे सोख लिया? येशुई ने भौहें चढ़ाईं और कहा, ग्रैंड मास्टर, मुझे आपको ये बताने का क्या अधिकार है? ग्रैंड मास्टर ने दांत पीसते हुए बुकशेल्फ से एक किताब निकाली, येशुई को दी और बेपरवाही से कहा, यह मेरी थ्योरी है। मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि हम सब मिलकर काम करें और कॉन्टिनेंट के लिए एक परफेक्ट थ्योरी छोड़ें। बिल्कुल सही। येशुई जोर से हंसा और मजाक उड़ाया, यू शियाओगांग, क्या तुम इसके लायक भी हो? मेरी नजर में तुम जिक्र के लायक नहीं हो। वैसे मैं तुम्हें एक बेकार थ्योरी बताता हूँ, त्याग की कोई सीमा नहीं होती। एक बार जब स्पिरिट बीस्ट की मेंटल फोर्स एक हद तक मजबूत हो जाती है तो टाइटल डुलुओ उसे झेल नहीं पाता। येशुई ने जिस चीज की बात की वह असल में तियानमेन था, जो एक रेशम का कीड़ा था जिसे लाखों साल से पाला जा रहा है। फिर भी लड़ाई में ये पूरी तरह कमजोर था। ग्रैंड मास्टर का दिल थोड़ा कांप उठा जब उन्होंने पूछा, ये स्पिरिट बीस्ट कितने साल पुराना है? 1 मिलियन साल। येशुई खड़ा हो गया। वह दरवाजे तक पहुंचा और किनारे पर हैरान तानसान को देखा। बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे शिष्य को परेशान करना बंद करो, वरना अगर तुम्हारे पीछे कोई टाइटल वाला डोलुओ भी हो तो भी वह तुम्हें नहीं बचा पाएगा। येशुई को जाते देख तानसान की आंखों में जानलेवा इरादे की एक चमक उभर आई। तानसैक मिस्टीरियस हेवन ट्रेजर रिकॉर्ड जनरल समरी रूल 3, एक बार जब आप ये तय कर लें कि आपका ओपोनेंट दुश्मन है, तो जब तक उनके पास अपनी मौत लाने का कोई तरीका हो तब तक दया न दिखाएं, नहीं तो ये सिर्फ आपके लिए परेशानी बढ़ाएगा। ग्रैंड मास्टर कुछ निराश हुए और आह भरते हुए बोले, कितनी अफसोस की बात है। ये व्यक्ति बहुत रहस्यमय है। अगर मैं पूछने नहीं गया होता तो शायद मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तानसान ने भौहें चढ़ाकर कहा, टीचर, हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वह पहले कितना भी ताकतवर क्यों न रहा हो, अब वह सिर्फ एक स्पिरिट स्कॉलर है, कुछ खास नहीं। इसके अलावा कौन ये तय करता है कि किसी स्टूडेंट को अच्छी तरह पढ़ाने के लिए टाइटल डुलुओ होना जरूरी है? ग्रैंड मास्टर की आंखें चमक उठी। उन्होंने उत्साह से टैंग सैन के कंधे पकड़े और जोर से हंसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। छोटे सैन, तुम सच में टीचर के अच्छे स्टूडेंट हो। तानसान भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें उदासी से भरी थी। तो क्या हुआ अगर आप एक टाइटल डुलुओ हैं? जब मैं गुवानिन के आंसू बनाऊंगा तो क्या तुम्हें मुझे अपना शिष्य न बनाने का पछतावा होगा?
15 चैप्टर 15 दिव्य लोक में उथल-पुथल राक्षस भगवान धरती पर उतरे। ईश्वरीय क्षेत्र राक्षस भगवान ने मुंह बनाते हुए पूछा, समुद्र देवता क्या स्थिति सचमुच इतनी खतरनाक है? समुद्र देवता ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, राक्षस देवता क्या आपको अभी भी 2 लोक ग्रह की शुरुआत याद है? शुरू में डुलुओ प्लैनेट काफी नॉर्मल था, क्योंकि गॉड रेल का ऑरा लीक हो गया था और बहुत सारे डिवाइन बीस्ट के गिरने से दोनों मिलकर स्पिरिट मास्टर्स और स्पिरिट बीस्ट बन गए। राक्षस भगवान के चेहरे पर वह लड़ाई याद आ गई जो पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, वह भयानक लड़ाई। मैंने सुना है कि ड्रैगन भगवान के मूड में बदलाव के कारण वह लड़ाई हुई। हाँ, समुद्र देवता का चेहरा भी उतना ही गंभीर था जब उन्होंने बुदबुदाया, इतने बड़े पैमाने की खगोलीय घटना सच में डरावनी है। भगवान राजाओं को शक है कि सिल्वर ड्रैगन राजा वहां खींचा चला आएगा। नामुमकिन। राक्षस भगवान ने अपनी खूबसूरत आंखों से घूरा। ये 2 लोग है और हम इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। सिल्वर ड्रैगन किंग पहले ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। यहाँ घुसना सुसाइडल होगा। समुद्र देवता ने उसकी तरफ देखा और कड़वी मुस्कान दी। क्या तुम जानती हो कि ड्रैगन देवता 2 हिस्सों में बंट गया, गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग? उनमें से गोल्डन ड्रैगन किंग को ड्रैगन भगवान की असली ताकत और शारीरिक क्षमताएं विरासत में मिली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिल्वर ड्रैगन किंग कमजोर है। उसे ड्रैगन गॉड की एलिमेंटल मास्टरी विरासत में मिली है, जिससे उसे पहचानना हमारे लिए नामुमकिन है। राक्षस भगवान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? समुद्र देवता, आप मुझसे बाद में देवता बने, इसलिए आपको 2 लोक ग्रह की स्थिति के बारे में बेहतर पता होना चाहिए, है ना? समुद्र देवता ने आंख भरी और सिर हिलाया। बाद में, हाँ, लेकिन देव राजाओं ने कहा कि यह भी हो सकता है या भविष्य में हो सकता है। सिल्वर ड्रैगन किंग एक छिपा हुआ खतरा है। अभी गोल्डन ड्रैगन किंग को फॉरबिडन लैंड ऑफ गॉड्स में दबा दिया गया है, इसलिए वह अकेली बची है जो गॉड रेल को उखाड़ फेंक सकती है। राक्षस भगवान हैरान रह गए। भगवान के राज्य को उखाड़ फेंकना, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? लेकिन ड्रैगन गॉड की रहस्यमयी और अनप्रेडिक्टेबल शक्तियों के बारे में सोचते हुए अगर सिल्वर ड्रैगन किंग डुलुओ प्लैनेट पर उन दिव्य जानवरों के वंशजों के खून को सोख लेता है भविष्य में, शायद। राक्षस भगवान, एक हल्की हंसी गूंजी। असुर भगवान, आवाज सुनकर राक्षस भगवान का चेहरा बहुत भद्दा हो गया और वह तुरंत गायब हो गए। लेकिन जल्द ही वह व्यस्त हालत में वापस आ गई। उसकी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं। क्या यह असुर भगवान की शक्ति है जो भगवान के दायरे के 3 कानून लागू करने वालों में से एक है? कितनी भयानक शक्ति! वह पहले ही स्पेस से जुड़ चुकी थी, फिर भी उस पर एक अजीब ताकत का हमला हुआ। असुर भगवान, राक्षस भगवान ने धीरे से उसके होंठ काट लिए। उसकी ओर देखते हुए असुर देवता ने बेपरवाही से कहा, मुझे देखते ही इतनी जल्दी क्यों चले गए? क्या गॉड रेल कमेटी की मीटिंग बेकार में हुई थी? वैसे क्या आपके पास येशुई नाम के उस आदमी से संपर्क करने का कोई तरीका है? राक्षस भगवान ने गुस्से से कहा, मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मैं उस आदमी से कांटेक्ट क्यों करूं? वह एक बदमाश है। समुद्र देवता हैरान रह गए। उन्हें लगा कि कुछ मजेदार हो रहा है। असुर भगवान ने अपना चेहरा सीधा किया और भारी आवाज में कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। येशुई से बात करो और उसे ध्यान से देखने को कहो। अगर स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में कुछ भी होता है तो हमें तुरंत बता देना। सिल्वर ड्रैगन किंग शायद वहां आ गया है। राक्षस भगवान ने अपना मुंह मरोड़ा और उपहास करते हुए कहा, इसके बारे में सोचो भी मत। असुर भगवान, मैं आपका कुछ सम्मान करता हूं, लेकिन मुझसे आपकी बात मानने की उम्मीद करना तो सवाल ही नहीं उठता। नाराज होकर असुर भगवान चिल्लाए, राक्षस भगवान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी भावनाओं को अपने कामों पर हावी न होने दो। येशुई एक ऐसी इंसान है जिसमें मेरी दिलचस्पी है। तुमने बाद में दखल दिया और लगभग उसे शैतानी जुनून का शिकार बना दिया। किस्मत से वह पहले से ही एक डेमी गॉड था, नहीं तो वह खत्म हो गया होता। राक्षस भगवान ने अपना सिर घुमाते हुए कहा, इसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो उस बच्चे की गंदी जबान को दोष दें। समुद्र देवता की आंखें चमक उठीं और उन्होंने पूछा, गंदा मुंह? ओह राक्षस देवता, हमें इसके बारे में सब बताओ। गपशप करना उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी। राक्षस भगवान ने समुद्र भगवान को घूरा। उनकी दिव्य शक्ति उनके चारों ओर लहरा रही थी। वह असुर देवता को तो नहीं हरा सकी, लेकिन समुद्र देवता जैसे व्यक्ति को संभालना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। असुर भगवान नाराज हो गए और राक्षस भगवान को दबाने के लिए आगे आने का मन किया, लेकिन भगवान के लोक में चल रही उथल-पुथल को याद करके उन्होंने खुद को रोक लिया। इसलिए ठंडे चेहरे से उसने चिल्लाकर कहा, राक्षस भगवान, मैं तुम्हें असलियत समझने का मौका देता हूं, जीवन और विनाश। ये ड्रैगन भगवान की शक्ति है। क्या ये काफी है? ठीक है। राक्षस भगवान खुशी से झूम उठे। हालांकि ड्रैगन गॉड 2 हिस्सों में बंट गया था, लेकिन वह बिना किसी शक के गॉड रेल के इतिहास में सबसे ताकतवर गॉड था। कोई बात नहीं, अगर वह इसका थोड़ा सा भी हिस्सा समझ पाती तो वह जय हो जाती। इस दौरान येशुई पूरी तरह से तरोताजा महसूस करते हुए साधना कर रही थी। हालांकि वह आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन उसकी स्पिरिट पावर का पूरे शरीर में फैलना अभी भी बहुत आरामदायक था। उन्हें मानना पड़ा कि 10 डायरेक्शंस हॉट फ्रूट सच में एक शानदार चीज थी। इसकी वजह से उनकी खेती की स्पीड 10 गुना बढ़ गई थी। मूलतः येशुई पहले से ही एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। 30 वर्ष की आयु से पहले ही लिमिट 2 तक पहुंच गया था और लगभग शाश्वत युवावस्था बनाए रखी थी। अब उसकी खेती की स्पीड 10 गुना तेज हो गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि वह इतिहास में नंबर 1 हस्ती थे। येशुई को इस बात पर जरा भी शक नहीं था कि अगर वह फिर से साधना करे तो उसे 5 साल के अंदर लिमिट 2 बनने का कॉन्फिडेंस था। 11 साल का लिमिट 2 इसके बारे में सोचना ही डरावना था। येशुई को अचानक एक आकर्षक आवाज सुनाई दी। याद करने से पहले वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह जब तक जीवित रहेगा इस आवाज को कभी नहीं भूल सकता। राक्षस भगवान, येशुई ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम इसके पीछे हो। कोई हैरानी नहीं की। मैं आगे नहीं बढ़ सका। कमरे में एक बहुत ही सुंदर भूत दिखाई दिया। राक्षस भगवान ने एक लाल ड्रेस पहनी थी जिसमें हाई स्लिट था, जिससे उनके लंबे बर्च जैसे सफेद पैर हल्के से दिख रहे थे। येशुई तुरंत स्तब्ध रह गया। राक्षस भगवान को कदम दर कदम पास आते देख उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम भगवान हो। बिना वजह के मौत की दुनिया में उतरना मुसीबत लाएगा। अब वह सच में घबरा गया था और मन ही मन कोस रहा था, असुर भगवान, तुम बहुत ज्यादा भरोसे लायक नहीं हो। भगवान के लोक के 3 कानून लागू करने वालों में से एक और राक्षस भगवान के दुश्मन होने के नाते आप इस औरत को मौत के लोक में कैसे जाने दे सकते हैं? राक्षस भगवान चाहते थे कि वह येशुई को एक ही हथेली के वार से मार दे, लेकिन असलियत को समझने के लिए वह बैठ गई और अपने लंबे बर्च जैसे सफेद पैरों को एक बहुत ही सुंदर मोड़ में मोड़ लिया। एक नजर देखकर येशुई अपनी नजरें नहीं हटा सका और अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेती की थी, थोड़ा नजारा देखने में क्या बुराई थी? क्या तुमने काफी देख लिया? राक्षस भगवान का सुंदर चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अभी नहीं, मेरा मतलब है, हाँ मैंने काफी देख लिया है। अपना सिर उठाते हुए येशुई ने भौहें चढ़ाई और कहा, मैंने पहले सोचा था कि असुर भगवान बेकार या मर चुके हैं। लगता है कोई और कारण है। राक्षस भगवान, आपको बहुत समय से नहीं देखा। आपके पैर और भी गोरे लग रहे हैं। तुम मौत चाहते हो? राक्षस भगवान गुस्से में आ गए। उन्होंने अपना नाजुक सुंदर हाथ बढ़ाकर येशुई का गला पकड़ लिया। उसकी आंखें जान से मारने के इरादे से भरी हुई थीं। हे मनुष्य, अपने दिव्य परीक्षण के दौरान तुमने मुझे अपवित्र किया। अब तुम फिर से बोलने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? येशुई का चेहरा लाल हो गया, फिर भी उसने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया और उसने कहा, डराना बंद करो। आपने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया और मैंने अभी तक आपसे हिसाब भी नहीं लिया है। अपनी उंगलियां वापस लेते हुए राक्षस भगवान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मनुष्य, मैंने तुम्हारी सफलता को नहीं रोका। ठीक कहूं तो मुझे भी नहीं पता। येशुई को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। भगवान के अलावा और कौन उसकी सफलता को रोक सकता था? या शायद उसकी खेती की तकनीक नहीं हो सकती, है ना? राक्षस भगवान को थोड़ा से डर हुआ। ये बच्चा होशियार था और शायद कुछ अंदर की जानकारी जानता था। इसलिए उसने गहरी सांस ली और बेपरवाही से कहा, जब तक आप इस भगवान के लिए एक शर्त मान लेंगे, मैं आपकी बैद भी नहीं करूंगी। हे मनुष्य, तुम क्या कहते हो? 16 अध्याय 16 राक्षस भगवान के साथ छेड़छाड़। क्या आप अभी मुझे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? येशुई तुरंत गुस्से में आ गई और गुस्से में एक कदम आगे बढ़ गई। ये पहले से ही काफी अच्छा है कि मैं आपसे जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, फिर भी आप मुझे इस निंदा के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। राक्षस भगवान की खूबसूरत आंखें एक पल के लिए जम गईं और मारने का इरादा उमड़ाया। बहुत समय हो गया था जब किसी इंसान या भगवान ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी। पिछली बार जब किसी ने ऐसा किया था तो वह भी यही बच्चा था। क्या वह सचमुच मौत से नहीं डरता? कोई भी मौत से नहीं डरता। राक्षस भगवान ने अपनी पतली जेड जैसी उंगलियों से येशुई के गाल को छुआ। आप जिम्मेदारी की बात करते हैं? इस स्ट्रोक से वह कुछ हैरान हुई। इस आदमी का चेहरा इतना कोमल कैसे हो सकता है? ये भगवान इस बार नश्वर लोक में तुम्हारी शिकायतें सुनने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे कुछ करवाने के लिए आया है, समझे? किस आधार पर? येशुई ने गुस्से से कहा, मैं आपका गुलाम नहीं हूं, राक्षस भगवान। मैं पहले भगवान बनने में कामयाब रहा था और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। राक्षस भगवान ने हंसते हुए मजाक उड़ाया, सिर्फ कचरा ही बहाने बनाता है। मैं आपको बता दूं, एक गॉड किंग में भी अपनी गॉड पोजीशन बनाने की काबिलियत नहीं होती। आपकी तो बात ही छोड़िए। तुम ही वो इंसान हो जिस पर भगवान को प्यार हो गया है।
ओह, येशुई ने मजाक में कहा, क्या इसका मतलब है कि मुझे सम्मानित महसूस करना चाहिए? ठीक है, भगवान राक्षस भगवान, ठीक है, राक्षस भगवान ने सिर हिलाया, उनका चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। इस बच्चे ने आखिरकार हार मान ली थी। अगर येशुई उस समय अपना सिर झुका पाते तो वे दूसरे राक्षस भगवान होते। उस समय उसने येशुई को अपने पीछे आने का मौका देने का वादा भी किया था, लेकिन येशुई ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक इसी समय येशुई ने हाथ बढ़ाकर जल्दी से राक्षस भगवान के कोमल स्थान को छुआ और उसके दिल में काफी हैरानी हुई। ये सचमुच असली था, ऐसा लग रहा था कि राक्षस भगवान ने कोई अवतार बना लिया है। राक्षस भगवान के चेहरे पर अकड़न आ गई। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि येशुई इतनी बोल्ड होगी। हालांकि वे बहुत पास खड़े थे, लेकिन राक्षस भगवान के हिसाब से किसी भी इंसान के लिए किसी भगवान का विरोध करना बस अपनी मौत मानना था। येशुई चाहे कितना भी बोल्ड क्यों न हो, वह सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें ही कर सकता था। फिर भी इस आदमी ने सच में कोई कदम उठाया। पहले कुछ ब्याज इकट्ठा करना। येशुई ने उसकी तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, क्या मैंने अभी तुम्हें छुआ नहीं? इतनी छोटी बात क्यों? हे मनुष्य, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। राक्षस भगवान तुरंत खड़े हो गए और येशुई को बर्फीली ठंडी आंखों से घूरने लगे, क्योंकि दिव्य शक्ति उसके शरीर के चारों ओर फैल रही थी। हालांकि यह उसका दिव्य शक्ति अवतार था, लेकिन अवतार के सामने आने वाली हर चीज उसके असली शरीर में चली जाती थी। इसका मतलब यह भी था कि असल में किसी इंसान ने उसका अपमान किया था। बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भगवान बनने से पहले उसने कभी किसी पुरुष से रिश्ता नहीं बनाया था। इतना करीबी रिश्ता तो दूर की बात है। राक्षस भगवान, एक बर्फीली ठंडी आवाज गूंजी। काम पर ध्यान दो। राक्षस भगवान ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनकी दिव्य शक्ति एक लंबी तलवार में बदल गई, जो येशुई के सिर की ओर वार कर रही थी। येशुई ने भौहें चढ़ाईं। असुर भगवान, अपना काम संभालो। इस औरत ने तुम्हारी दो विरासतें खराब कर दी और तुम भगवान के राज के लोगों में से एक हो। तुम इतने डरपोक नहीं हो सकते, है ना? टकराना। लंबी तलवार टूट गई और दिव्य शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी पर लौट आई। राक्षस भगवान, ये देवराजा का आदेश है, आप केवल इसका पालन कर सकते हैं। अब उसे स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में ले जाओ। आपको कोई भी जानकारी लीक करने की अनुमति नहीं है। राक्षस भगवान का चेहरा बदल गया और उन्हें पता चला कि असल में उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं बची थी। धिक्कार है असुर देवता पर, जैसा कि भगवान के दायरे के 5 सबसे बड़े जीवों में से एक से उम्मीद की जाती है। लंबी तलवार को टूटते देख येशुई को पता चल गया कि वह सुरक्षित है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, राक्षस भगवान, लगता है तुम मुझे मार नहीं सकते। इसके अलावा किसी ने एक बार कहा था कि जब मुझे राक्षस का भगवान पद मिल जाएगा तो वह मुझे उसका पीछा करने का मौका देगी। अब बहुत देर नहीं हुई है ना? राक्षस भगवान ने येशुई को घूरा। उसकी खूबसूरत आंखें मारने के इरादे से भरी हुई थी। यह आपको विरासत में नहीं मिला है। अगर यह आपको विरासत में मिला होता तो मैं आपको एक मौका देता। येशुई ने हंसते हुए कहा, यह महिला सच में एक नेचुरल ग्रीन टी थी। अगर उसे सच में यह विरासत में मिला होता तो भी यह औरत उसे फंसाती और बिल्कुल भी राजी नहीं होती। वह पागल नहीं था। येशुई, राक्षस भगवान ने चारों ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस बार मेरा एक मिशन है। हम स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जा रहे हैं। येशुई तुरंत जम गया। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट, हम वहां किस लिए जा रहे हैं? वह शियाओबू का घर था, साथ ही दामिंग और एमिंग का भी घर था। आखिर राक्षस भगवान का मिशन क्या था? उसने सीधे से हिलाया और मुस्कुराया, अगर आप मुझे मिशन नहीं बताएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। राक्षस भगवान ने दांत पीस लिए, लेकिन आखिरकार खुद को रोक लिया और पूछा, क्यों? कोई कारण नहीं। येशुई ने भावशून्य चेहरे और बेपरवाह लहजे में कहा, उस समय आपने राक्षस भगवान की विरासत को किसी और चीज में बदल दिया था। उस समय मुझे लगा कि यह असुर भगवान की विरासत है। विरासत में मिलने के बाद ही मुझे पता चला। किसने सोचा था कि अब तुम खुद को कोकून में बंद कर लोगे? राक्षस भगवान ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। उसने सचमुच ऐसा किया था क्योंकि ऐसा करने से बहुत फायदा हुआ। लेकिन येशुई एक अपवाद था। वह नश्वर लोक में इसलिए उतर पाई क्योंकि विरासत अभी भी जारी थी। इसका मतलब यह भी था कि येशुई अभी भी राक्षस भगवान का वारिस था। क्या तुमने इसका पता लगा लिया है? येशुई ने सोचा कि उसने पहल कर दी है और बेपरवाही से कहा, सच कहूं तो मैं 1 साल तक के हाथ नहीं धोने का सोच रहा हूं। राक्षस भगवान, वह एक महान देवी हैं, फिर भी वह वास्तव में मेरे द्वारा छुआ गया था। इसके अलावा ये वह हिस्सा भी था। चुप रहो। राक्षस भगवान की सुंदर आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे आग उगल रही हों। क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? मुझसे वादा करो कि तुम स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जाओगे और अपनी आत्मा की कसम खाओ। येशुई का दिल हिल गया। उसे पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है, उसकी स्पिरिट पावर बस काफी नहीं थी। लेकिन इसे कैसे हल किया जाए, यही असली समस्या थी। उसने एक पल सोचा, अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, मुझे बताओ कि इसे कैसे हल करना है और फिर मैं जाऊंगा। अच्छा, अचानक राक्षस भगवान तुरंत मान गए। येशुई ने तुरंत अपनी आत्मा को मुक्त किया और बेपरवाही से कहा, मैं येशुई अपनी गैलेक्सी मार्शल आत्मा की कसम खाता हूं। अगर राक्षस भगवान मेरी समस्या को हल करने में मेरी मदद करेंगे तो मैं उन्हें स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट ले जाऊंगा। वह मूर्ख भी नहीं था, शपथ लेने में बहुत बड़ी कमियां थी। अगर राक्षस भगवान इसे हल नहीं कर सकते थे तो वे इसे पूरी तरह से अनदेखा कर सकते थे। राक्षस भगवान ने राहत की सांस ली और कहा, इसका हल बहुत आसान है, बस भगवान बन जाओ। येशुई हैरान रह गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, कुछ प्रैक्टिकल बात करो। भगवान बन जाओ। राक्षस भगवान ने बिना भाव के कहा, और मैं गारंटी देता हूं मैंने तुम्हारे साथ कोई चाल नहीं चली, तुम्हारी स्पिरिट पावर बस काफी नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर अभी आपके पास जो स्पिरिट पावर है वह पहले से ही 100 में डुलूज जितनी है। येशुई ने भौहें चढ़ाईं। सच में इतना ही था, लेकिन वह आगे क्यों नहीं बढ़ सका? इस बात से परेशान होकर कि येशुई टालमटोल करेगी और बहाने बनाएगी, राक्षस भगवान ने मुंह बनाया और कहा, तुम्हारी हालत बहुत खास है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि चीजें आपस में टकरा रही हैं। एक रास्ता है, लेकिन मुझे भी वह नहीं मिल रहा है। येशुई की आंखें चमक उठी जब उसे अचानक एक व्यक्ति, या यूं कहें कि सिल्वर ड्रैगन किंग का ख्याल आया। गुयुएना, वह स्पिरिट बीस्ट की दूसरी पीढ़ी की आम मास्टर थी, जिन्हें ड्रैगन गॉड की बेमिसाल एलिमेंट कंट्रोल एबिलिटी विरासत में मिली थी। ये तो बस परेशानी वाली बात थी। ओरिजिनल काम में सिल्वर ड्रैगन किंग ने दुनिया से भागने के लिए एलिमेंट्स की पावर पर भरोसा किया, लेकिन उसकी डिवाइन सेंस पूरी तरह से टूट गई थी और सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बची थी। अगर टाइमलाइन के अनुसार सिल्वर ड्रैगन किंग को पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 20,000 साल लगेंगे और वह सिर्फ उसी समय के दौरान आगे बढ़ सकती थी। लेकिन एक बार जब वह लड़ती तो उसके ठीक होने का समय बढ़ जाता, क्योंकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। अच्छा, येशुई ने अचानक सिर हिलाया और बेपरवाही से कहा, मैं सहमत हूं, चलो स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट चलते हैं। राक्षस भगवान ने राहत की सांस ली। उसने जो कहा वह तो बस आम बात थी। अगर येशुई समय लेना चाहता तो वह आत्मा की शपथ नहीं तोड़ता। तो फिर यह आदमी क्यों मान गया? राक्षस भगवान, क्या आपका यह अवतार हमारे साथ आ रहा है? येशुई ने एक ऐसी मुस्कान दी जो असल में मुस्कान नहीं थी जब उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या होगा अगर वह यहीं उसके साथ सो जाए? दिलचस्प। 17 अध्याय 17 राक्षस भगवान की मार्शल आत्मा। राक्षस भगवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उनका सुंदर हाथ पहले से ही मुट्ठी में बंद था। मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा, कैसे उबाऊ? येशुई ने कुछ देर तक मजाक किया, फिर मुड़कर चला गया। वह अभी तक उस हद तक पागल नहीं हुआ था। उसकी बात करें तो अगर उसने सच में ऐसा किया तो मुझे डर है कि भविष्य में पूरे डोलियो कॉन्टिनेंट में एक डरावनी अफवाह फैल जाएगी। एक इंसान ने एक देवता का अपमान किया था और यह फिजिकल लेवल पर अपमान था। राक्षस भगवान की आंखें चमक उठी और उन्होंने अपने दिल में राहत की सांस ली। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में जाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि असुर भगवान ने सोचा हो कि सिल्वर ड्रैगन किंग वहां है? ये कैसे संभव हो सकता है? उसे कैसे पता चला? इसके अलावा स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में एक भयानक राक्षस मौजूद था, जानवरों का देवता डिटियान, 10 महान भयंकर जानवरों में से एक। ये ड्रैगन भगवान का एक पुराना गुलाम था जो 800,000 साल से ज्यादा समय तक जिंदा रहा था। इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि शायद यह आम देवताओं से कहीं ज्यादा थी। जल्द ही येशुई शियाओबू के डॉर्मेट्री में पहुंची और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम वहां हो? जियोबू, टीचर। शियाओबू ने तुरंत दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ हैं? मन, येशुई ने इधर-उधर देखा, फिर शियाओबू को कमरे में खींच लिया। उसने दरवाजा बंद किया और गहरी आवाज में कहा, शियाओबू, टीचर को आपसे कुछ कहना है। हम स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जा रहे हैं। क्या? जियाओबू चौंक गया। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट? उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और मुंह बनाते हुए कहा, टीचर, क्या आप पागल हो गए हैं? कहा जाता है कि स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट्स हैं। क्या हम मरने वाले हैं? येशुई ने भौहें चढ़ाईं और जवाब दिया, शियाओबू, तुम्हें ये कैसे पता? शियाओबू हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बोल दिया है। वह हकलाते हुए बोली, टीचर, मैंने ये दूसरों से सुना है। येशुई थोड़ा मुस्कुराई, उसके सिर पर हाथ फेरा और बेपरवाही से कहा, इसी वजह से हमें जाना होगा। इस बड़े पुराने जंगल में बहुत मुश्किल जमीन है जिसमें वेटलैंड्स और दलदल हैं। इसलिए इस बार हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए और किसी भी परेशानी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। शियाओबू का दिल कांप उठा। क्या ये हो सकता है? इस समय वह चिंता से जल रही थी। दामिंग और एमिंग के बारे में चिंता कर रही थी। उसने पूछा, टीचर, क्या आप एक स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने जा रहे हैं? एक टाइटल डोलुओ साथ ला रहे हो? नहीं। येशुई ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, जियाओबू, मुझे कुछ वेरीफाई करना है, इसलिए मुझे जाकर देखना होगा। लेकिन जियाओबू आगे बोलना चाहता था, लेकिन येशुई ने हाथ हिला दिया।
मेरी बात सुनो। शियाओबू ने आंख भरी, उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी। टीचर को क्या हो गया है? अचानक स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट क्यों जाना है? वह बस यही सोच पा रही थी कि टीचर ने कोई थ्योरी खोज ली है और एक्सपेरिमेंट के लिए 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो क्या उसके अच्छे दोस्त नहीं? ज्यादा मत सोचो। येशुई ने शियाओबू के सिर पर थपथपाया। 5 दिन बाद एक साधारण सा छोटा शहर, अलग-अलग दुकानें लाइनों में खड़ी थी जो किसी छोटे शहर जैसी लग रही थी। बेशक यहाँ 99% सामान स्पिरिट मास्टर से संबंधित था। ये भी स्वाभाविक बात थी। आखिरकार 100 किलोमीटर दूर स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट था। हम आखिरकार पहुंच गए। येशुई थोड़ा मुस्कुराया, अपने बगल में खड़े ठंडे चेहरे वाले राक्षस भगवान को देखा और पूछा, आपको कैसा लग रहा है? मिस राक्षसा। राक्षस भगवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने शियाओबू की तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, पहले मैं एक बात को लेकर परेशान थी, लेकिन अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे सच में नहीं पता कि तुमने ये कैसे कर लिया। येशुई ने राक्षस भगवान को घूरा, फिर हैरान शियाओबू को देखा और पूछा, क्या हुआ? जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। शियाओबू ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, टीचर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। वह स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट से इसलिए दूर रहती थी ताकि वह पुरानी चीजों को देखने और उनके बारे में सोचने से बच सके, लेकिन अब उसके पास आने के अलावा कोई चारा नहीं था। अच्छी बात यह है कि टीचर कोई टाइटल डुलुओ नहीं लाए थे। अच्छा, येशुई ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, यहाँ से स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट अभी भी 100 किलोमीटर दूर है। पहले यहीं रुकते हैं और अगले दिन पहुंचते हैं। जाहिर है दोनों महिलाओं को कोई आपत्ति नहीं थी। अचानक राक्षस भगवान ने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा, येशुई लगता है मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। येशुई ने राक्षस भगवान को घूरा, आखिर यह कमीना क्या सोच रहा है? राक्षस भगवान ने बैंगनी रंग की लंबी ड्रेस पहनी थी और क्रिस्टल हाई हील्स पहनी थी। उनके लंबे पैर पूरी तरह से खुले हुए थे। उनके चेहरे पर मेकअप नहीं था, फिर भी उनमें देश को पलट देने वाली खूबसूरती थी। इस महिला का फिगर बहुत अच्छा था। वह न केवल स्लिम थी, बल्कि उसका पेट भी सपाट था और उस पर कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं था। साफ है कि वह जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रही थी। रास्ते में लोग लगातार बातचीत करने के लिए आते रहे। यहाँ तो और भी परेशानी थी। एक हट्टा-कट्टा आदमी पास आया, उसकी आंखें बेकाबू हो गईं। वह राक्षस भगवान को घूर रहा था और उसने पूछा, सुंदर, क्या आप पहली बार स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट आ रहे हैं? चलो चलें, बिग ब्रदर तुम्हें कुछ मजेदार खेलने ले जाएगा। बोलते हुए उसने राक्षस भगवान का कोमल हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें लालच से भरी हुई थी। रिचर्ड पहले वहां पहुंच गया। सच में यह आदमी बहुत लस्टफुल है। वैसे भी वह लेवल 35 स्पिरिट एल्डर है। क्या ये 3 लोग यहाँ मौत चाहते हैं? येशुई ने हाथ बढ़ाकर बड़े आदमी का हाथ झटक दिया और मुंह बनाते हुए कहा, बड़े भाई हम आपको नहीं जानते। तभी बड़े आदमी ने येशुई को देखा और मजाक उड़ाया, बच्चे एक लेवल 9 स्पिरिट्स वाले यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम मौत की तलाश में हो? येशुई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। धत्तेरे की। येशुई का एक्सप्रेशन देखकर वह बड़ा आदमी गुस्से में आ गया और उसने येशुई के चेहरे पर सीधा मुक्का मारा। येशुई ने बचने के लिए साइड स्टेप किया और उस बड़े आदमी को जोर से जमीन पर गिरा दिया। रिचर्ड को चक्कर आ रहा था और वह एक पल के लिए उठ नहीं पाया। बहुत से लोग हैरान रह गए। उन्होंने अपनी आंखें मली तो पाया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं देखा था। एक लेवल 9 स्पिरिट स्कॉलर ने रिचर्ड एक लेवल 35 स्पिरिट एल्डर को गिरा दिया। क्या मैंने कुछ गलत देखा? यहाँ क्या हो रहा है? हे भगवान, क्या लेवल 9 के स्पिरिट स्कॉलर्स इतने वाइल्ड होते हैं? येशुई बिना कुछ कहे मुस्कुराया। हालांकि उसमें कोई स्पिरिट पावर नहीं थी, लेकिन उसकी फिजिकल फिटनेस एक लिमिट डुलुओ जैसी थी। एक स्पिरिट एल्डर के साथ डील करना पूरी तरह से आसान था। बुरा नहीं। राक्षस भगवान ने अचानक अपना हाथ येशुई के ऊपरी कपड़े में डाला, उसे चुटकी काटी और मुस्कुराते हुए कहा, काफी मजबूत। येशुई को थोड़ी ठंडक महसूस हुई, फिर उसने राक्षस भगवान को घूरा। लानत है, ये किस तरह का व्यक्ति है? पहले वह ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसकी जान खतरे में हो और अब वह उसे चिढ़ा रही है। राक्षस भगवान ने उसकी ओर देखा और व्यंग्य से कहा, बच्चे ऐसी नजर मत डालो। मैं पैसिव के बजाय प्रोएक्टिव रहना पसंद करता हूँ। आपको मेरा ये साइड देखकर खुद को लकी समझना चाहिए। येशुई ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, राक्षस जब तुम डोलुओ महाद्वीप पर थे तब तुम्हारी आत्मा क्या थी? राक्षस भगवान ने उसके सफेद दांत दिखाए और अपनी उंगलियों से उसके लाल होठों को दबाया, जिससे वह और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। मुझे सोचने दो। ओह, मुझे अब याद आया, ये ब्लैक विडो है। येशुई का मुंह फड़क उठा। हे भगवान, ब्लैक विडो, यह एक बहुत शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट था और कहा जाता था कि इसके 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट मौजूद थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि इस स्पिरिट बीस्ट ने अपने पति को ही खा लिया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि राक्षस भगवान इतने सुंदर थे, फिर भी किसी इंसान या देवी देवता ने उनके साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि उसके साथ फ्लर्ट करने से कोई राक्षस भगवान का भोजन बन जाएगा? ज़ियाओबू ने दोनों को फ्लर्ट करते हुए प्यारी सी नजरों से देखा। राक्षस भगवान ने नफरत से कहा, एक बिना रीढ़ का आदमी। जिस पल मैं अपनी आत्मा को बताता हूँ, हे तुम सब काय हो? असली मर्द नहीं हो। येशुई तुरंत नाराज हो गया। वह राक्षस भगवान के ठीक सामने पहुंचा, अपनी छाती सीधी की और ठंडी आवाज में कहा, असली आदमी नहीं। राक्षस, अगर तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है तो क्यों ना हम आज रात इसे आजमाएं? ठीक है। राक्षस भगवान की आंखों में जान से मारने का इरादा चमक उठा और उसने बेपरवाही से कहा, मुझे डर है कि मैं इसे जड़ से ही काट दूंगा। अच्छा बच्चा, 18 चैप्टर 18 गाजर काटने से ज्यादा आसान है। मुझे लगता है कि तुम इसे काट नहीं सकते। येशुई ने नफरत से कहा, मुझसे झगड़ा करके तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। यह विनम्र व्यक्ति दुचवाना है। डर नहीं। राक्षस भगवान ने थोड़ा मजाक उड़ाया और कहा, मुझे बस चिंता है कि यह इसके दांतों में फंस जाएगा। मेरे लिए ठीक है, इसे दांत साफ करना भी बुरा नहीं है। तुम। येशुई सच में हैरान रह गया, फिर उसने मजाक उड़ाया, तो चलो इसे आजमाने का समय निकालते हैं। चलो देखते हैं तुम अपने दांत कैसे साफ करते हो। टीचर। ज़ियाओबू ने चेहरे पर खालीपन लिए सुना और पूछा, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? और तुम दोनों पूरे रास्ते बहस करते रहे हो। राक्षस भगवान ने एक तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, बच्चों को क्या पता, बस चुप रहो। ज़ियाओबू को तुरंत दुख हुआ और उसने येशुई को दया से देखा। येशुई ने राक्षस भगवान को घूरा और चिल्लाया, अब लेक्चर देने की तुम्हारी बारी नहीं है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए समझाया, इसे दिल पर मत लो, ये बहुत समय से नहीं हुआ है। चीजें साफ होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हे राक्षस भगवान ने अपने सफेद दांत कसकर भींच लिए। अगर एलिमेंटल कॉम्प्रिहेंशन न होता तो चाहे कुछ भी हो, ये येशुई को एक ही हथेली से थप्पड़ मारकर मार डालता। इस आदमी का मुंह बहुत ज्यादा खराब था। आखिरकार यह एक महान देवता था, हालांकि यह पहली पीढ़ी का राक्षस देवता नहीं था, फिर भी ये लेवल 1 का देवता था। भगवान के राज्य में केवल 18 थे। ज़ियाओबू को आधा अधूरा समझ आया। येशुई ने शियाओबू का हाथ पकड़ा और रहने के लिए होटल ढूंढने की तैयारी करने लगी। बच्चा। रिचर्ड इस समय ऊपर चढ़ गया और तुरंत अपनी स्पिरिट छोड़ दी। एक विशाल चांदी का बंदर, 3 पीले स्पिरिट रिंग और आखिरी स्पिरिट रिंग बैंगनी रंग से चमक रही थी, जो साफ तौर पर करीब 1000 साल पुरानी थी। सिल्वर एप स्पिरिट, पावर स्पिरिट मास्टर, ये बच्चा पक्का मर गया है। अगर 3 रिंग वाला स्पिरिट एल्डर सीरियस हो गया तो वह जीत नहीं पाएगा। हाँ, अंतर बहुत बड़ा है। आसपास के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। येशुई ने देखा और बेरुखी से कहा, दफा हो जाओ। रिचर्ड को लगा कि उसने गलत सुना है। उसने अपनी 3 स्पिरिट रिंग्स दिखाई। कोई कितना भी बेवकूफ क्यों न हो, उसे पता होना चाहिए कि वह एक स्पिरिट एल्डर था। फिर भी इस बच्चे ने सच में उसे दफा हो जाने को कहा। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? दफा हो जाओ। येशुई का सब्र बहुत कम था और उसने सीधे एक मुक्का मारा। मौत की तलाश में। रिचर्ड बुरी तरह मुस्कुराया और फिर एक मुक्का मारा। आखिर वह एक पावर टाइप बैटल स्पिरिट मास्टर था। उनकी आत्मा के आशीर्वाद से उनका एक ही मुक्का चट्टानों को गिरा सकता था। उसके सामने इस कमजोर से दिखने वाले बच्चे की तो बात ही छोड़िए। टकराना। एक आकृति उड़कर बाहर आई जो अनुमानतः दर्जनों मीटर दूर थी। वहां पूरी तरह सन्नाटा था। सब लोग हैरानी से येशुई की ओर देखने लगे। ये रैंक 9 स्पिरिट स्कॉलर था। क्या आपने पावर फेमस स्पिरिट एल्डर रिचर्ड को एक ही मुक्के से उड़ा दिया? शियाओबू को थोड़ी हैरानी हुई। उसे हमेशा लगता था कि उसका टीचर बहुत कमजोर है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना ताकतवर होगा। हाँ, उसकी टीचर तो लिमिट डुलो ही थी। चलो रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। येशुई ने दुखी होकर राक्षस भगवान को घूरा। उसके मुंह के कोने मुस्कुराने लगे, जैसे कह रहे हो कि चलो आज रात इसे ट्राई करते हैं। राक्षस भगवान ने शियाओबू को देखा और धीरे से कहा, गाजर। शियाओबू एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने एक गाजर निकाली और कुछ हिचकिचाहट के साथ उसे दे दी। बड़ी बहन, ये बहुत महंगा है। 100। राक्षस भगवान ने गाजर उठाई, उसे अपने छोटे से मुंह में रखा और येशुई को देखते हुए उसे चबाया। आवाज बहुत साफ थी। येशुई ने ठंडी सांस ली। उसे हमेशा ऐसा लग रहा था कि यह औरत कोई गाजर नहीं चबा रही है। राक्षस भगवान ने 2-3 बार में ही गाजर खत्म कर दी। चलो चलें। येशुई को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ये ब्लैक विडो थी, वह उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, बिल्कुल नहीं। येशुई को निराश देखकर राक्षस भगवान आखिरकार मुस्कुराए और नफरत से कहा, मैं गारंटी देता हूं कि यह गाजर काटने से भी आसान है। स्टार डू ग्रैंड होटल। येशुई ने एक कमरे का किराया दिया और एक नौकरानी उनके साथ ऊपर चली गई। ज़ियाओबू ने बड़ी उत्सुकता से चारों ओर देखा। पहले उसने इसे सिर्फ दूर से ही देखा था, लेकिन यहाँ आना पहली बार था। बेहद खूबसूरत सुप्रीम वीआईपी रूम। येशुई अंदर गई। यह एक 5 बेडरूम वाला स्वीट था जिसमें एक बहुत बड़ा लिविंग रूम था और बालकनी से बाहर का नजारा साफ दिख रहा था।
सभी तरह की उम्मीद की जाने वाली सुविधाएं मौजूद थी। येशुई नर्म सोफे पर बैठ गई और मुस्कुराई, छोटी लड़की, यहाँ कुछ खाना ले आओ। ये लीजिए आपकी टिप। इसके साथ ही उसने मेज पर एक चांदी का सिक्का उछाल दिया। नौकरानी ने चांदी का सिक्का उठाया और आदर से कहा, ठीक है सुंदर। जल्द ही वह खाना और पानी लेकर आई और येशुई के सामने झुककर सुंदर नजारे की झलक भी दिखाई। येशुई ने बस हाथ हिलाया। नौकरानी का चेहरा उदास हो गया। शियाओबू और राक्षस भगवान को देखकर उसे पता चल गया कि वह कहाँ कम पड़ गई। उनमें से एक सुंदर और संतुलित था, दूसरा प्यारा और हैरान था। वह दिखने में ठीक ठाक थी। नौकरानी को जाते देख येशुई ने मुंह बनाया और कहा, राक्षस, क्या आपका कोई टारगेट है? राक्षस भगवान ने अपने नाजुक हाथ से एक अंगूर उठाया, आलस से उसे अपने गुलाबी छोटे मुंह में डाला और बेपरवाही से कहा, कोई टारगेट नहीं। असुर भगवान ने इसे मौत की दुनिया में भेजा ताकि येशुई को स्टारडू ग्रे फॉरेस्ट में हो रही हलचल पर ध्यान देने के लिए कह सके। फिर भी उसने ऐसा न करके जाकर देखना चाहा। क्या सिल्वर ड्रैगन किंग यहाँ था? वैसे भी ये तो दैवीय शक्ति का अवतार था, इसलिए अगर यह मर गया तो मर गया। येशुई के भी कुछ और विचार थे। अगर वह सिल्वर ड्रैगन किंग के इंसानी अवतार गुयुएना को अपना शिष्य बना सके तो यह और भी अच्छा होगा। शायद तब वह खेती कर सकेगा। राक्षस भगवान ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तत्वों ने टकराव पैदा कर दिया था। उन्हें शक था कि दैवीय शक्ति की विरासत की प्रक्रिया के दौरान वह असुर भगवान के वध और राक्षस भगवान के बुरे विचारों से दूषित हो गए थे। ये दोनों बुरे इरादे वाले देवता थे। इत्तेफाक से सिल्वर ड्रैगन किंग ने 7 मुख्य एलिमेंट्स में महारत हासिल कर ली, पानी, आग, धरती, हवा, रोशनी, अंधेरा और स्पेस। टीचर ज़ियाओबू ने गाजर का एक टुकड़ा लिया और पूछा, ब्लैक विडो किस तरह का स्पिरिट बीस्ट है? वह कुछ हद तक उत्सुक थी कि उसकी टीचर ब्लैक विडो सुनकर क्यों डर गई। ओह, येशुई ने एक पल सोचा और मुंह बनाते हुए कहा, असल में ब्लैक विडो तो बस एक आम नाम है। उस स्पिरिट बीस्ट का नाम एबिस डिवाइडर है। ऐसा कहा जाता है कि यह रसातल को खा जाता है। राक्षस भगवान ने बिना किसी भाव के कहा, और बस इतना ही नहीं, अगर स्पिरिट बीस्ट को कोई साथी मिल जाए और वह मिल जाए। हे। ज़ियाओबू ने उत्सुकता से पूछा, और फिर राक्षस भगवान ने येशुई की ओर देखा, एक अंगूर उठाया और ऐसे ही काट लिया। बस ऐसे ही खा लिया। बहुत डरावना। ज़ियाओबू का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। यह असल में अपने साथियों को खा जाता है। राक्षस भगवान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ठीक है तो तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हारा टीचर एक एबिस डिवाइडर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? येशुई ने गुस्से से देखा और शियाओबू के सिर पर थपथपाया। इसकी बकवास मत सुनो। राक्षस भगवान ने मजाक का भाव रखा। इंसान हमेशा से इतने बेवकूफ रहे हैं, उसे कैसे पता था कि एबिस डिवाइडर जरूरी नहीं कि अपने साथी को ही खा जाए। जब कोई एबिस डेवोरा प्रेग्नेंट हो जाती थी और उसे बाहरी न्यूट्रिशन की कमी होती थी तभी वह उन्हें खा जाता था। जल्द ही रात आ गई। येशुई ने एक कमरा ढूंढा, दरवाजा बंद किया और सो गया। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि रात में राक्षस भगवान को देखे और फिर उसे ऐसे ही काट लिया जाए जैसे गाजर को काट लिया जाता है। भगवान ही जाने इस औरत के दांत कितने तीखे थे। एबिस डिवाइडर की एक काबिलियत खाना थी, इसलिए उसका काटना तो अच्छा ही होना चाहिए था। इस समय ज़ियाओबू उदासी से भर गई थी। आसमान में चमकते चांद को देखते हुए वह बहुत देर तक सो नहीं पाई। काफी देर बाद वह चुपचाप होटल से चली गई। राक्षस भगवान ने दरवाजा खोला, येशुई के कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंचे और बेपरवाही से कहा, तुमने जो लोली पाली है वह स्टारडू ग्रे फॉरेस्ट में चली गई है। हम उसे मार डालें तो कैसा रहेगा? टकराना। दरवाजा तुरंत खुल गया। येशुई ने राक्षस भगवान को घूरा और ठंडी आवाज में कहा, राक्षस, तुमने मेरी कमर तोड़ दी है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ झगड़े के लिए मुझे दोष मत देना। राक्षस भगवान को हैरान दिखे और बेपरवाही से बोले, शायद अगर तुम उसे अपनी मर्जी से कुर्बानी देने दो तो तुम खेती जारी रख सकते हो। इसके अलावा ये लड़की एक गद्दार भी है, उसे शायद चिंता है कि तुम स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने जाओगे। 19 चैप्टर 19 स्टारडू ग्रे फॉरेस्ट में एंटर करना, दफा हो जाओ। येशुई ने गुस्से और ताने के भाव से कहा, तुम मुझे कैसा इंसान समझते हो? राक्षस भगवान थोड़ा हैरान हुए और भौहें चढ़ाते हुए बोले, क्या ये तुम्हारा बिल्कुल यही विचार नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप सच में चाहते हैं कि वह भगवान बन जाए? हाँ। येशुई ने बगल से देखा और जवाब दिया, क्यों नहीं? मूर्ख। राक्षस भगवान के चेहरे पर मजाक था और वह ताना मारते हुए बोली, आत्मा वाले जानवर कभी भगवान नहीं बन सकते। अब समझ में आया, अगर आप नहीं भी बताएंगे तो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। येशुई ने नफरत से कहा, मैं इसे तुमसे कहीं बेहतर समझता हूं। बस इतना ही है कि तुम देवताओं ने जानवरों के लिए भगवान के दायरे में जाने का रास्ता बंद कर दिया है और जानवरों के भगवान की असली जगह भी छीन ली है। राक्षस भगवान का चेहरा एकदम बदल गया। यह इंसान कैसे जान सकता था? ये कैसे संभव है? क्या असुर भगवान ने उसे बताया होगा? असंभव। आखिरकार असुर भगवान के दायरे को लागू करने वाले थे और जानबूझकर कानून नहीं तोड़ते थे। छोटी मोटी बातों पर आंखें मूंद लेना ठीक था। हालांकि ये बात कि स्पिरिट बीस्ट भगवान का दर्जा नहीं पा सकते गॉड रेन के ऊंचे तबके के लोगों में आम राय थी। ये सबसे बड़ा टैबू भी था। येशुई ने खिड़की से बाहर देखा और शांति से कहा, राक्षस, मैं तुमसे कहीं ज्यादा जानता हूं। उदाहरण के लिए बीस्ट गॉड दीतियान। वह एक स्पिरिट बीस्ट है जिसकी साधना 800,000 साल से ज्यादा पुरानी है, जो एक नकली भगवान जैसा है। राक्षस भगवान की नजर नीचे झुक गई। यह आदमी सच में दीतियान के बारे में जानता था। उसे थोड़ी हैरानी हुई। ये सच था कि येशुई एक लिमिट डुलुओ था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वह एक डेमीगॉड था और उससे ऊपर नकली देवता थे। सही मायने में 10 महान जानवर राजाओं का मुखिया दीतियान डुलुओ ग्रह पर असली नंबर 1 पावर हाउस था। येशुई आगे बढ़ गया। आप कहां जा रहे हैं? राक्षस भगवान से पूछने में कोई मदद नहीं मिली। स्टार लेक, वह कहां है? स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के सेंटर में। इस दौरान जैसे ही ज़ियाओबू ने स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में कदम रखा, 200,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट ने तुरंत इसे महसूस कर लिया। दामिंग और एमिंग के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। बहन शियाओबू घर आ गई थी। आखिरकार दामिंग ने समझदारी दिखाते हुए एमिंग को उसका स्वागत करने के लिए भेजा और उसे दहाड़ने से मना किया, कहीं ऐसा न हो कि उसे बड़ी लहरें उठें। एमिंग ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। उसका पहाड़ जैसा शरीर बिना किसी आवाज के दौड़ा। जल्द ही एमिंग ने शियाओबू को देखा। उसकी लालटेन जितनी बड़ी आंखें खुशी से टिमटिमा रही थीं। एमिंग, ज़ियाओबू ने हाथ हिलाया। एमिंग ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और ज़ियाओबू के ऊपर चढ़ने के बाद ही उसने पूछा, सिस्टर ज़ियाओबू, आप वापस आ गईं? शियाओबू ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, एमिंग, मुझे लगता है कि मुझे मां को फिर से जिंदा करने का एक तरीका मिल गया है। क्या? एमिंग कुछ चौंक गया, कांपती हुई आवाज में बोला, सिस्टर शियाओबू, सच में? मन, येशुई के बारे में सोचते हुए शियाओबू ने गहरी आवाज में कहा, जब तक मैं भगवान बन जाऊंगा कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। लेकिन टीचर स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में आना चाहते हैं। टीचर, एमिंग के चेहरे पर हैरानी थी। सिस्टर शियाओबू ने एक इंसान को अपना टीचर बना लिया। इस इंसान की किस्मत कैसी खराब थी? अचानक एमिंग रुक गया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, सिस्टर शियाओबू, एक इंसान हमारी तरफ आ रहा है। लगता है वह तुम्हारा पीछा कर रहा है। 1 मिनट रुको, मैं जाकर उसे मार डालूंगा। रुको, शियाओबू ने जल्दी से पुकारा और मुंह बनाते हुए कहा, वह लगता है मेरा टीचर है। जल्द ही ज़ियाओबू ने एमिंग से बातचीत की। आखिरकार स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में अनगिनत स्पिरिट बीस्ट हैं, जिनमें हजारों या कई हजार साल पुराने स्पिरिट बीस्ट भी हो सकते हैं। भले ही वे दोनों स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के शासक और सम्राट थे, फिर भी उन्होंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। टीचर, ज़ियाओबू के सिर में बहुत तेज दर्द था। वह कैसे बताए कि वह यहाँ क्यों आई थी? काफी देर बाद उसे एक आइडिया आया और उसने बेहोश होने का नाटक किया। जल्द ही येशुई ने शियाओबू को देखा। वह खुश और परेशान दोनों महसूस कर रहा था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। शियाओबू, तुम्हें क्या हुआ है? राक्षस भगवान ने अपनी बाहें मोड़ लीं और ताना मारा, अनाड़ीपन है। काफी देर बाद शियाओबू आखिरकार जाग गई। जब उसने येशुई को देखा तो वह पूरी तरह हैरान हो गई और पूछा, टीचर, अरे मैं यहाँ क्यों हूँ? ये स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट नहीं है? येशुई इस हरकत के साथ खेलने की पूरी कोशिश कर रहा था और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा हुआ मेरा मन थोड़ा बेचैन हो गया। मैं तुम्हारे कमरे में गया तो देखा कि तुम गायब हो गए थे। मुझे शक है कि यहाँ कोई बहुत शक्तिशाली मानसिक शक्ति वाला स्पिरिट बीस्ट है। इस स्पिरिट बीस्ट ने आप पर असर डाला है। शियाओबू ने किसी मुसीबत में जिंदा बचे हुए इंसान की तरह राहत दिखाते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, अच्छा हुआ आप आए टीचर, तो फिर वापस चलें। येशुई ने सिर हिलाया, फिर सिर हिलाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की, लेकिन हम वापस नहीं जा रहे हैं। क्यों? ज़ियाओबू बहुत हैरान हुआ। रात में स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट बहुत खतरनाक था। हालांकि वह जानती थी कि एमिंग के आसपास होने से ज्यादा खतरा नहीं है। येशुई को यह नहीं पता था। येशुई ने स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की गहराई की ओर देखा और शांति से कहा, मैं यहाँ सम्राट से मिलने जा रहा हूँ। कौन? ज़ियाओबू ने उत्सुकता से पूछा। स्काई एज और बुल पाइथन, 100,000 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट। शियाओबू ने तेज सांस ली, येशुई को गले लगाया और कांपती हुई आवाज में कहा, टीचर, क्या आप पागल हो गए हैं? 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट वे लोगों को मारते हैं। मुझ पर भरोसा करो। येशुई ने हल्का सा मुस्कुराया और शियाओबू के सिर पर थपथपाया। टाइमलाइन के अनुसार 10,000 साल बाद हो युहाओ डोलुओ प्लैनेट पर नंबर 1 व्यक्ति बन गया और उसने सिर्फ दीतियान को हराया। ठीक इसी वजह से सिल्वर ड्रैगन किंग जल्दी नहीं जागा। 10,000 साल बाद सिल्वर ड्रैगन किंग की चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं। वह ये देखना चाहता था कि क्या वह सिल्वर ड्रैगन किंग से बातचीत कर सकता है।
जियाओबू ने आधे दिन तक बहस की, लेकिन फिर भी वह उससे बात नहीं कर सका और इसलिए उसके पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। एमिंग की मौजूदगी की वजह से उन्हें अपने रास्ते में एक भी स्पिरिट बीस्ट नहीं मिला और वे जल्दी से एक झील पर पहुंच गए। येशुई ने झील को देखा जो 100 मीटर चौड़ी थी, जिसके नीचे 100,000 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट छिपा हुआ था जिसका नाम दामिंग था। एमिंग पास में छिप गया। अगर सिस्टर शियाओबू के सख्त निर्देश न होते तो चाहे कुछ भी हो वह इस इंसान को एक मुक्का जरूर मारता। स्काई एज और बुल पाइथन, बाहर आओ और मुझसे मिलो। येशुई हंस पड़ी। वूश वूश वूश। झील के पानी से एक बड़ा सिर निकला। ये 4 मीटर डायमीटर वाला एक बैल का सिर था जिसके पीछे एक बहुत बड़ा सांप का शरीर था। उसका ज्यादातर शरीर अभी भी पानी में डूबा हुआ था, लेकिन सिर्फ उसके सिर से ही पता चल रहा था कि वह एक बहुत बड़ा जानवर था। इंसान, क्या तुम मौत की तलाश में आए हो? दामिंग की आवाज बहुत गहरी थी। राक्षस भगवान ने नफरत भरी नजर से देखा। सिर्फ दित्यान और गहराई में छिपे 4 बड़े जानवर राजा ही उसके ध्यान के लायक थे। येशुई ने सीधे दामिंग की आंखों में देखा और शांति से कहा, मैं इस जगह के राजा से मिलना चाहता हूं। मैं ही हूं। दामिंग की आवाज कुछ नाराज लग रही थी। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट उनका इलाका था। इस बदमाश ने सच में कहा कि वह यहां राजा से मिलना चाहता है? नहीं। येशुई ने अपनी उंगली हिलाई और सिर हिलाते हुए कहा, तुम इतने काबिल नहीं हो। 5 महान जानवर राजाओं में से हर एक के पास 200,000 साल से ज्यादा की साधना है, जबकि आपके पास सिर्फ 100,000 साल है और इसके अलावा वे सभी म्यूटेटेड स्पीशीज हैं। उनमें जो दिव्य जानवर जैसा खून का ऑरा है वह तुमसे ज्यादा है। दामिंग ने अविश्वास का भाव प्रकट किया। वे इतने लंबे समय से यहाँ रह रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी किसी बीस्ट किंग को नहीं देखा था। 1 मिनट रुको, क्या ये वही जगह हो सकती है? उसे याद आया कि एक जगह ऐसी भी है जहाँ 100,000 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट होने के बावजूद भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। 20 चैप्टर 20 दित्यान 800,000 साल से ज्यादा की खेती के साथ। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। येशुई थोड़ा मुस्कुराई। जियाओबू ने कुछ बार तेजी से पलकें झपकाईं, जिससे दामिंग को इशारा मिला कि वह सहमत न हो। भयंकर जानवर क्या है? वह यहाँ काफी समय से रह रही थी और उसे पता नहीं था, तो टीचर को कैसे पता चला? इसके अलावा टीचर ने जिन भयंकर जानवरों का जिक्र किया है, क्या वे सभी असल में 200,000 साल से ज्यादा पुराने हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। येशुई ने शियाओबू की तरफ देखा और शांति से कहा, तुम्हें शायद जानने की इच्छा है ना? 200,000 साल की साधना वाले स्पिरिट बीस्ट क्यों होते हैं? 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट के लिए 2 वजहें हैं। पहला, ये बस जमा हुई उम्र है। दूसरा, ये साधना है। जियाओबू सोच में पड़ गया। दामिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। येशुई ने झील के पानी की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। स्काई एज और बुल पाइथन, तुम जहां हो वह जीवन की झील है। तुम इतनी जल्दी 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट बन पाए, इसका कारण यह है, ये पूरे स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट को पालता है। स्टार लेक। दामिंग की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। तो जीवन की झील इसका असली नाम था। बड़े भाई, ठीक उसी समय एमिंग आसमान से नीचे आया। येशुई के पास उतरा और मजाक उड़ाते हुए बोला, इंसान के साथ बातें क्यों बर्बाद कर रहे हो? मार डालो। येशुई ने नेगेटिव रिव्यू दिया। एक्टिंग स्किल्स बहुत खराब थी। वह बैठ गया और शांति से बोला, तुम में से एक के पास ड्रैगन का ब्लड लाइन है और दूसरे के पास टाइटन का ब्लड लाइन है। लेकिन जब आप 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट बन जाते हैं तो आपको भी एक चॉइस का सामना करना पड़ता है। इंसान बन जाओ या सिर्फ 1000 साल और जियो। 1000 साल बाद आसमान में मुसीबत आएगी, यह डुलुओ कॉन्टिनेंट का नियम है। इंसान। येशुई को देखकर एमिंग तुरंत गुस्से में आ गया और उसे थप्पड़ मार दिया। येशुई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह अपने बालों को हवा में लहरा रहा था। उसके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था, एक लिमिट डुलु एक्सपीरियंस कार्ड जो 5 मिनट तक चलता था। एमिंग। दामिंग ने दहाड़ते हुए डांटा, रुको। विशाल ताड़ का पेड़ येशुई के सिर के ठीक ऊपर रुक गया। हालांकि वह येशुई और शियाओबू के बीच के रिश्ते को समझ नहीं सका, लेकिन ये साफ तौर पर अजीब था। एमिंग ना कुछ दिखे और चिल्लाए, बड़े भाई, उनके साथ बातें क्यों बर्बाद कर रहे हो? इंसान बहुत ही घटिया है। शियाओबू ने सचमुच राहत की सांस ली और चिल्लाया, टीचर ऐसे इंसान नहीं है। दामिंग ने येशुई को घूरते हुए पूछा, मैं जानना चाहता हूं, तुम्हें कैसे पता चला कि 200,000 साल से भी पुराने स्पिरिट बीस्ट हैं? येशुई ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैं तुम्हें बताऊंगा। आप यहाँ के को रूलर नहीं हैं। असली को रूलर तो दित्यान नाम का एक जानवर है। वह 10 महान भयंकर जानवरों में नंबर 1 है। दित्यान। शियाओबू को बहुत शक था। इतने लंबे समय से यहाँ रहने के बाद वह सिर्फ एक बुरे बाघ के बारे में जानती थी। तो फिर दित्यान आखिर था कौन? राक्षस भगवान बहुत शांत थे। बकवास। दामिंग ने नाक से खर्राटे लिए और ताना मारा, इंसान, क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मेरी ताकत तुम्हारे टाइटल वाले 2 लोगों के बराबर है और यह बात मुझे भी नहीं पता, तो तुम्हारे जैसा इंसान जो कभी जंगल में नहीं गया उसे कैसे पता चलेगा? येशुई बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। जब वह टाइटल डुलुओ बनने से बस एक कदम दूर था तो वह स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में आ गया था। अगर दामिंग और एमिंग एक साथ भी ऊपर चले जाएं तो भी वे उसके मुकाबले नहीं होंगे। उस समय येशुई ने उनमें से एक का शिकार करने के बारे में सोचा, लेकिन इस बारे में सोचने पर बारिश वाले दिन के लिए तैयार रहना बेहतर था। अगर भविष्य में कोई दुर्घटना हुई तो भी वह तांग सांग के साथ संबंध स्थापित कर सकता था। इस तरह वह सुदूर उत्तर की ओर चला गया। वहां येशुई को अपनी नौवीं स्पिरिट रिंग मिली, लाल रंग जिसमें बर्फ जैसी सफेदी का हल्का सा एहसास है। एमिंग ने जल्दी से सिर हिलाया और चिल्लाया, इंसान, तुम अब भी झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? येशुई ने नफरत से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे झूठ बोलने की जरूरत है? सच कहूं तो अगर वे तियानमेन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, आप लोगों को तो यहाँ आने का मौका भी नहीं मिला होगा। जियाओबू ने त्योरियां चढ़ाईं, क्या वे खूंखार जानवर थे? दामिंग कुछ गुस्से में था और उसने व्यंग्य से कहा, क्या तियानमेन? येशुई ने शियाओबू को देखा, नीचे झुकी और फुसफुसाई, तियानमेन एक स्पिरिट बीस्ट है जिसकी उम्र करीब 10 लाख साल है। ये बहुत ठंडी जगह से आया था और एक स्पिरिट बीस्ट ने इसे पकड़ लिया था। ये सुनकर शियाओबू पूरी तरह हैरान रह गया। 1 मिलियन साल पुराना स्पिरिट बीस्ट, क्या ये सच में मौजूद था? ऐसा नहीं था कि उसे टीचर पर विश्वास नहीं था, लेकिन टीचर ने जो कहा उसका कोई मतलब नहीं था। जीवन की झील में जानवरों के देवता दित्यान का छोड़ा हुआ एक खजाना है। येशुई को हमेशा चौंकाने वाली बातें करना पसंद था। वह सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन राजा है। पुराने जमाने में ड्रैगन कबीले ने डोलुओ कॉन्टिनेंट पर राज किया था। वे बिना किसी शक के मालिक थे। इसके बाद ड्रैगन कबीले में अंदरूनी अफरा-तफरी मच गई और तब से स्पिरिट बीस्ट विरोध में खड़े हैं। दित्यान की खेती 800,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जियाओबू ने हैरान होकर कहा, ड्रैगन कबीला, क्या ये सच में मौजूद था? दामिंग का दिल कांप उठा। ड्रैगन के खून का होने के कारण उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि ड्रैगन कबीला कितना शक्तिशाली है। सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन राजा, 800,000 साल से ज्यादा की खेती। ड्रैगन कबीले के हजारों खानदान थे, लेकिन सिर्फ सीधे वंशज या ज्यादा खानदान वाले स्पिरिट बीस्ट ही अपने नाम में ड्रैगन कैरेक्टर रख सकते थे। और येशुई ने जिसका जिक्र किया वह ड्रैगन किंग था। राक्षस भगवान की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी और वह बुदबुदाए, एक खजाना। उस बड़ी लड़ाई के बाद ड्रैगन गॉड 2 हिस्सों में बंट गया। गोल्डन ड्रैगन किंग खत्म हो गया और सिल्वर ड्रैगन किंग का पता नहीं चला। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि ड्रैगन कबीले के बाकी लोग पूरी तरह से खत्म हो गए थे। उनमें से ड्रैगन भगवान का अधीनस्थ सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन राजा डोलुओ महाद्वीप भाग गया और उसने खुद को बीस्ट गॉड भी घोषित कर दिया। ड्रैगन कबीले को खजाने इकट्ठा करना सबसे ज्यादा पसंद था। बकवास। एमिंग ने गरजते हुए कहा, यहाँ तक कि हम यहाँ भी इसके बारे में नहीं जानते। तो फिर तुम्हें कैसे पता? दामिंग ने अपना सिर हिलाया। वह हर समय जीवन की झील में आता जाता रहता था, फिर भी उसने कभी कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। वहाँ कोई खजाना कहाँ होगा? येशुई ने हल्के से मुस्कुराते हुए शांति से कहा, सुबह मैं फिर आऊंगा, आप इस बारे में सोच सकते हैं। ऐसा कहकर उसने शियाओबू का हाथ पकड़ लिया। एमिंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और आसपास की हवा स्थिर हो गई। अगर सिस्टर शियाओबू की चेतावनी न होती तो उसने बहुत पहले ही इस घमंडी इंसान बच्चे पर हमला करके उसे पीट कर मार डाला होता। राक्षस भगवान की नजर अचानक झुक गई क्योंकि उन्हें एक अलग आभा का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे चेतावनी दे रहा हो कि वह दोबारा आकर यहाँ की शांति भंग न करे। दिलचस्प। दामिंग का शरीर झील के पानी में डूब गया। काफी देर बाद वह वापस बाहर आया और गहरी आवाज में बोला, मैंने कुछ नहीं देखा। एमिंग ने नफरत से पूछा, बड़े भाई, क्या आप सच में उस पर विश्वास करते हैं? इस बच्चे ने सिस्टर शियाओबू को यकीन दिलाने के लिए जरूर घटिया तरीके इस्तेमाल किए होंगे। बताओ, क्या कोई भगवान मां को फिर से जिंदा कर सकता है? मुझे नहीं पता। दामिंग ने अपना सिर हिलाया। उसने इधर उधर देखा और आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि उसने हमसे झूठ नहीं बोला है। यहाँ सच में एक सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन राजा है जिसका नाम दित्यान है। एमिंग, यह मेरे खून का अंदाजा है। एमिंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। बिग ब्रदर का ब्लड लाइन इंट्यूशन। क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में 800,000 साल से भी ज्यादा पुराना कोई अजीब जीव हो? क्या यह आदमी भगवान बन गया है? अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। येशुई शियाओबू को वापस होटल ले आया और मुस्कुराया, सो जाओ।
जब सुबह होगी तो मैं फिर से पूछने जाऊंगा। शियाओबू ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, टीचर क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? ये शुई ने सिर हिलाया और सहमति जताई। ठीक है टीचर, आपको इसके बारे में बताएंगे। दितियान 800,000 साल से ज्यादा इसलिए जी पाया क्योंकि वह 7 मुश्किलों से सफलतापूर्वक गुजरा है। अगर उसे और 10,000 साल दिए जाएं तो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उसके पास सोखने के लिए रेशम के कीड़े का बच्चा है।